बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने स्टार्ट करना न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। ढोलक पर पड़ने वाली पहली थाप इसके दिमाग पर किसी बेरहम हथौड़े की कारी सरब साबित हुई, जिसने इसके पूरे दिमाग के हर कोने खुदरे में एक बेसुरा बेहंगम सा शोर बर्पा कर दिया, जिससे इस पल से शदीद नफरत महसूस हुई। सुबह से शाम, फिर शाम से रात होगी, लेकिन इसके इस तरह बेचैनी में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई। मुस्तकबिल का लाई यानी सोचों से इसके असाब चटकने लगे थे। सोचने समझने की सलाहियत जैसे सरलब हो चुकी थी। एक पल के लिए तो इसका जी चाहा कि अपने कमरे की हर चीज़ उठाकर तहस नहस कर दिया, फिर पूरी दुनिया को आग लगा दे। लेकिन ऐसा करने से भी इस पर थोपे के फैसले पर किसी किस्म का कोई रद्द-बदल नहीं किया जाएगा। लिहाजा इसने अपने गहरे जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाते हुए इन्हें किसी और वक्त के लिए अपने दिल में दफन कर लिया। फिर कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पेंडुलम की तरह चकराते हुए इसने अचानक से खुद पर टूटने वाली अफ्तादा मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक के बाद दूसरा आइडिया सोचना शुरू कर दिया। हत्ता कि मुसलसल परेड के बायस इसकी टांगें शल होने लगी थी, लेकिन वो राह निजात के सभी आइडियाज़ फ्लॉप साबित हुए। यह शायद ज़हनी कैफियत में ही जवाब देगी थी। थक हार कर जिस्म को ढीला छोड़कर इसे बेड पर गिरने के इस अंदाज में बैठते हुए अपनी हद दर्जा तनी हुई सुलगती कनपट्टियों को उंगलियों के दबाव से अंदर धकेलने की कोशिश की, जो इस हद तक उभरी हुई थी गोया अभी खोपड़ी फाड़ कर बाहर निकल कर फड़फड़ाने लगेंगी। सुबह से लेकर अब तक का वक्त इसके लिए जासूस लम्हात से भरा पड़ा था, जहाँ इसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। घर में सभी की बखुशी तैयारियां और तकरीब में शमूलियत देखकर इसका दिल बुरी तरह जलकर राख हो गया। यानी जिसके वजूद से इनकी खुशियाँ और इसकी तकरीब की तैयारियां मशरूत थी। इसकी मर्जी से किसी को कोई सरोकार ही नहीं था। किसी को भी परवाह नहीं थी कि इसके साथ कितनी ज़्यादती की जा रही है। यहाँ तक कि किसी के पास वक्त तक नहीं था इसके दुख का मदावा करने का या महज ये जानने का कि वो खुश है भी या नहीं, बल्कि सबको अपनी अपनी पड़ी थी। अजीब से अफरा तफरी फैली थी, जिसे देखकर इसका दिल कट कट चाह रहा था। और इस पर सितम ये कि घर के सभी अफराद तैयार होने के बाद इससे राय मांगने की गर्ज से चिढ़ाते हुए इसके जले पर दमक छिड़कते बदले में सबको इसकी कहर बरसाती आतिशी निगाहों का सामना करना पड़ता है। एक बार तो इसका दिल चाह कि वो घर से ही भाग जाए ताकि तकरीब और सबकी तैयारियां धरी की धरी रह जाए, लेकिन फिर सोचा कि घर वालों की भरी बरादरी में बदनामी और अपनों से खुद के दायमी जुदाई भी इसे बहरहाल कबूल नहीं थी। यानी इस अज़ियतनाक लम्हों में भी इसे अपने घर वालों की इनकी इज्जत की परवाह थी। लेकिन बदले में इनके घर वाले क्या कर रहे थे? इसके घर वाले क्या कर रहे थे इसके साथ? किसी एक को भी तो इसकी साइड ना ली थी, किसी एक ने भी इसकी मदद नहीं की। चलो भाइयों से तो गिला था ना था कि इनकी कहाँ कोई चलने देता, लेकिन मम्मा पापा से इसे सख्त नाराज़गी थी, क्योंकि वो तो दादी के सामने इसकी एहतजाज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने भी बेबसी की झंडी लहराते हुए इसे बिल्कुल तनहा कर दिया। यानी अब कुछ नहीं हो सकता था सिवाय दादी के फैसले पर कुर्बान होने के। अभी इसकी सोच अपनी ज़ियाओ हासिल पर ही चकफेरियाँ ले रही थी कि दीवार पर नस्ब ओल्ड ट्रेडिशन लखनवी घड़ियाल ने 8 बजे का अलार्म बजा दिया। इस घड़ियाल की बनावट फैसलाबाद के अंडाघर से मिलती जुलती थी और ये मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनी हुई थी। ये घड़ियाल दादी इसके लिए बतौर ख़ास लखनऊ से लाए थे, जिसका अलार्म इतना ज़ोरदार था कि हर घंटे इसकी गूंज पूरे हाशिम विला में सुनाई देती थी। घड़ी की सुई को 8 के हिस्से पर नस्ब देखकर इसका दिल फिर से सुकड़ गया। या इलाही, अब क्या करूँ? कुछ ही देर में रस्में शुरू होने वाली थी। ये सोचकर इसके इश्तियाल को एक बार फिर उबाल आया, लेकिन फड़फड़ाने के अलावा इसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अजीब बेबसी थी। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के साथ शिकंजे की सूरत में पेवस्त करते हुए इन पर होंठ रखकर इसने बाकायदा आगे पीछे हिलना शुरू कर दिया। ये इसकी हद दर्जे पे परेशानी की अलामत थी। आज से कबल घर आने की जल्दी और सबसे मिलने की खुशी में इसके लिए घर से बाहर वो आखिरी रात को जाना भी कितना मुश्किल होता था। लेकिन आज तो जैसे वक्त किसी ट्रेन की मानद गुजर रहा था, जिसका रुकने का कोई इरादा ही नहीं था। और इतनी देरी से बीते वक्त में इसकी हर कोशिश नाकामयाब हो गई थी। फिर अचानक अपनी साबका महर का तर्क करते हुए इसने अपनी दाएं साइड पर बेड पर बिखरे लिबास को पहली बार गौर से देखा। मस्टर्ड कढ़ाईदार सिंधी शेरवानी, सफ़ेद सिल्की पजामा और गोल्डन तिल्ले का कढ़ाई वाला खुस्सा, और सर पर रखने के लिए सफ़ेद नगीने जड़ी पगड़ी, जबकि दूसरी तरफ मोमी शॉपर्स में पैक सोसों के लाल नोटों से बने हार और ताज़ा गुलाब के हार थे। दादी की पसंद भी लाजवाब थी। खालिस्तान पंजाबी टच हर चीज़ आज के दिन के हवाले से मुनक्किद की गई तकरीब की डिमांड को पूरा करती थी। एक पल के लिए तो इसने दादी की इस बेमिसाल शॉपिंग को खूब सराहा, जो जल्दबाजी में शानदार तरीके से दिल खोल कर की गई थी। लेकिन फिर अगले लम्हे इसने की देवरियों पर अनगिन पल पड़ गए। आज इसकी मेहंदी थी और कल शादी। बज़ाहिर तो हर लड़के की तरह इसे बड़ी खुशी से तैयार होकर अपनी मेहंदी इंजॉय करना चाहिए थी, लेकिन वो सारे घर वालों से झगड़ कर या नाराज़ होकर बैठा था। झगड़ा होया किस वजह? तो
इसलिए नहीं कि वो शादी नहीं करना चाहता था या वो किसी और में इंटरेस्टेड था, बल्कि इसके लिए कि इसकी अचानक शादी तय कर दी कि बिना इसे बताए, वो भी इतनी अचानक कि अगर इसके दोस्त सुनते तो खूब मजाक उड़ाते। यानी ना कोई रिश्ता देने वाला चक्कर हुआ, ना मंगनी ना शादी की तारीख तय की गई, बल्कि इन सबकी मुतजाद वो हुआ जिसने इसे हैरान और परेशान कर दिया। आज सुबह जब दादाजी के फौरी हुक्म पर वो घर पहुंचा तो लाइटों से सजा सजाया घर और मुकम्मल तैयारियों के साथ इसके रूह फरसा खबर सुनाएंगे कि इसकी शादी तय कर दी गई है। इस हवाले से आज इसकी मेहंदी और कल बारात थी। खबर थी कि आसमानी बिजली जो इस पर इस दर्जा शिद्दत से गिरी कि वो चकरा कर रह गया। और जुल्म की तो इंतहा ये थी कि अपनी मतवक्का शरीक सफ़र को बनफस नफीस देखना तो दरकिनार, इसने एक फ़ोटो तक हाथ ना लगी थी। और तो और वो तो अपनी ज़िंदगी में इस नए आने वाले इनकलाबी वजूद के नाम तक से ना वाकिफ़ था। ओए होए, बड़ा जुल्म हुआ मुंडे दे नाल, शदीद जुल्म हो गया। सब कुछ बस आंधी तूफान की तरह तय हो गया जिसने इसे शशदूर कर दिया था। और इस जानलेवा खबर के नशर होने से लेकर अब तक इसने मुमकिन तरीके से दादी को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी किस्म की भी ज़ाती इखलाकी या जज्बाती धमकियाँ इनके फैसले को बदलने में नाकाम साबित हुई। बज़ाहिर तो दादी पूरे घर में सिर्फ इसी से बेतहाशा मोहब्बत करते थे, लेकिन अपने असूलों की पायदारी के मामले में वो हिटलर के चेले थे। ये इनके अपने पोतों के मुश्तरका इत्तफाक राय थी, फिर चाहे बात इनके अजीज़ जान पोते जनाब ज़िले सुबहान रज़ा कासमी की क्यों ना हो। इसलिए चारों ने चार मोहतरम ज़िले सुबहान रज़ा को अपने प्यारे दाजी के सामने सरेंडर करना पड़ा। लेकिन जो मेहंदी की तकरीब रस्म का वक्त करीब आ रहा था, इसका दिमाग दर्द के बायस फिर से फटने लगा। इस वक्त वो जिस किस्म की जहनी अज़ियत में मुब्तला था, ये सिर्फ वही जानता था। सर को दोनों हाथों में थाम कर वो अपनी कनपटियों में उठने वाली दर्द की टीसों को दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि नीचे सेन में ढोलक को बुरी तरह से पीटने के साथ साथ अपने बेसुरे गलों को फाड़ फाड़ कर इंडियन पाकिस्तानी गानों की टांगें तोड़ते हुए बेतुके रागा लापती नूरजहाँ की जानशीनों ने इसके आराम और सुकून की कोशिश को नाकाम बना दिया। वो गुस्से से पैर पटकता अपने कमरे से बाहर आया, फिर रेलिंग को थाम कर नीचे देखा तो हैरान रह गया। एक पीएम्मा ढोलक की थाप पर गाए जाने वाले पंजाबी टप्पे पर आंखें बंद के बाकायदा झूम रही थी। ओए होए, दुपट्टा सिरक की एक तरफ। फिर अचानक नाचते नाचते इन्होंने ढोलक पर चम्मच बजाना भूलकर बीएम्मा को गुस्से से घूरते अपने पैर को सहलाने लगी। लेकिन बीएम्मा तो पाकिस्तानी पॉप सिंगर अली ज़फ़र की तरह इस कदर मगन थी कि इन्हें अपने करबो जवार का भी होश नहीं था। सुबहान ख़वातीन की इस दर्जे दिलचस्पी देखकर बेख्तियार हंसी आ गई। फिर वो वापस अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करने के बाद सोफे पर जा बैठा। सोचने एक बार फिर ज़ोर शोर से हमला किया। टांग पर टांग जमाकर सोफे की पुश्त से सर टकराते हुए इसने अपनी मुअत्तदिल पुरसकून ज़िंदगी में होने वाले इस अचानक इनकलाब का एक बार फिर तज्जिया किया। लेकिन सोचने के लिए क्या, महज सुबह से लेकर शाम तक का वक्त इस पर आखिर वो क्या तज्जिया करता, किस बात का हिसाब करता। कोई माहो साल का शुमार तो था नहीं। वो इसी उलझन में फंसा था कि इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने बिना कोई जवाब दिए सर उठाकर सवाल नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा। इजाज़त तलब करने पर नौवारिद ने जैसे अंदर कदम रखा कि सुबहान की पेशानी शिकनों से पूर हो गई। ये कब ब्रदर, आपने अभी तक चेंज ही नहीं किया, जबकि दाजी ने भी आपको लेने भेजा। बादामी कढ़ाईदार लट्ठे के कड़कड़ाते सूट में मलबूस सतरंगी सिल्की स्काफ की बुक्कल मारकर कंधे पर सजाए वो इससे महज 11 माह छोटा हैदर रज़ा कासमी था, जो इसी की तरह बेहद वजी और सोबर पर्सनैलिटी का मालिक होने के साथ साथ नेशनल बैंक में आला ओहदे पर फाइज है। चेहरे पर लगा सफ़ेद चश्मा अगरचे आई साइड का था, लेकिन इसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगाता था। कमोबेश लोग इन दोनों भाइयों को ट्विंस ही समझते थे। इसने कमरे में दाखिल होते सुबहान को साबका हुलिया में देखकर इस्तफसार किया तो इसने बिना जवाब दिए नागवारी से रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। हैदर इसकी नाराज़गी की वजह अच्छी तरह जानता था। इसे ये भी मालूम था कि इस वक्त इसके दोस्त जैसे भाई के दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन वो इस बात से भी अनजान नहीं था कि ऐसे मामलात में जब दादी फैसला सुना चुके हों तो चुप रहने में भलाई है, कजा मुखालफत। लिहाजा वो इसका दुख समझते हुए खामोशी से इसी के करीब सोफे पर बैठकर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए गोया, कम ऑन सुबहान, अब क्या बात भी नहीं करोगी मुझसे। मामूली फ़र्क की बिना पर वो इसका नाम ही लेता था, ताहम आप जनाब के एहतराम में को वो हमेशा मुलव्वज़ रखता था। इसके नरमी से किए गए सवाल ने सुबहान को अच्छा खासा गर्म कर दिया। फिर इसने मुश्तिल होकर इसका हाथ कंधे से हटाते हुए गुस्सीले तेवरों से हैदर की जानिब देखा। हाँ, नहीं करूँगा बात, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम दोनों तो हमेशा से एक दूसरे के हमराज रहे। फिर तुमने क्यों मुझसे छुपाया? बाकी सबको तो मैं जानता हूँ कि इन्हें मेरी मर्ज़ी से कोई सरोकार नहीं, पर तुम भी इन सब के साथ मिलकर मेरा तमाशा देखोगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक फ़ोन तो कर सकते थे तुम। सुबहान मौका मिलते इस पर फट पड़ा और ठीक ठाक भाई की क्लास ले डाली। हैदर ने इसके तकरीबन जायज़ शिकवे को बड़ी तवज्जो और इत्मीनान से सुना, क्योंकि वो जिस किस्म की सूरत हाल से गुजरा था कोई भी इंसान ऐसे रिएक्ट करता। हैदर बहुत ही कम को धीमे मजाज और अपनी ज़ात तक महदूद रहने वाला इंसान था, जिसे दूसरों के मामलात में दखलंदाजी करती पसंद नहीं थी, बल्कि वो तो जी और जीने दो के मकौले पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी सहल अंदाज में खामोशी और सुकून से गुजारने का कायल था। ताहम इसकी पूरे घर में सिर्फ बड़े भाई से गाड़ी छनती थी। दोनों भाई कोई भी काम करने से पहले एक दूसरे से सलाह मशवरा ज़रूर करते थे। हैदर ने भी सुबहान की कैफियत का अंदाज़ा करते हुए इसके शिकवे का कतई बुरा न मानकर वजाहत देने लगा। नहीं सुबहान, ये सच नहीं है, क्योंकि आप वही देख रहे हैं जो आपको नज़र आ रहा है, जबकि सच्चाई इसके बरक्स है। और ये है कि मैं तो खुद 3 दिन से किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी था। जब वापस आए तो इस अचानक खबर ने मुझे भी हिला कर रख दिया। फिर जब मैंने आपको इत्तला करना चाहिए तो आप वहाँ से निकल चुके थे।
दादी ने घर में एक और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया कि आपको इस मामले की भनक तक न पड़ने दी जाए कि किस सिलसिले में यूँ आपको अचानक बुलवाया जा रहा है। अब आप खुद सोचो कि दादी के खिलाफ जाकर कोई इनके ताप की मार सह सकता भला? यकीन मानो सुभान, मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन खैर अब आपको ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इस सारे किस्से में मेरा कितना कसूर है। हैदर ने अपनी मखसूस फितरी समझदार तबीयत के बायस नपीतुले अंदाज में समझाते हुए अपनी पोजीशन क्लियर की, जिससे सुभान को इसकी बेगुनाही का यकीन हो गया। लेकिन वो जिस टेंशन में फंसा हुआ था, इससे बाहर निकलने का इसे कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो ठीक है यार, लेकिन इन्हें समझाने की किसी ने कोशिश तक नहीं की, जबकि मेरी तो वो एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। एग्जैक्टली, वो आपकी तो क्या किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। और आपको तो पता है कि दादी के हुक्म और फैसले अचानक होने के साथ साथ हैरानकुन भी होते हैं, जिनमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं होती। आखिर वो अपने दौर के सख्त तरीन आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, जिन्होंने सिर्फ हुक्म सादर किए, लेकिन इनमें रद्दोबदल करना भी नहीं सीखा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सर फिरे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के लिए ना सुनना किस हद तक मुज़ीक़ा के जो नामुमकिन बात होगी। हैदर बड़े रसान से दादी की तबीयत के मुतल्लिक वही बातें दोहरा रहा था जिनसे वो खूबी वाकिफ़ था। लेकिन एक बात ये भी है सुभान, कि दादी आपको बेहद चाहते हैं, हम सबसे ज़्यादा वो आपसे मोहब्बत करते हैं। और क्यों ना करें भाई, आखिर को आप इस ख़ानदान के पहले चश्मा चिराग और इनके लाडले फर्माबरदार पोते जो हैं, इन्हें आप पर बड़ा मान है, क्योंकि आपने आज तक इनके कोई बात नहीं टाली। इस मानो यकीन के तहत इन्होंने आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आप हमेशा की तरह इस बार भी सद तस्लीम हम करेंगे। हैदर बड़े बेहद ज़हीन और मामला शनास इंसान था। बड़े तरीके से इसने बात का रुख मोड़ लिया ताकि सुभान मान भी जाए और दादी से खाइफ भी ना हो। ये सब तो मैं भी जानता हूँ यार, दादी से भी मैं भी बहुत बेहद मोहब्बत करता हूँ, मैं इन्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता, और अपने हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो हो रहा है वो इतनी जल्दी हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। सुभान इसकी बातों से काफ़ी हद तक कायल हो चुका था, लेकिन फिर भी इसकी ब्रेन वॉशिंग में कोई कमी रह गई थी जो वो यूँ उलझते हुए खड़ा हो गया। मेरी माने तो जो हो रहा है वैसा ही होने दो, और ये सोचकर मुतमिन हो जाए कि आप हमारी होने वाली भाभी के साथ जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि वो बहुत नाइस है। बाकी रही जल्दी की बात, तो ये कोई इतना बड़ा इनकलाब नहीं है। शादी के बाद वक्त होगा एक दूसरे को समझने के लिए, फिर कोई नई बात थोड़ी है। हैदर ने शेरवानी इसकी तरफ बढ़ाते हुए रिलैक्स अंदाज में कहा, जिसे खामोशी से सुभान ने थाम लिया, लेकिन इसके आखिरी अल्फाज से फिर से गुस्सा दिला गया। ओए होए, हाँ नई बात थोड़ी है ना, बस एक ज़रा सी शादी तो हो रही है। सुभान ने तंज़िया अंदाज में इसकी बात को और रंग में पेश किया, तो हैदर मुस्कुराहट तो तले दबाता खिसियानी बिल्ली बन गया। आई एम सॉरी यार, मैं ज़रा बोल गया। इसने फ़ौरन माजरत की कि जब वो कपड़े फिर से वापस ना रखते। ओए होए, अब मसा ते अड़ियल खोता काबू जाया। अफसोस सद अफसोस, किस कदर नाशुक्र हैं लोग, जिन्हें बिन मांगे शादी का लट्टू खाना नसीब हो रहा है और वो नाक मुँह चढ़ा रहे हैं, जबकि एक हम मासूम दुनिया में जो अपने छोटे होने की सज़ा के बायस इस लड्डू को चखना तो दूर की बात, इसकी खुशबू तक को सूंघने के लिए तरस रहे हैं। ओए होए, अकेड़ा आ गया तरसे याद है। सच भाई, मुझे तो शादी की इतनी जल्दी कि अगर दादी ने आपकी जगह मुझे खबर सुनाई होती ना, तो बाखुदा मैं झट से दूल्हा बनकर फट से घोड़ी पर सवार हो जाता। और एक आप हैं जो सौ नखरे कर रहे हैं। ये तब मज़ीद तबसरा निगारी न्यू एंट्री की जानिब से हुई थी, जो कब से दरवाजे में मुँह दिए दोनों भाइयों के माँ बहन होने वाली जीरा गोइयों को गोश्त पर मारा था। आप ये था इस घर के आखिरी और सबसे छोटा सबूत, दानिश रज़ा कासमी, जो सुभान से तकरीबन 4 साल, जबकि हैदर से 3 साल छोटा है, और MA पार्ट 1 के स्टूडेंट था। दानिश की आदत व फितरत दोनों बड़े भाइयों से अक्सर मुख्तलिफ थी। इसकी तबीयत में बला की शोखी, लाउबाली और मस्करापन था, बल्कि वह हद दर्जे मुँह फट और गैर जिम्मेदार था। सारा दिन घर में लड़कियों की तरफ फुदकता रहता था। हंसना हंसाना मौजे उड़ाना इसकी ज़िंदगी का शेवा। इस तरह से इसके वजूद में से हाशिम विला में रौनक रहती थी। और सबसे बड़ी बात कि दानिश अपनी माँ आलिया रज़ा का बेहद लाडला था, बल्कि दानिश में तो इनकी जान बसती है, बल्कि हर बात कह देता था। हम दादी के सामने वो ऑल फॉल बगने से परहेज़ करता था। घर में सभी से प्यार करते थे, हत्ता कि सुभान और हैदर भी इसका बेहद ख्याल रखते, लेकिन अक्सर बेशतर वो इसकी गलतियों पर से सरजनिश भी करते थे। दिन भर बिल्कुल भी कान नहीं धरता। अब भी इसने भाइयों के बीच कूदना ज़रूरी समझा कि बहरहाल ओए होए, इसे घर में भाभी के आने से सबसे ज़्यादा खुशी थी। ओए होए दानिश, ये क्या हरकत है? तुम लड़कियों की तरह छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे। हैदर ने इसे दरवाजे पर हाथ दाएं बाएं जमाकर इशारे से मुस्कुराता देखकर खिड़का था। हम सुभान खामोश रहे, क्योंकि वो जानता था अब दानिश की बात पे बात तक तुकबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। हैदर के डांटने पर वो हाथ छाड़ता अंदर ही आ गया। माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, क्या करूँ, हमारे घर में कोई लड़की नहीं है ना, इसलिए फ्रीज़ा भी मुझे इंजाम देना पड़ता है। अरे भाई, पल पल की खबर रखना मेरा फ़र्ज़ है। खैर, हमने तो सोचा था कि भाभी के आने से मेरी इस काम से छुट्टी हो जाएगी, लेकिन लगता है सुभान भाई के इरादे कुछ और ही बता रहे हैं। ओए होए, ये सही। दानिश ने तमहीद बांधकर हाथ मलते हुए टेढ़ी नज़रों से सुभान को देखा, जो बाएं हाथ पर शेरवानी लटकाए गुमसुम खड़ा था। इसका चेहरा देखकर दानिश को शरारत हुई। सुभान भाई, चलिए, आपकी खातिर मैं ही कुर्बानी देने को तैयार हूँ। अगर आप इस शादी से इतने नाखुश हैं तो एक काम करें, भाभी से मेरी शादी करा दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वैसे भी मेरा नंबर तो देर से आने वाला है, जबकि मैं तो शादी के लिए मरा चाह रहा हूँ।
कम से कम आपके इनकार से लगे हाथ मेरा ही बेड़ा पार हो जाएगा। ओए होए, बहुत दुखी है भाई, अंधा ब्याह करा दो पहले। दानिश, ये क्या बदतमीज़ है, कभी तो अकल की बात किया करो, हमेशा बेतकानी बोलते हो। हैदर को इसका सब कहना नागवार लगा, इसलिए से डरता तो वो खसियाना होकर कान को जाने लगा। अलबत्ता सुबहान ने कहा कुछ नहीं, महज घूरने पर इक्तफा किया। सॉरी, मैं तो बस ये देखने आया था कि भाई तैयार हुए या नहीं। खैर अब जल्दी से तैयार हो जाए, इससे पहले कि दाजी पसाते खुद यहाँ आकर आपका मेकअप करें। फ़ौरन नीचे पहुँचे, मैं चलता हूँ। दानिश एकदम मोता पोता कहकर चला गया तो हैदर ने भी जाने का कसद किया। दानी ठीक कह रहा, अब आप जल्दी से तैयार हो जाए, वरना दाजी को तो आप जानते हैं ना। ओके, टेक केयर। अब तुम कहाँ जा रहे हो? हैदर जाने के लिए जैसे मुड़ा, इसके पूछने पर रुकर सवाली अंदाज में सुबहान को देखा तो वो गोया, अब तक सबने अपनी मर्जी की, लेकिन तैयार होने में तो तुम मेरी मदद कर सकते हो ना। सुबहान की बात समझकर हैदर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इसकी नीम रजामंदी का इजहार था। आखिर पहली बार दूल्हा बन रहा हूँ, अपनी शादी में मुझे स्पेशल तो दिखना ही चाहिए। इस बदमज़गी के किस्से में मैं अपनी पहली और आखिरी शादी में हरगिज़ बुरा नहीं लगना चाहता, सो प्लीज़ हेल्प मी। इस बार सुबहान ने मुस्कुराते हुए बात की, जिसे सुनकर हैदर बेख्तियार इसके गले से लग गया। थैंक यू सो मच, मैं जानता था कि आप ज़रूर समझोगे। देखा, दादी का फैसला आपको गलत नहीं लगेगा। हैदर ने बेपनाह मुसरत से कहा। वो हकीकतन अपने भाई की रजामंदी पर मुतमिन हो गया था। सुबहान यूँ ही मुस्कुराता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आहो करते तो कुछ सकदा नहीं, तो वही काम जरा तू रो के करना, हंस के कर ला। ढोल ढमक्के से सजी रोशनियां बिखेरती पूरी रौनक मेहंदी लड़की वालों की जानिब से आई थी, जिनका हाशिम बिला में भरपूर खैर मुकद्दम किया गया। फिर सुरख जरदार आंचल के साए तले हैदर और दानिश समेत कई और दोस्तों और कजन्स की संगत में से मेहंदी की स्टेज तक लाया गया। सबसे पहले इसके ससुराल की बड़ी बूढ़ी खवातीन ने मेहंदी की रस्म अदा की। इन खवातीन की भी अजीब मंतक थी। मेहंदी लगाने के बाद तेल की प्याली में पूरा हाथ डबो कर सुबहान के बालों में खूब रगड़ा लगा रही थी। फिर पूरा रसगुल्ला मना करने के बावजूद इसके मुंह में ठूंसना फर्ज समझती थी। कुछ ही पलों में सुबहान के खूबसूरत सिल्की बाल सरसों के तेल में पूरी तरह नुचड़ गए थे, हत्ता कि अब कतरे इसके माथे पर लकीरें खींचने के बाद इसकी खूबसूरत शेरवानी पर नक्शो नगार बना रहे थे, जबकि इसके दोस्त इसकी पूरी दुर्गत बनती देखकर ठट्ठे मारकर खूब मजाक उड़ा रहे थे। इसकी हालत इंजॉय कर रहे थे और बेचारा सुबहान अपने बालों की इस काबिल रहम हालत पर बेचारे सुबहान ने अपने बालों की इस काबिल रहम हालत पर तरस आया, जिन्हें कभी इसने तेल का छिड़काव तक नहीं किया था, क्योंकि इसके बाल कुदरती तौर पर बेहद सिल्की थे। फिर इसके ससुराली लड़कियों और खवातीन ने सुबहान के इर्द गिर्द घेरा डाल लिया, जिनमें मर्दों का दाखिला ममनू करार दिया गया। सुबहान खुद को मुखालिफ जिन्स के हल्के में मकीद देखकर मतवक्का कार्रवाई के बारे में मशकूक हुआ। खवातीन के इशारे से मुस्कुराते चेहरे को देखकर इसका दिल खौफ से उछला। ओए होए, इसने मरद तलब नज़रों से अपने मुहाफ़िज़ीन को खोजना चाहा, लेकिन वो बेचारे भी इस हल्के की हदूद से बाहर फड़फड़ा रहे थे। सुबहान ने किसी गड़बड़ के तहत गुस्से में मकीद पाँव का ज़मीन पर दबाव बढ़ाया, लेकिन क्योंकि किसी भी वक्त भागना पड़ सकता है। चलो भाई कुड़ियों, देख किस बात की, शुरू हो जाओ। अरे भाई, दाल में जब तक तड़का ना हांडी का स्वाद नहीं आता। एक उधेड़ उम्र खातून ने सबको मुखातिब किया तो एक दूसरे को इशारे करने लगी, जबकि सुबहान का दिल खौफ से सुकड़ गया। ओए होए, या इलाही, अब क्या शुरू होने वाला है? इसके दिल ने दहाई दी। फिर एक 55-56 साला बड़ी भी लहराती हुई इसकी तरफ आई और ठुमके लगाकर नाचती और सुरीली आवाज़ में गाती सुबहान को हैरान कर गई। हल्के में तालियों का शोर बुलंद हुआ, साथ ही बड़ी बी के बोल भी। मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनड़े दे, लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी, मेहंदी करे हथ लाल मेरे बनड़े दे। सुबहान की बुलाएं लेती हुई मस्त अंदाज में झूमने लगी। सबने ने बेहद सराहा। फिर 2-3 लड़कियां आगे बढ़ी। लड़का तुम्हारा कवारा रह जाता, ये मानो हमारा एहसान कि लड़की ने हाँ कर दी। लड़की वालों पर खुला अटैक था। फिर अपनी निकम्मी कज़न से कोई जवाब न बनते देखकर कब से चौकन्ना खड़ा दानिश फौरन जान की परवाह न करते हुए हल्के में कूदा। ओए होए, दानिश होवे तो फिर नहीं हो सकता ना। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। दानिश खूब चटक मटक गाते हुए लड़कियों को छिपने पर मजबूर कर दिया। सुबहान इसकी शैतानी पर ज़ेर लब मुस्कुराए से नहत्ते मैदान में नडर अंदाज से कूदते देकर बाकी लड़कों की मर्दानगी ने भी जोश मारा। ओए होए, यूँ आशिर वजदान और नासिर और भी कई हल्का ख़वातीन में दाखिल हुए। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने किसी के सैया, ढोल निगारे बजे शहनाइयाँ, झूम के आई मंगल घड़ियाँ। सभी लड़कों ने सुबहान को घसीट कर मैदान में लाकर इसके गिर्द झूमते हुए गाना गाया तो शर्मीली मुस्कुराहट से सर झुका गया। दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। आज के खास माहौल में वीआईपी की हैसियत से अपनी शमूलियत से बेहद अच्छी लग रही थी। लड़कों को यूँ दाखिलत करते हुए देखकर खवातीन सटता पास सो लगी। फिर उन्होंने अपनी सैंडल्स के नंबर दिखाकर इन शैतानी लड़कों को सुबहान के गिर्द मंडलाते देखकर भगाना चाहा, लेकिन वो भी कहाँ कम थे। अपनी शौक चंचल अदाओं के जौहर दिखाकर उल्टा लड़कियों को भगाने में कामयाब हो गए और बेचारी अपनी माओ दादी और नानियों के पहलू में पनाह ढूंढने पर मजबूर हो गई। फिर इन्हीं शौकियों शरारतों, गाने बजाने, नाचने में मेहंदी का फंक्शन रात के 2:30 बजे के करीब इख्तिताम को पहुँचा। जो दानिश नाना गैरत करता तो सुबहान दा पता नहीं की बनता से।
बारात के दिन बज़ाहिर तो पुरसुकून था, ताहम अंदर एक अजीब सी बेकली और बेचैनी थी। दिल अलग बोझल सा था, वो अपनी हालत खुद भी समझने से कासिर था। और मेहंदी की निस्बत आज बारात के दिन वो बहुत बेदिली से तैयार हो रहा था। चेहरे पर किसी किस्म की भी मुस्कुराहट या फिर मुस्तकबिल के हसीन लम्हात का शायबा तक नहीं था। आज के दिन का हर लम्हा इस पर भारी पड़ रहा था। तैयार होने में भी इसे मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन हैदर और दानिश ने इसकी मुश्किल आसान कर दी हुई। 1 घंटे की अनथक मेहनत के बाद खूबरू, हसीन और जमील ज़िले सुबहान नज़र लग जाने के हद तक प्यारा लग रहा था। फालसा कलर की शीशे और रेशमी धागों की कढ़ाई से मज़य्यन बास्केट और शलवार सूट में हमरंग तिल्ले की खेड़ी पहने, गले में क्रिस्टल्स और मोतियों से सजी पेशकीमत माला पहने हुए किसी फेरीलैंड का शहजादा मालूम हो रहा था। चेहरे पर सजी हल्की शर्मीली मुस्कुराहट हुस्न व वजाहत को बढ़ा रही थी। इनकी वालदा बेगम आलिया रज़ा ने बाकायदा 3-3 बार सुरख साबित मिर्ची अपने दुलारे बेटे के सर से वार कर चूल्हे में झोंकते हुए नज़र उतारी। फिर बारात निकलने से पहले 2 काले बकरे बतौर सदका ज़िबा किए गए। फिर इसी मसरूफ़ियत रफ़रा तफ़री में बैंड बाजों की धुन पर खुशी से झूमती नाचती गाती बारात हाल में पहुंची, जहां दुल्हन वालों ने इनका शानदार बल्कि जानदार इस्तकबाल किया। रस्म निकाह के बाद घूंघट में लिपटी सिमटी सुर्ख टमाटरी लहंगे में हौले हौले अप्सराओं की सी शान से कदम उठाती दुल्हन को जैसे सुबहान के पहलू में बिठाया गया, इसका दिल अजीब सुरीले अंदाज में धड़कने लगा और इसकी गुलाबियाँ छिलकाते चेहरे की शादाबी और भी बढ़ गई। अनाबी लबों तले मुस्कुराहट और गहरी होगी। इस पर ससुराली सालियों और कज़न की छेड़छाड़ मेहमानों के इनके परफेक्ट जोड़ी के बारे में पुरशौक और मानी खेजरी मार्क्स ने इसके दिलो जज्बात पर जमी बर्फ़ पिघलाने में अहम किरदार अदा किया। अचानक इस खच्चे के ज़ेरे से सुबह ने अपनी नब्ज़ चेक की, लेकिन अगले लम्हे इसे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि इसकी नब्ज़ तो दिल से भी कई गुना ज़्यादा स्पीड से धड़कती मालूम हो रही थी। बिन देखे ये हालत तो जब देखूंगा तो सुबहान को अपनी खुद साख्ता सोच पर हैरानी हुई। घूंघट के बारे में दादी की जानिब से सख्त हिदायत पहले लड़की वालों को मिल चुकी थी, लिहाजा सबके समेत वो बेचारा भी दीदार से महरूम रहा। ओए होए। फिर सभी रस्मात से फारिग होकर रुखसती का आखिरी मरला भी गुजर गया। यूं ही हंसती मुस्कुराती बारात दुल्हन को लेकर हाशिम विला लौटी, जहाँ एक बार फिर दूल्हा दुल्हन की मुश्तरका नज़र उतारेगी। फिर मुँह दिखाई की रस्म की बारी आई। दुल्हन को एक बार फिर दूल्हे के पहलू में बिठाकर घूंघट से चांद चेहरे को आज़ाद कर दिया गया। सभी सुबहान की दुल्हन के हुस्न खूबसूरती को देखकर मबहूत रह गए। किसी की भी ज़ुबान इसके संतली रूप को सराहे बिना न रह सकी। सभी इसकी जोड़ी को चांद सूरज से तशबीह दे रहे थे। हैरत की बात तो ये थी कि वो लोग जो अब तक सुबहान की मर्दाना वजाहत और खूबसूरती के कसीदे पढ़ते थे, वो भी इसकी दुल्हन के हुस्न की तारीफ़ों में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाते नहीं थक रहे थे। इसी एहसास के पेश नज़र कई बार इसका दिल मसला कि वो भी कम अज़ कम झलक तो अपनी शरीक हयात की देख ही ले, लेकिन शर्मा हया और सब घर वालों की खुद पर जमी पुरशौक नज़रें इसके नाकाम बना गई। वो चूँकि साइड पर बैठा था और कुछ दुल्हन के सर पर नफासे से सेट किए गए दुपट्टे का पल्लू इसके चेहरे के आगे गिरा था, जो सुबहान की राह में दीवार की तरह हाल था। फिर भी जब इसने सबसे नज़र बचाते हुए जैसे ज़रा सा रुख मोड़कर अपनी निस्फ़े बेहतर के रुख रोशन का दीदार करना चाह के, बदले में सब कज़न भाइयों और दोस्तों की ओ वाह जैसी मिली जुली मजाक उड़ाती आवाज़ों ने इसको बखला कर रख दिया। सुहेल ने तो बाकायदा सीटी बजा के इसे सरसनिश के। आसिम और वकार भी इसे नो चांस का बोर्ड दिखाकर चिढ़ा रहे थे। सुबहान को नए सिरे से गुस्सा आ गया। ओह हूँ तो तेरी हक लाल दी बीवी है, तो देख सकता हद होगी, यानी अब अपनी बीवी की शक्ल भी नहीं देख सकता। इसने दिल में भरपूर चीखते हुए एहतजाज किया। रही से कसर दानिश ने शेर की दुम पर पाँव रखकर पूरी कर दी। शांति भाईजान शांति, क्यों इतने बेसब्रे हुए जा रहे हैं आप हमारी भाभी को देखने के लिए, जबकि ये तो मुकम्मल तौर पर आपकी दस्तरस में। कमरे में ले जाकर खूब जी भर कर दीदार कीजिएगा, बल्कि बार बार कीजिए और तन्हाई में इनके हुस्न को खूब सराहिएगा, तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिलहाल आप हम सबको डिस्टर्ब ना करें, हमें प्यारी सी भाभी जान को नज़र भर कर देखने दें। क्यों गाइस, एम आई राइट? ओए होए, वाकई दुमते पैर रखी होती। नाइल शौकी से कहते हुए इसने अपने आसपास कैमरा लिए खड़े कज़न से तायद चाहिए। येस ऑफ कोर्स, सबने एक कोर्स में खींच कर अल्फाज अदा किए। साथ ही कहको की आवाज़ों ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बना दिया। हम इन सब की मिली भगत के बारे में सुबहान अच्छी तरह जान गए, इसीलिए मोहतात होकर चुपचाप बैठा रहा। फोटो सेशन और दीगर रस्मात के बाद दुल्हन को कमरे में ले जाया गया, जबकि सुबहान को दादी ने अपने कमरे में बुलवाया, जहाँ इस वक्त घर के सभी अफराद जमा थे। दस्तक देकर अंदर दाखिल होते इसकी नज़र सबकी खुशी से मुस्कुराते चेहरों पर पड़ी। दादी रुख दूसरी जानिब की किसी शय पर झुके हुए थे। वो तो जब का शिकार हुआ। आपने बुलाया दादी? इसने सबकी तरफ देखकर झिझकते हुए पूछा। बदले में सब मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। वो हैरान हुआ तब दादी एक झटके से मुड़े और इस पर नज़र पड़ते जोशो मसरत से गोए, ज़िल्ले आजा मेरे रसगुल्ले। दादी ने बाँचे खिलाकर खुशी से चहकते हुए से अपने मखसूस लाड़ो मोहब्बत वाले अंदाज से पुकारा। सब घर वाले से सुबहान कहते थे, माँ सवाए दादी के, जिनका वो बेहद लाडला था, इसलिए सिर्फ वही से ज़िल्ले के नाम से बुलाते थे। लेकिन जब तक कभी ज़रूरत से ज़्यादा लाड आता तो वो इसे मिठाइयों के मुख्तलिफ नामों से मुखातिब करते थे। आज भी इन्हें अपने पोते पर ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार आ रहा था, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी इसने फरमाबरदारी का सबूत देते हुए इन्हें बेपनाह खुशी दी थी। अरे ये तो अभी तक वहीं खड़ा पुत्र, आजा मेरे सीने न लग के ठंड पा दे यार। दादी ने इसे हनूस खड़े देखकर दोनों बाजू हुआ करते हुए फिर से पुकारा तो एकदम आगे बढ़ता करंट खाकर रुका, क्योंकि इसकी नज़र दादी के दोनों हाथों पर पड़ चुकी थी, जिनमें से एक में मिठाई का डब्बा और दूसरे में शेरवानी टपका था।
रसगुल्ला था, यानी आधे वो नोश फरमा चुके थे और बकिया हिस्से से इंसाफ करने वाले थे कि सुबहानी का इरादा भांपते फ़ौरन लपका, दादी व्हाट इज़ दिस? आपको डॉक्टर ने सख्ती से मिठाई खाने से मना किया, फिर भी आप शुगर लेवल हाई करने का इरादा क्या? इंतहाई मतफक्कर से अंदाज में इसने तकरीबन छपटते हुए इनके हाथ से रसगुल्ला लेना चाहा, लेकिन वो भी इसके दादा थे फ़ौरन हाथ पीछे छुपा के। और छड़ दे यार लेवल शेवल, आज मेरे पोते दा ब्याह है, थोड़ी सी मिठाई तो चखूँगा। दादी बिल्कुल मानने के मूड में नहीं थे, यही बात इसे परेशान करेगी क्योंकि मामूली सा भी मीठा इनकी तबीयत में ख़राबी का बायस बन सकता था, जो कि वो नहीं चाहता था क्योंकि दादी में इसकी जान थी। नहीं दादी हरगिज़ नहीं, पापा आप ही समझाइए ना कुछ। इसने बिल्कुल रायत न देते हुए मदद तलब नज़रों से अपने वालिद को देखा जो सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराए जा रहे थे। सुभान बेटा मैं तो कोशिश करके थक चुका हूँ, लेकिन ये माने के नहीं दे रहे, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। रज़ा कासमी ने बेटे की तरफ देखकर हाथ छाड़ते हुए अपनी नाकामी का इजहार किया। ओए तू चुप कर रज़ा, आज मेरे पुत्र ने मेरी बात का मान रखकर मुझे जो खुशी दी है, इसके बदले में मर भी जाऊँ ना तो परवाह नहीं। मुझे मरना ही सीधे फिर गाल क्यों मनवाई? दादी ये कैसी बातें कर रहे हैं? इनकी बात ने सुभान का दिल जैसे मुट्ठी में ले लिया। हद दर्जे सख्ती से टोकते हुए हाथ इनके मुंह पर रख गया। लाइए मिठाई का डब्बा मुझे दीजिए। इसने फिर से हाथ बढ़ाते हुए कहा तो वो नफ़ी में सर लाने लगे। तू नहीं समझेगा मेरे बच्चे, बहरहाल डब्बा तो मैं एक शर्त पर दूंगा। डब्बे को दोनों हाथों में पीछे छुपाते हुए वो बच्चों की तरह बहस करने लगे। शर्त? कैसी शर्त? सुभान ने हैरत से पूछा तो सब घर वालों के कह के बुलंद हुए। सब दादा पोते की तकरार को खूब इंजॉय करते, जो हमेशा की तरह मज़ेदार थी। वो कुछ जलसा हो गया। देख लीजिए मुझे बच्चा कह रहे हैं और बच्चों की जैसी हरकतें खुद कर रहे हैं। अच्छा बताएं क्या शर्त है? वो मसलतन बोला तो दादी कुछ सोचते हुए मुस्कुराए। शर्त यह है कि तेनू जफ्फी पा के मैंने पप्पी देनी पेगी। ओए होए, दादी तो ज़रूरत तो ज़्यादा ही जज्बाती हुआ है। दादी ने एक बार फिर मोहब्बत से बाजुबा करते हुए बताया तो सबकी आंखें इनकी डिमांड पर हैरत से ऊपर पड़ी, जबकि सुभान तो जैसे सोच कर ही सख्ते में आगे कह दादी को कुछ ज़्यादा हरी हरी सूझ रही है। ओहो, सबने एक जुबान होकर सुभान को मानी के इस नज़रों से देखा तो बुरी तरह से चहम के, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। ये आप क्या कह रहे हैं दादी? वो बेहद शर्मीलेपन से बोला। और ठीक कह रहा हूँ, चल छेती कर। दादी ने हनूज पाहे वहाँ के बिना किसी पर नज़र डाले का दादी सबके सामने। हैदर जो कब से महज मुस्कुरा था, पहली बार शरगोशियाना अंदाज में मुदाखलत करते हुए दादी को शर्म दिलाना चाहिए। ऐसे मौके पर दानिश भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वाह भाई अच्छा मौका, दादी के ज़बरदस्त ऑफर को मत ठुकराएं। ओए होए दानिश! हैदर ने से सबके सामने ओपनली बेतकल्लुफ़ होने पर सरसनिश किया तो माँ के पीछे से झांकते हुए कानों को हाथ लगाकर बाकायदा माफ़ी मांगने लगा। ओए यार ज़िल्ले में थक गया हूँ पुत्र। दादी ने सबकी बातें अनसुनी करके इसी अंदाज में खड़े कहा तो वो इनके चौड़े सीने से लग गया था। हम पप्पी देने से परहेज़ किया। ओए होए, तो खुश है ना पुत्र? इस हट्टे कट्टे मर्द को चौड़े सीने से लगाकर इन्हें कितना सुकून मिला। जी दादी। शॉपिंग पसंद आई? जी दादी। वोटी पसंद आई? जी दादी। और बात का मस्बत अंदाज में जवाब देता जा रहा था, इसलिए बेध्यानी में इनके आखिरी सवाल का जवाब भी बस बात में दे गया। फिर इनसे अलग होकर शर्मिंदा होता नजरें चुका गया तो दादी के हलक से फलक शगाफ कहकर बरामद हुआ। इस वक्त इसकी हालत काटो तो लहू ने न निकले जैसी थी। सब इसकी सूरत को देखकर हंसने लगे। वोटी देखेगा तो पसंद आएगी। देखा मैंने कहता था इसे वोटी ज़रूर पसंद आएगी। एवं ही सो नखरे कर रहा था। अब इसे देखकर लगा होगा कि दादी ने जो किया ठीक ही किया है ना। दादी ने अपनी बात का मज़ा लेते हुए कहा तो वो फीकी हंसी हंसती है, लेकिन दिल तो इसके जिक्र से चलने लगा। क्या खाक देखा? अभी तक तो मोहतरमा की जुल्फ़ों के एक लट तक का दीदार नहीं हुआ, कजा के पूरे रुखे रोशन। वो दिल में सोचने लगा, हाय हम तो समझते थे कि भाई ने अभी तक भाभी को नहीं देखा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा, यानी अभी से डिप्लोमेसी। दानिश की ज़ुबान फिर से पिसली। चल पुत्र, इसी खुशी में एक रसगुल्ला खा। दादी ने डब्बे में से एक पीस उठाते हुए कहा, जबकि दिल तो खुद इनका खाने के लिए मच चल रहा था। नहीं दादी मेरा मूड नहीं है। सुभान ने मना कर दी क्योंकि निकाह के बाद सब ने इतनी मिठाई खिलाई थी कि ऐसे मीठे के नाम से चिड़ हो गई थी। अब कम से कम वो 2 साल तक मिठाई को तो हाथ भी नहीं लगाने वाला था। पता नहीं लोगों ने की सूझी दी है, मिठाई तून के खिलाते रहते हैं। और छड़ मूड नू यार, दादी के हाथ से तो खाना ही पड़ेगा। फिर दादी के सामने इसकी एक न चलिए, इसके बस करने के बावजूद दादी ने पूरा रसगुल्ला इसके मुँह में ठूंस दिया। अच्छा वशे हुई ना गल, जिंदा रह मेरे मोती चूर दे लड्डू। दादी ने सचारी से इसके कंधे पर हाथ रख के साथ लगाते हुए कहा, जो वो मुश्किल मुंह भरे रसगुल्ले को अंदर निकलने की कोशिश करता। सब इसकी हालत से महसूस हुए। कमाल है अब्बा जी, मैं भी तो आपकी इकलौती औलाद हूँ, पर आज तक आपने मुझे तो इतने प्यार से रसगुल्ले नहीं खिलाए। रज़ा कासमी ने दादे को पोते पर निसार देखकर मसनूई खफकी से बच्चों की तरह मुँह बसोड़ते हुए कहा तो बगल में खड़ी मिसेस आलिया रज़ा दुपट्टे के पल्लू को मुंह के आगे करके हंसते हुए ने कोनी मार गई। ओए छड़ गल्ला रज़ा, देखना जब तू दादा बनेगा ना तब पूछूंगा पुत्र ज़्यादा सोने लगते हैं पोते। ये तो दस्तूर है पुत्र के आल से ज़्यादा औलाद प्यारी होती है, और झलिया नस्ल परस्ती चीज़ ही ऐसी है। दादी इनके पहलू में खड़े दानिश और हैदर को भी पास बुलाते हुए मजाहत देने लगे। फिर इन तीनों को अपने बाजू के हल्के में छुपाने की नाकाम कोशिश के बावजूद खुद में समेट के सबके कदरे फासले पर खड़े मिस्टर और मिसेस रज़ा कासमी एक दूसरे को देखकर खुलकर मुस्कुराए थे। कमरे में पहुंचते इसका पहला सामना अपनी मिर्ची से भी तेज़ तरार कज़नों से हो गया, जो बिना टैक्स वसूल के इसे एकदम भी आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। एक बमुश्किल सबसे लेन देन नहीं, सिर्फ देन देन करके इन्हें कमरे से बाहर धकेला और दरवाज़ा बंद करने के बाद दरवाजे से टेक लगाते इसने शुक्र का सांस लिया।
तब पहली बार इसने बगौर सेज की लड़ियों के बीच बैठे इनकलाबी वजूद को देखा, जो बड़े धड़ल्ले से ना सिर्फ इसकी ज़िंदगी में बल्कि इसके कमरे में भी काबज़ हो चुका था। और शायद दिल में भी आहिस्ता से कदम उठाता वो लड़ियों को हटाता इसके करीब ही बैठ गया। दिल अजीब सी लय में धड़का, घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का सा बनाया हाथों में लहंगे से मैचिंग पर्स को मजबूती से थामा हुआ इसके जज्बात और एहसासात को बहकाने का बायस बन रही थी। फिर कुछ लम्हे तौक़ुफ़ के बाद इसने घूंघट हटाने के लिए जैसे दोनों हाथ उठाए कि इस मखमल वजूद में हल्की सी जंबिश हुई, जिसमें घबराहट और शर्म का अंसर नुमाया था। इसकी हरकत से ज़ुबान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। फिर इसने बिना ताख़ीर के आहिस्ता से घूंघट उलट दिया, लेकिन फिर खुद इस लम्हे की ज़द में आ गया जिसका वजूद जैसे हिलने के भी काबिल नहीं रहा। इतना मुकम्मल हुस्न, कहीं भी तो कोई कमी नहीं लगती थी। सफ़ेद दूधिया रंगत में बला की मासूमियत छलक रही थी। सितवा मटर की फल्ली की तरह खड़ी नाक पे झिलमिलाते सोने की लौंग किस कदर सूट कर रही थी। भरे भरे गुलाबी गुलालों पर हल्की शर्मीली मुस्कुराहट की वजह से पड़ते डिम्पल कितने भरे लग रहे थे। होंठों की तराश में जहद दर्जा नुमाया और खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी मेकअप से सजी आंखों पर सयाफिगन घनी पलकों की लरजाहट इसका दिल लूट कर ले गई। बाकी दादी ठीक कहते थे, इनका फैसला 100% दुरुस्त था, क्योंकि वह हसीन तरीन थी। माशाल्लाह, चांद सूरज की जोड़ी है। करीबी कोई मानूस सी आवाज़ गूंजे। अभी से समझ में आ रहा था कि यह सब इसकी बजाय इसकी दुल्हन की तारीफ़ क्यों कर रहे थे, क्योंकि वह 30 से रह जाने के काबिल सुभान अपनी किस्मत पर जितना रश करता कम था। 40 पसंद आई? दादी ने इसके कानों के करीब जैसे सरगोशियाना अंदाज में पूछा। पसंद आई दादी, बेहद पसंद आई। बिना पलक झपकाए इसने ज़ेर लपट बढ़ाते हुए जवाब दिया। कुछ लम्हे फिर खामोशी की नज़र हो गए। वो तो बहुत कुछ कहना चाहता था। अपने मखमूर जज्बात की दास्तान, अपने बेकाबू दिल की कैफियत, अपनी पहली नज़र की मोहब्बत का इजहार। मोहब्बत कुछ था, इजहार मोहब्बत कुछ बहुत कुछ था इसे बताने के लिए, लेकिन अल्फाज जैसे दिमाग की गद्दी में उलझ सके। क्या कहे, कैसे कहे, किस तरह से शुरू करे, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ सोचते हुए ज़रा सा सीधा हुआ। इसने बात शुरू करने से पहले गला खनकारा। बदले में मुकाबिल ने पूरी आंखें खोल कर इसे देखा। सुभान कुछ घबराया कि कहा क्या वो दरअसल मैं लफ्ज़ टूट टूट कर अदा हो रहे थे। इसने फिर से गला साफ किया, जबकि मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मतवज्जा थी। अरे गला ख़राब है या आपको खांसी हो रही है? आपको दवाई नहीं ली क्या? ये तो बहुत बुरी बात है, इतने बड़े होकर इतनी लापरवाही, वेरी बैड। इतने सारे सवाल, वो भी इस कदर बेतकल्फाना अंदाज में। सुभान हैरान और शशदर रह गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा जोरदार झटका अगले लम्हे लगे जब इसका हाथ थाम कर बोली, लोग कर लो बात। पता है क्या, आपको अम्मा भी कहती कि जब गला ख़राब होता है तो साथ ही ज़ुकाम भी हो जाता है, सर्दी भी लगने लगती है, और जब ज़्यादा सर्दी लगेगी ना तो बुखार भी हो जाता है, और अगर बुखार बिगड़ जाए तो टाइफाइड भी। और अरे कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया? तफसीली तौर पर इसे आगाह करते हुए अचानक रुक कर वो इसकी पेशानी पर हाथ रख कर चेक करती। सुभान के ऊपर हैरतों का पहाड़ तोड़ गई। आवाज़ अगरचे बेहद हसीन थी, ताहम शर्म हिचकिचाहट और अजनबियत से आरी लहजा, हद दर्जा बेबाकी बेतकल्फ़ी। वो कहीं से भी चंद लम्हे पहले ब्याही जाने वाली दुल्हन नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो बिना पलक झपकाए इस तरह मुखातिब थी जैसे बरसों से जानती हो। कर लो बात, मैं तो बताने भूल गई। बरसों से अब सारी औरतें मुझे उपना लगाने आई थी ना, तो मैंने ढोलक के साथ खूब गाने गाए थे, डांस किया था, और ज़्यादा गाने की वजह से मेरा गला भी ऐसे ही ख़राब हो गया था। तब अम्मा ने मुझे सिरप पिलाया था, जिससे मेरा गला फौरी ठीक हो गया, खांसी भी हो गई। और पता है, अम्मा ने वो सिरप मेरे पर्स में डाल दिया था ताकि मैं एक चम्मच यहाँ कर भी पी लूँ, लेकिन मुझे तो अब इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा गला तो ठीक है। कंधे उचकाकर लापरवाही से सारी बात बताकर वह खामोश हुई, लेकिन सुभान को लगा इसकी ज़िंदगी में तारीकी छा गई। इसने तो सुना था शादी की पहली रात लड़कियां बेहद शर्माती, घबराती हैं, बोलना तो दूर की बात महज हूँ हाँ से काम चलाती हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ इसके उलट और इसकी सोच के बरक्स हो रहा था। हूँ हाँ तो बहुत मामूली बात, जबकि यहाँ तो बातों की लंबी लिस्ट थी। ओए होए, गला पटारी आ गई। अरे ज़रूरत क्यों नहीं है, आपको भी तो खांसी है ना, लो कर लो बात। 1 मिनट। अल्लाह, एक तो लो कर लो बात, मन लगता था तकिया कलामा। कुछ याद आने पर फिर से पुरजोश हुई, हाथ में पकड़ा पर्स टटोलने लगी। लोग कर लो बात शायद इसका तकिया कलाम था, जिसे वो मुहावरतन ज़रूर इस्तेमाल करी थी। सुभान चंद मिनट की गुफ्तगू से यही समझ पार बगौर से देख रहा था। ये लीजिए, और फ़ौरन 2 चम्मच पी डालिए। पर्स में से छोटी सिरप की बोतल निकाल के इसने इसकी तरफ बढ़ाते हुए इसने कहा, तो सुभान पहुँच कर रह गया। फिर इसने खुद ही वो बोतल सुभान के हाथ पकड़ कर थमा दी, और वो बुत बना शीशे की बोतल को घूरने लगा। क्या हो रहा था ये सब? वो तो सोच रहा था कि आज रात अपनी शरीक है से ढेरों बातें करने करेगा। इसे दादी के खुद पर ज़बरदस्ती थोपे के फैसले और अपने गुस्से नाराज़गी का शिकवा करेगा। फिर जब वो हल्का सा रूठेगी तो इसे मोहब्बत से मनाएगा और दिल से इसे अपनाने का यकीन दिलाएगा। फिर ज़िंदगी भर साथ निभाने की कसम, एक दूसरे से उम्र भर वफा करने के अहदों पे माँ मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबा जात। क्या कुछ ना सोचा था, लेकिन इसके सभी ख्यालात भुरभुरी रेत की तरह ठहके। वो जो सोच रहा था कि रस्मन अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत के डायलॉग बोलेगा, फिर धीरे धीरे वो नीम सरगोशाना अंदाज में इसके कान में वफा का रस टपकाएगा, जिस पर वो कभी शर्माएगी, कभी हया से अपना चेहरा हाथों में छुपाएगी। फिर वैसे सताने के लिए बेतकान बोलता जाएगा, वह सिर्फ सुनेगी, लेकिन यहाँ तो बेचारा खुद लबों पर चुपका कुफल लगाए होंकों की तरह सिर्फ इसे सुन रहा था, जो कितनी देर से पटर पटर बोल रही थी बिना आज के दिन का लिहाज किए। कहाँ तो इसने सोचा था कि अपनी शौक नज़र मखमूर जज्बा और हाथों की मीठी जसारत से इसे तंग करेगा, तो वो शर्म के एहसास के
तहत खुद में सिमट जाएगी। लेकिन यहाँ तो शर्म वाला मामला नहीं था, बल्कि मोहतरमा तो खुद इसे हाथ लगाते हुए बेतकल्फ़ी से छू रही थी, और किसी किस्म का भी कोई अनोखा छूता सा जज्बा इसके अंदर बेदार नहीं हुआ। सुबहान जैसे जैसे सोच रहा था, इसका दिल बोझल हो रहा था, होंठों को सिए वो कब से इसी सोच में गर्क था कि अचानक इसे ख्याल आया, यूँ खामोश बैठने से तो गुजारा नहीं होगा, अगर कोई तो बात करनी होगी। फिर वो लफ्ज़ों को तरतीब देता गोया वो एक्चुअली मैं तुमसे कहना चाहता था कि बात अभी इसके मुंह में थी कि इसने सुबहान के लबों पर उंगली रखकर इसे खामोश करवा दिया। यह हैरत का मजीद एक और झटका था। लो कर लो बात, मेरी सहेलियाँ कहती हैं शादी वाली रात में ना ज़्यादा बातें नहीं करते, लगता आपको भी नहीं पता। पहले मैं भी नहीं मुझे जानती थी, लेकिन फिर मेरी सहेलियों ने मुझे सब बता दिया। क्या बता दिया? इसके हद दर्जा मासूमियत से कहने पर सुबहान ने इसकी उंगली हटाते हुए पूछा। यही कि सबसे पहले दूल्हा कमरे में आता, फिर दुल्हन के पास बैठता, फिर आहिस्ता आहिस्ता घूंघट उठाता और फिर रवानी से बोलती हुआ अचानक रुक गई। फिर क्या? सुबहान ने समझ सब देखकर बेचैनी से पूछा। वो जानना चाहता था कि आखिर वो इस फिर से आगे कहाँ तक जानती है। और फिर तो वो अटक गई। इसी नुक्ते पर फिर नज़र झुका गई। आप ज़रा इधर देखिए ना प्लीज़, मुझे शर्म आती है। एक और झटका सुबहान ने तहैयर भरी नज़रों से देखा। शुक्र है मोहतरमा इस लफ्ज़ से तो वाकिफ़ है। वो दिल ही दिल में खुश हुआ। इधर देखिए ना, उसे टुकर टुकर देखता पाकर उंगली से मुखालिफ सिमत इशारा करते हुए इस कदर मासूमियत से बोली कि सुबहान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। इतने अरसे में पहली बार यूँ मुस्कुरा था, फिर इसी तरह रुख फेर गया। तब इसने जल्दी से हाथ में पकड़ा पर्स एक बार फिर से खोला और इसमें से सुर्ख रंग की छोटी सी डायरी निकाली। साथ ही कनखियों से सुबहान को भी देखा, जो रुख दूसरी जानिब की इसके बोलने के इंतज़ार में था। फिर वो बेसब्री से डायरी के सफ़ात उलटने लगी। दूल्हा भी आ गया और घूंघट भी हो गया। वह महतात अंदाज में ज़ेर लपट बढ़ाते हुए वन बाय वन हदायतें पढ़ने लगी। फिर अगला सफ़ा उल्टा। नंबर 3, दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़कर इसकी तारीफ़ करेगा। इस हाथ पकड़कर? हदायत नंबर 3 पढ़ते हुए इसने हैरत से अपने हाथ को फिर सुबहान को देखा। लो कर लो बात। सुनिए, कितनी देर से आप मुझे घूर रहे हैं, पर आपने मेरी तारीफ़ तो की नहीं। हर हदायत पर अमल करके फर्माबरदारी का सबूत देते अपनी दानिश में हर काम ठीक तरह से निपटा रही थी। ताहम इसे मुखातिब करने पर सुबहान ने एक झटके से रुख इसकी तरफ मोड़ा। व्हाट? सुबहान ने हैरत से आंखें फैलाई। हाँ ठीक कह रही हूँ, मुझे इतनी भोली मत जानिए, सब पता है मुझे। चलिए जल्दी से मेरा हाथ पकड़िए, समझदारी से कहते हुए इसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हाथ? लेकिन क्यों? वो बेयकीनी से इसके हाथ को देखने लगा। क्योंकि इसमें तो यही लिखा है। सुबहान के पूछने पर इसने दाएं हाथ में पकड़ी डायरी इसकी आंखों के सामने की तो इसे करंट लगा। क्या लिखा है इसमें? वो अभी तक बेयकीन था कि आखिर ये क्या माजरा है। यही कि आप मेरा हाथ पकड़कर मेरी तारीफ़ करेंगे। वो दरअसल क्या है ना कि मैं भूलना चाहूँ, इसलिए मेरी सहेलियों ने सब कुछ इस डायरी में लिख दिया। इंतहाई भोलेपन से कहते हुए इसने सारी बात सच्चाई से सुबहान को बता दी, जिसे सुनकर इस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो शायद दुनिया की पहली ऐसी दुल्हन थी जो अपनी शब ज़फ़ाफ़ की सारी बातें डायरी में लिखवा कर लाई थी। यानी पहले तो इसकी शादी अजीब थी, लेकिन अब दुल्हन भी। कहीं ओह खुदाया, कहीं दाजी ने मेरी शादी एक झल्ली से तो नहीं करा दी। ये सोचते इसका दिल एकदम खौफ से सुकड़ कर फैला। नंबर 4, आपस में प्यार और मोहब्बत की बातें करो। वो बड़े मदद से अगला सफ़ा उलट कर अगली हदायत पढ़ दी। सुबह ने खफकीसी से घूरा। लोग कर लो बात, वो तो हमने पहले कर ली। ये मेरी सहेलियाँ भी ना एकदम पागल हैं, पहले वाली बात बाद में लिख दी। चलो कोई बात नहीं, ओके नेक्स्ट। सुबहान को अक्सर इग्नोर किया। वो खुद से सवाल जवाब कर रही थी, जिस पर इसे गुस्सा आ गया। वो मुँह फैलाता रुख दूसरी तरफ कर गया। नंबर 5, अपने दूल्हे से मुँह दिखाई का तोहफ़ा मांगो। ओके सुनिए जी, मेरी मुँह दिखाई का तोहफ़ा तो दे दीजिए, भूल तो नहीं के ना आप। अगली हिदायत पर अमल पैरा होती वो अगले लम्हे इसके कंधे को हिलाते हुए तोहफ़ा मांग रही थी। सुबहान का दिल चाहकर कोई भारी चीज़ उठाकर अपने सर में मारे, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। लिहाजा इसने बिना कोई जवाब दिए दाएं हाथ जेब में डाला और मरून कलर का छोटा सा मखमली केस से थमा दी, जिसे झपटने के अंदाज में पकड़कर इसने फ़ौरन खोला। अंदर डायमंड की लश्कारें मारती खूबसूरत अंगूठी थी। ये तोहफ़ा हैदर ने अर्जेंटली खरीदा था, जो सुबहान को कमरे में आने से कुछ ही देर पहले इसने थमा दी, जिस पर सुबहान इसका बेहद मशकूर था। वाओ सो ब्यूटीफुल, अच्छी लग रही है ना। इसने खुद ही रिंग पहनकर हाथ इसके सामने हिलाते हुए राय मांगी। तो सुबहान ने एक नज़र रिंग को देखा, जिसे भी पसंद आई। फिर इसे देखा, जो मुस्कुराते चेहरे के साथ मुंतज़िर नज़रों से इसे ही देख रही थी। सुबहान का दिल चाह कि इसे खरी खरी सुना दे, लेकिन इसके मासूम चेहरे को देखते हुए कोई भी सख्त उस बात कहने से खुद को बाज रखा और महज इस बात में सर हिला दिया। बदले में इसकी मुस्कुराहट और भी गहरी होगी। इसकी खुशी तो देखने लायक थी। अंगूठी को गोल गोल घुमाते हुए इसका पोस्टमार्टम करने लगी। सुबहान तो इसके चेहरे पर फैले खुशी के रंगों को देखकर मबहूत रह गई, क्योंकि वह हंसती हुई और भी हसीन लगती थी। न जाने कि उसका दिल बेईमान होने लगा। फिर इसे खामोश देखकर सुबहान को शरारत सूझी। वैसे और क्या क्या लिखा है इस डायरी में? सुबहान ने बात को शुरू करने की गर्ज से कहा तो वो चौंकी। और तो बहुत कुछ लिखा है, पर मैं आज ही सारी नहीं पढ़ सकती ना, बाकी कल पढ़ लूँगी। फ़िलहाल तो मुझे नींद आ रही है। कल भी अम्मा ने सवेरे ही उठाकर बैठा दिया, नींद भी नहीं पूरी होने दी, इसलिए अब तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं। थकनदता अंदाज में कहते हुए इसने आखिर में बाकायदा अंगड़ाई ली। तो सुबहान को इस पर हद दर्जा गुस्सा है। इस मत पर तो इसका दिल चाहकर वही इसका ही सर फोड़ दे या फिर वो डायरी उठाकर फाड़ दे, जो असल फसाद की जड़ थी। नींद आ रही है मोहतरमा को, थोड़ा आगे पढ़ लेती, शायद कोई काम की बात अक्ल शरीफ में आ जाती। इसे सुकून से लेटने की तैयारी करते देखकर वो गुस्से से बड़बड़ाया। आपने मुझसे कुछ कहा? तकिया दुरुस्त करते हुए चौंकी। नहीं, खुद से। इसने दांत पीसते हुए जवाब दिया। मुँह फिर से फूल गया, जिस पर वो अपनी नींद के गलबे के बायस गौर नहीं कर सकी है। शायद इसमें इतनी अक्ल ही नहीं थी। ओह खैर, बाकी बातें कल कर लीजिएगा। आपको भी नींद आ रही होगी ना, इसलिए अब आप ही सो जाइए।
यहाँ नसीब सो गए, भी इसे मेरे सोने की पड़ी है। वो फिर से बड़बड़ाया। मुंडे ना ज्यादती हुई। जी कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, सो जाओ तुम, हद दर्जे पे सारिया से जवाब देता वो खड़ा हो गया। फिर वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, इसने इसका हाथ पकड़ लिया। सुबह ने हैरत से देखा, दिल खुशी खुशगवार सांस के तहत बिल्लियों उछलने लगा। शायद कपूर कैफ हमला जुमला वो भी बोल दे या माजरत करके प्यार से मनाए। इसी खुशकुन एहसास के तहत वो इसके पंखड़ी जैसे लबों से हिलने का मुंतज़िर था। आप प्लीज़ मुझे सुबह ज़रा जल्दी उठा दीजिएगा। वो क्या ना कि कल सुबह 10:30 बजे पीटीवी पाकिस्तान के मैच की हाइलाइट्स दिखाई जाएंगी, जिसमें शाहिद अफरीदी ने क्या जमकर ज़बरदस्त छक्के मारे थे। पता है पूरी सेंचुरी की थी बूम बूम अफरीदी ने। मैं मिस नहीं करना चाहती, इसलिए अगर मेरी जल्दी आँख ना खुले तो उठा दीजिएगा। उठा देंगे ना? एक नया बम फोड़कर वो कितने आराम से ताकीद करी थी, जैसे इसका शौहर नहीं शोफर हो। सुबहान बेचारा सर पीट कर रह गया। इसका दिल चाह कोई भारी भरकम पत्थर उठाकर इसके सर पर दे मारे, हमेशा के लिए इस अज़ाब से छुटकारा पा रहे। लोगों को शादी के सालों बाद ये हाल होता है, जबकि इसका तो शादी की पहली रात ही कोई उकता गया था। फिर इसने इंतहाई गुसीली सुरख नजरों से इसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखा, जिससे इसने सुबहान के बबू का चेहरे पर नजर डालते छोड़ दिया। ओके गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स। इसे गुड विशेस देकर बिना जवाब की परवाह किए वो कंबल सर तक तान कर आंखें मूंद गई। जबकि सुबहान को लगा इसके चेहरे पर नमक छिड़क रही हो। सुबहान ने इस कदर सुलगती नज़रों से इसे देखा जैसे अपनी निगाहों की तपश से इसे भस्म करने का इरादा हो। बिना लिबास तब्दील किए, बिना जेवर उतारे, बल्कि यूं ही बनी सबरी पूरे सिंगार समेत इसके सब्र का कड़ा इम्तिहान लेती वो कितने आराम से सो गई थी। फिर वो इस पर लानत भेजता बेड की दूसरी साइड पर आके बैठ गया। सुबहान ने इस कदर सुलगती नज़रों से इसे देखा जैसे अपनी निगाहों की तपस्या से भस्म करने का इरादा हो। बिना लिबास तब्दील के, बिना जेवर उतारे, बल्कि यूं ही बनी सबरी पूरे सिंगार समेत इसके सब्र का कड़ा इम्तिहान लेती वो कितने आराम से सो गई थी। फिर वह इस पर लानत भेजता बेड की दूसरी साइड पर आके बैठ गया। कई लम्हे बालों को मुट्ठी में जकड़े वो अपने ज़ियाओं नुकसान का हिसाब किताब करता रहा। फिर एक नज़र साइड पर देखा जहाँ वो जालिम हरचाई सीढ़ी दर सीढ़ी नींद के अंधेरे खंडरों में उतर चुकी थी। इसे नए सिरे से गुस्सा आने लगा। फिर लाइट बुझाकर वह जलता कुर्ता खुद भी लेट गया। ये थी इनकी गोल्डन नाइट, जो एक जालिम हरचाई के बेफिक्री से सोते जबकि दूसरे मजलूम की मुस्तकबिल की फिक्र में रोते रोते गुजर गई। ओए होए, सारी रात इसकी आंखों में गुजर गई। न जाने रात के कौन से पहर नींद इस पर मेहरबान हुई थी। ओए होए, बड़ा जुल्म हुआ मुझे इतना। सारी रात इसकी आंखों में गुजर गई। न जाने रात के कौन से पहर नींद इस पर मेहरबान हुई थी। ट्रेन देरी से इसके करीब आती जा रही थी। वो खुद को रेल की पटरी पर बैठा बेबस महसूस कर रहा था। सुनिए, उठ जाइए प्लीज़, देखिए उठ जाइए प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कितनी नस्वानी आवाज़ इसकी ताक़ुब में थी। ट्रेन और भी नज़दीक आ रही थी। वो खुद भी हटना चाहता था, भाग जाना चाहता था, लेकिन वो खुद में ऐसा करने की ताकत नहीं कर पा रहा था। उठ जाइए ना प्लीज़, आखिर आप सुनते क्यों नहीं हैं? फिर से वही आवाज़ें इसे झंझोड़ने लगी, लेकिन इसके पाँव जैसे बेड़ियों में जकड़े जा चुके थे। फिर अचानक ट्रेन बेहद नज़दीक आकर वहीं बैठा रहा। मुसलसल अलार्म बजाती ट्रेन में से रेड झंडी को तेज़ी से लहराता हुआ वो शख्स न जाने क्या समझाना चाह रहा था। फिर तूफान की सी तेज़ी से आती ट्रेन का वो ज़ोरदार धमाका इतना ज़बरदस्त था कि इसने एक झटके से आंखें खोल दी। पसीने में पूरी तरह शराबूर, सीने पर दोनों हाथ थके पुरसकूनी तो लेटा था, लेकिन दिल की धड़कनें बेहद तेज़ थी। इसने गौर करने की कोशिश की, कहीं कोई शोर, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था, बल्कि हर तरफ एक सुकून व खामोशी थी। उठ भी जाइए ना प्लीज़, कब से उठा रही हूँ मैं, आखिर आप सुनते क्यों नहीं? इसका दिमाग पर चीत के में फंसा था कि फिर से वही मानूसी आसमानी आवाज़ करीब से कहीं ऊपरी। कंधे पर उंगलियों का दबाव महसूस हुआ। धुंधली सी आंखों में झिलमिलाता हुआ अक्स इसने असाब को झंझोड़ने की कोशिश की। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शाऊर की दुनिया में लौटा। हाय अल्लाह, मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता, अब कैसे उठाऊँ इन्हें? सादा लिबास में वो जानी पहचानी से इसके सर पर खड़ी बड़बड़ा रही थी। वो एकदम हड़बड़ा कर उठ गया। क्या हुआ? सुबह ने मुकम्मल होश में आते से हैरान परेशान देखकर पूछा। फजर की अजान होगी। इसने बेचैनी से हाथ मसलते हुए पहली बार मुख्तसर जवाब दिया। फिर मैं क्या करूँ? सुबह ने ना समझी से देखा। फिर क्या, मुझे नमाज़ पढ़नी है, टाइम निकला जा रहा है। इसने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो पढ़ लो, मैंने कब मना किया? वो भी नहीं समझा। कैसे पढ़ लूँ, चाय नमाज़ तो है ही नहीं, इसलिए तो आपको उठा रही थी, पर आप सुन ही नहीं रहे थे। अब जल्दी से मुझे चाय नमाज़ ला कर दीजिए, वरना मेरी नमाज़ कज़ा हो जाएगी, अम्मा भी बहुत डांटेंगी। आदत के मुताबिक तफसील से जवाब देते इसने इसे जगाने का मकसद बताया तो वो सर पीट कर रह गया। यानी महज इसलिए इसकी नींद ख़राब की जो बमुश्किल आखिरी पैरी वो सो पाया था, जबकि वो मोहतरमा तो जी भर के अपनी नींद पूरी कर चुकी थी। फिर बिना जवाब दिए गुस्से से कंबल हटाकर उठा वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। दोनों पटवा करने के बाद इसने नींद भरी आंखों से पूरी वार्डरोब को खड़े खड़े खंगाला। फिर आखिरी कैबिन में से जानमाज नजर आ गया। जानमाज निकाल के से थमार खुद फ़ौरन बिस्तर पर आकर औंधे मुँह लेट गया। इसकी वाली साइड पर पड़ा तकिया उठाकर मुंह पर रख लिया कि आराम से सो सके, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर से इसके सर पर आदम की और अब इसके बाजू को हचकोले देते हुए इसे उठा रही थी। अब क्या? सुबहान को अपनी किस्मत और नींद दोनों के ख़राब होने पर शायद शदीद गुस्सा आ गया। अगर जब अब तक सबका मुजाहरा करा था, तहम इस पर वो कदर दृष्टि से थाड़ा। लोग कर लो बात, आपने नमाज़ नहीं पढ़नी, अजाने भी कब को ख़त्म होगी। पता है बाबा कहते हैं कि मर्दों को बाजमात नमाज़ अदा करनी चाहिए, लेकिन आप तो काफ़ी लेट हो गए। चलिए शाबाश उठिए और जल्दी से नमाज़ पढ़ने चाहिए। वो इसे बारू से पकड़ कर तकरीबन घसीटते हुए नमाज के लिए उकसाने लगी। सुबहान अगरचे 5 वक्त का पाबंद नमाजी नहीं था, लेकिन फजर की नमाज ज़रूर अदा करता। पर आज नमाज पर नींद गालिब आ रही थी, इसलिए वो आलसी कर गया।
लेकिन फिर ज़िद्दी लड़की के सामने एक ना चली और इसने सुभान को उठा कर ही दम लिया। वैसे गुस्से से घूरते हुए पाँव में चप्पल अड़स कर नमाज के लिए निकल गया। ओए होए, चल तेन चित्तर तो बचा ले, नमाज पढ़ा रही है अगली। वो वॉशरूम से नहा कर निकला तो उसे टैची केस के साथ धींगा मस्ती करते पाया, जो कभी टैची को मुक्का और कभी थप्पड़ों से पीट रही थी। लेकिन वो फिर भी नहीं खुल रहा था। बेजारियत और नीम गुस्से के बावजूद इसका चेहरा इस कदर खिल रहा था कि कुछ पल के लिए तो सुभान होशो हवास से बेगाना हो गया। फिर वो इसकी मदद के ख्याल से आगे बढ़ा ही था कि रुक गया और दानिस्ता नज़रअंदाज करते रुख मोड़ गया। अनोखी सी ख्वाहिश दिल में उभरी कि वो इसे खुद मुखातिब करे। न जाने कि कल रात से इसे इसका अंदाज़ा था खातिर जो लफ्ज़ सुनिए से शुरू होता था इसे अच्छा लगने लगा था। सुनिए जी। सुभान की मंशा के मुताबिक वैसे पुकार रही थी। सुभान का दिल झूम उठा। कहिए जी। इसने शर्ट के कफलिंग्स बंद करते हुए लापरवाही और संजीदगी से जवाब दिया। ये टैची केस खोल दीजिए ना, मेरे सारे कपड़े इसके अंदर है, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए ना। इसने बेहद प्यार से इल्तिजा की तो सुभान खामोशी से मुस्कुराता हुआ टैची की दूसरी साइड पर इसके बिल्कुल सामने लेकिन बेहद करीब बैठ गया। दरम्यान में महज टैची का फासला था। नंबर बोलो। सुभान ने टैची का मुआयना करते हुए पूछा। लो कर लो बात, आप भी कमाल करते हैं। नंबर याद होता तो कि मैं आपसे मदद मांगती। ओए होए। अपने तौर पर समझदारी का मुजाहरा करते हुए सुभान की बात का मजाक उड़ा रही थी, जिसे महसूस करते हुए इसकी पेशानी पर बल पड़ गया। वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैडम शायद आपको पता नहीं कि ऑटोमेटिक है, बिना कोड लगाए मैं तो क्या इसे कोई मैकेनिक भी नहीं खोल सकता। इसलिए बराए मेहरबानी अगर आपके पास एक अदद दिमाग है तो इस पर जोर डालें। ज़्यादा नहीं सही लेकिन पहले 3 नंबर तो याद करने की कोशिश करो, अदरवाइज़ ये नहीं खुलने वाला। आई बात समझ में। सुभान ने इसकी अकल पर मातम करते हुए वाज़ेह अल्फाज में तंज किया, लेकिन वो तो वाकई अकल से पैदल थी। इसका तंज खाक समझ उल्टा परेशान होगी। वो तो मैं भूल गई, लेकिन अरे याद आया, शायद 624 है। मुरझाए चेहरे के साथ एक कुछ पल के खामोशी के बाद वो एकदम याद आने पर गर्मजोशी से बताने लगी। तब सुभान ने शुक्र का कलमा पड़ा नंबर सप्लाई करने लगा। अरे नहीं, ये वाला नहीं, आई थिंक 246 है। वो भी नंबर घुमा रहा था कि इसने सुभान के हाथ पर हाथ रखते हुए रोक दिया। सुभान ने तासुब से सर हिला और एक गहरी सांस खारिज करते हुए इसका बताया गया नया नंबर नए सिरे से अप्लाई करने लगा। नहीं नहीं, शायद ये वाला भी नहीं, मुझे लगता है 662 है। इसने एक बार फिर हाथ रोका था। हम इस पर सुभान को गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी, शायद मुझे ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि नहीं तीनों नंबर में से कोई नंबर है। सुभान के चेहरे के बिगड़े तासरात पर नजर डालते हुए उंगलियां मरोड़ते हुए वजाहत देने लगी, लेकिन सुभान इसका जवाब सुनकर आग बगोला हो गया। व्हाट रबिश, इतनी डफर हो गया कि तुमसे 3 नंबर्स भी याद नहीं रख सकती। सुभान ने अटैची बेड की दूसरी साइड पर उछालते हुए गुस्से से कहा तो वो सहम गई। याद तो है, बस सीक्वेंस भूल गई हूँ। और आप भी कमाल करते हैं, इतने हट्टे कट्टे होकर एक अटैची नहीं खोल सकते। आप तो इतने बॉडी बिल्डर हैं, ज़रा सा बटन दबाएंगे खुल जाएगा। ख्वाम का मुझ पर चिल्ला रहे हैं। वो मासूम बनते हुए अपना जुर्म छुपा कर इसकी फिट एंड स्ट्रॉन्ग कसरती जिस्म को निशाना बनाते नया मशवरा देगी। फिलहाल तो मेरा दिल चाह रहा तुम्हारा गला ही दबा दूँ ताकि किस्सा ख़त्म हो, खस्तम जहाँ पाक। इसे बेतहाशा गुस्से से घूरते हुए दिल की ख्वाहिश दिल में दबा गया। फिर हाथ से अटैची के घसीट कर अपने करीब करते हुए नए सिरे से कोशिश करने लगा। बिलाखिर 15 मिनट की जान तोड़ मुशक्क़त के बाद भी जंजबील को खोलने में कामयाब हो गया। फिर इसी तरह खामोशी से उठकर ड्रेसिंग के सामने होकर बालों में ब्रश करने लगा, लेकिन नजर इस आईने में वाज़ेह नजर आती इसके मखमली वजूद पर मरकूज थी, जब एक के बाद दिगरे बेड पर कपड़ों के ढेर लगा रही थी। सुनिए। हाथ में स्याह रंग का हैंगशुदा सूट थामे वो फिर से इसे पुकार दी। फरमाइए। बिना मुड़े वो सुभान तेरी से बालों में ब्रश लाता आईने में से देखते हुए पूछा। आपने अपना नाम तो बताया नहीं। ओए होए, सुभान और सड़ के सवा होएगा। आपने पूछा ही नहीं। लोग कर लो बात, मुझे याद ही नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, अब बता दीजिए क्या नाम है आपका। वो माथे पर हाथ मारकर अपनी गलती मानते हुए पूछने लगी। जिल्ले सुभान, इसने संजीदगी से जवाब दिया। अरे वाह, बाबा की तरह आपके नाम के एंड पे भी नून आता है, कितना अच्छा लगता है ना, जैसे पान की दुकान, आलू वाला नान, बेसन वाला नान, माय फेवरेट। ओए होए। अपनी सी बात का मज़ा लेते हुए खुद ताली बजाकर हंसने लगी। था हम जिस तरह इसने अपनी पसंदीदा चीज़ों के नाम लेकर काफ़ियों की टांग तोड़ी थी, इस पर जुबान को भी हंसी आ गई। गुस्सा मिनटों में उड़नछू हो गया। जो भी था वो थी दिलचस्प, और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात इसकी बिना सर पैर की बातें थी। ब्रश के बाद सुभान पैंट की जेबों में हाथ डालकर वहीं ड्रेसिंग से टेक लगाकर बैठते हुए दिलचस्पी से देखा। बाय द वे मैडम, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। व्हाट्स योर नेम? सुभान ने बड़ी शौकी से पूछा। मेरा नाम पलवश है। वेरी वेल, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुभान ने इसके नाम की मुश्तरका तारीफ़ की तो वो शर्माने की बजाय फ़ख्र से मुस्कुरा रही था। हम सुभान को ये सोचकर ही हंसी आई कि शायद वो दोनों दुनिया के पहले मियाँ बीवी थे जो शादी के बाद एक दूसरे से मुतारिफ हो रहे थे। कितने मज़े की सिचुएशन थी, यानी इसकी शादी भी अजीब थी, वो दोनों खुद भी। ये सोचकर वो आप मुस्कुरा दिया। लेकिन जुल्म तो सुभान दे नाल होया है। दिमागों वेली बुढ़ी मिल गई। अगली ने असूलन तो इनका वलीमा होना करार पाया, लेकिन वलीमा 2 माह की तखीर के बाद होना करार पाया। बच्चा कहती है सुभान को किसी ने ना बताई, ना ही इसने पूछा था। हम अब अपनी ख़ानदानी रस्म के मुताबिक
वो पलवशा को उसके वालिदैन के यहाँ ले जाने के लिए तैयार हो रहा था। फिर रात को बिना क़याम के इसे वापस आना था और पूरे 3 दिन बाद इसे पलवशा को लेने जाना था। इनकी मखसूस रस्म थी, लिहाजा सुबहान बिल्कुल तैयार था। दोपहर के करीब वो दोनों जबरान हाउस पहुँचे, जहाँ इन्हें हाथों हाथ लिया गया। पलवशा तो घर जाते गायब हो गई, लेकिन इसकी वालदा मुनीबा जबरान, दादी जीनत खातून और वालिद जबरान अली देर तक सुबहान से बातें करते रहे। और बेचारा सुबहान बुरा फंसा, जिनके सवालों की लंबी लिस्ट के जवाब महज मुँह में दे रहा था। दोपहर का खाना भी इसने पलवशा की गैर मौजूदगी में इसके घर वालों के साथ खाया। पूछने पर इसकी वालदा मुनीबा ने बताया कि वो अपनी सहेलियों से मिलने गई, यानी एक रात के शौर कितनी भी वैल्यू नहीं कि उसे तनहा छोड़कर अपनी सहेलियों से मिलने चली गई। सुबहान बेचारा दिल में सोच कर रह के खाने के बाद चाय का दौर चला। फिर इन्हीं खुशखबरियों में असर की अजान होगी, तब सुबहान ने वापस आने का कसद किया। अगरचे इसकी ससुराल इसी शहर में महज आधे घंटे की मुसाफत पर थी, तहम दादी ने सख्त हिदायत की थी कि पलवशा को छोड़कर फ़ौरन घर पहुँचे, लिहाजा मज़ीद देर नहीं करना चाहता था। जबकि मुनीबा इसे कुछ देर और रोकना चाहती थी, लेकिन वो इनकारी था। नहीं आंटी जी, माजरत चाहता हूँ, मुझे जल्दी निकलना होगा, अभी भी हैदर का फ़ोन है, कुछ ज़रूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। सुबहान ने सहूलत से इनकार कर दिया, लेकिन नजरें आसपास किसी को खोजती शिद्दत से मुंतज़िर थी। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। मुनीबा ने इसके सर पर हाथ फेरते ढेरों बुलाएं ली, फिर वो जाने के लिए कदम नहीं उठा पा रहा था। जाने के दिल इस दुश्मन से आके आखिरी झलक देखने के लिए मचलने लगा, जो महज एक रात में अच्छी लगने लगी थी। जीनत खातून जो ज़माना शनास थी, गज़ब की नज़र रखती थी और कब से सुबहान की हर हरकत को नोट करी थी, सिर्फ यूँ पढ़ते उलटे देखकर मुस्कुराई। कमाल करती हो मुनीबा, तुम भी। अरे पलवशा को बुलाओ, सुबहान बेटा इससे मिले बगैर थोड़ी जाएगा, आखिर भाई रस्मात होती हैं मियाँ बीवी के बीच। अम्मा बीने से मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए मुनीबा को मुखातिब किया तो सुबहान का दिल बिल्लियाँ उछलने लगा। इतनी देर में पहली काम की बात थी जो सुबहान के दिल को लगी, इसका दिल चाह अम्मा बी को चूम ले। ओए होए, समझ के अम्मा भी, अभी बुलवाती हूँ। मुनीबा हंसते हुए जैसे मुड़ी थाड़ की आवाज़ से गेट खुला और एक हाथ में कीकर की टहनी नुमा छड़ी था। मैं एक 12-15 साल लड़के के पीछे तूफानी रफ्तार से भागती अंदर दाखिल हुई। ठहर जा तू दानी के बच्चे, रुक जा, ज़रा बताती हूँ तुझे। सियालबाज में अपने हुस्न से अक्सर इंसान भागती हुई सुबहान से टकराई। यही मौका था। दानियाल और दानी ने गनीमत समझकर फ़ौरन अम्मा बी के पीछे छुप गया। बचाओ अम्मा भी, बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, वरना मुझे कच्चा चबा जाएगी। दानियाल अम्मा के पीछे कमर के गिर्द बाजू हमाइल करता खुद को इनके पनाहों में दे गया, लेकिन पलवशा कहाँ कम गाफिल थी। फ़ौरन लपकी, रुक जा, तू मुझे चुड़ैल कह रहा और ख़ुद के ड्रैकुला कहीं का, हट जाए आगे से, हट जाए आगे से अम्मा भी, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पलवशा खा जाने वाली नज़रों से घूरती हुई इससे छिपने की कोशिश, इस पर झपटने की कोशिश करी थी। ओफो, क्या हो रहा है ये दानी? अरे पलवशा, तू ही कुछ अक्ल कर ले, तमाशा लगा रखा है ये। अम्मा भी इसे सुबहान के सामने पचकाना हरकतें करता देखकर खफकी से बोली, लो कर लो बात, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? इससे पूछे, लूडो की गेम खेल रहे थे हम, पूरे 50 गोलगप्पों की शर्त लगी थी। जब इसने देखा कि हारा तो बेईमानी करने लगा। मैंने पकड़ ली तो सारी लूडो उल्टाकर गेम खराब कर दी और अब यहाँ भाग गए। पर मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, इसे गोलगप्पे तो खिलाने ही होंगे। वह हाँफते हुए सारी बात बताकर अब इसे फिर से खूने लगी। पूरी बात जानकर अम्मा भी मुँह दुपट्टा मुँह के आगे करके हंसने लगी था। मुनीबा सर पीट कर रह गई। सुबहान मायूसी से इन्हें देखता सर झुका गया। झूठ मत बोल पलवशा, बेईमानी मैंने तू करी थी जब भी मैंने गेम खराब की। अब देखो अम्मा भी, ये सारा इल्ज़ाम मुझे दे रही है, झूठी कहेंगी। दानी ने अम्मा भी के पीछे शेर बनते हुए इसका मुकाबला किया। वो पड़ोसी होने के साथ साथ पलवशा की सहेली समिया का छोटा भाई भी था। अगरचे इन दोनों में बेतकल्फी थी, ताहम इसकी पलवशा से कभी नहीं बनती थी। वो इसे और समिया को खेलते देखकर जानबूझकर तंग करता, फिर पलवशा से खूब ठुकाई करवाता और वो दोनों इसी तरह झगड़ते रहते थे। क्या? मैंने? ठहर जा तू ज़रा। एक बार फिर इसकी तरफ लपकी कि मुनीबा बीच में आ गई। रुको पलवशा, शर्म करो, अक्ल है या नहीं तुम्हें? हर वक्त मस्ती मजाक, हर वक्त मजाक, कभी तो सीरियस हो जा करो। अब शादी होगी तुम्हारी, इसलिए बदलो खुद को। और ये क्या तरीका है? सुबहान बेटा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा, पर तुम गायब हो। खुश है, होश है या नहीं तुम्हें? मुनीबा को सुबहान के सामने इसकी हरकतें एक आँख नहीं भाई थी। चलो शुक्र किसी दे अक्ल है। इन्हें बेहद गुस्सा आ गया, इसलिए बिना लिहाज किए इन्होंने इसे सबके सामने अच्छी खासी डांट पिलाई। तो मुंह फुलाती थर झुका के। दानी तो इसकी सरेआम दुर्गत बनते देखकर खिसक गया। गुस्से और शर्मिंदगी के बायस इसके मुंह के तासुरात ऐसे थे जैसे अभी रो देगी। सुबहान को इस पर तरस आया। कोई बात नहीं आंटी, हो जाता है, प्लीज़ आप इसे डांटिए मत, समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। सुबहान इसे हनूस गुस्से में देखकर दफा कर आया तो पलवशा ने नाक सुकेड़ते हुए नजर उठा के इसे देखा, जो शौक शरारती अंदाज में मुस्कुराते इसी को देख रहा था। देखा कितना ख्याल है सुबहान को तुम्हारा, और एक तुम। अब जाओ और सुबहान बेटे को दरवाजे तक रुखसत करके आओ। मुनीबा ने इसे फिर से लताड़ा तो फट पड़ी। लो कर लो बात, अब ये बच्चे थोड़ी ना कि मैं इन्हें दरवाजे तक छोड़ कर आऊँगी, जैसे आए वैसे चले भी जाएँ। इसने ढीठपन से जवाब दिया। पलवशा तुम रहने दे आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अगरचे सुबहान चाहता था कि वह दरवाजे तक इसके साथ है और सुबहान इसे कुछ शोक और चंचल सा जुमला के, लेकिन अपनी ख्वाहिश की वजह से इसे मजीद डांट भी नहीं पिलवाना चाहता था, इसलिए बात संभाल कर इनसे रुखसत लेता चला गया। तब मुनीबा ने इसे जताते वाले अंदाज में घूरा, लेकिन वो कंधे उचकाकर अंदर चली गई। पीछे तासुब व गहरी सोच से इसकी पुश्त को घूरती रही। अम्मा भी पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का, कहीं से ब्याह कर हमने कोई गलती तो नहीं की। पहले उन्हें वड्डा तो कर लेंदी, उन्हें तो जिम्मेदारियाँ सुट दित्तियां। पहले उन्हें वड्डा तो कर देते, उन्हें दस देते थे कि शादी क्या है सारा कुछ, फिर उसको ब्याह थे। मुनीबा दूर की सोचते हुए फिक्रमंदी से बोली, तो नफ़ी में सर ला, अगर गलती होती तो इतना अच्छा नेक और फर्माबरदार दामाद हमें ना मिलता। देखा नहीं वो अपनी पलवशा को कितना चाहता है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द पलवशा को अपने रंग में रंग लेगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा बी ने इनकी ढारस बंधाई। खुदा करे आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हो। मुनीबा भी एक उम्मीद के सहारे मुतमिन हो गए थे।
जिब्रान अली और मुनीबा जिब्रान की सारी उम्र की पूंजी और कुल मताए हयात सिर्फ इनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी अरूसा जिब्रान और दूसरी इनसे 4 साल छोटी पलवशा जिब्रान। दोनों माँ बाप और दादी की बेहद लाडली थी। अरूसा समझदार, बेहद ज़हीन और अक्लमंद थी, जबकि पलवशा हद दर्जा भोली, लापरवाह और लाबारी सी। ताहम इन सब के बावजूद वो बाप की लाडली और दादी की आंख का तारा थी। अलबत्ता मुनीबा इसे अक्सर बेशतर डांटती रहती, लेकिन हर बार अरूसा इसकी ढाल बन जाती। दोनों बहनों में बेहद प्यार था। अरूसा की BSc के करने के फ़ौरन बाद शादी होगी। इसकी निस्बत बचपन से अपने तायाजाद वकास से तय थी, जो अपनी फैमिली के साथ कनाडा में मुकीम था और MBBS के बाद वहीं अस्पताल में डॉक्टर की हैसियत से मुलाजमत कर रहा था। शादी के बाद अरूसा भी वकास के साथ कनाडा चलेगी। शादी के 1.5 साल बाद खुदा ताला ने इसे औलाद की आस लगाई, लेकिन इसका केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। डॉक्टर्स ने इसे बेहद एहतियात करने के लिए कहा था, लेकिन चूँकि इसकी पहली डिलीवरी थी इसलिए वो अपने वालिदैन के आना चाहती थी, लेकिन केस की कॉम्प्लिकेशंस की बिना पर डॉक्टर्स ने इसके सफ़र करने पर पाबंदी लगा दी। तब से अरूसा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। इसकी हालत के पेश नज़र वकास ने चचा की पूरी फैमिली को कनाडा आने की रिक्वेस्ट की, जिसे सुनते ही जिब्रान साहब ने फ़ौरन सारी तैयारियां कर ली। वो जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास पहुंचना चाहते थे। सब कुछ रेडी हो गया, बस यहाँ आकर पलवशा का मसला खड़ा हो गया। चूँकि वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी, उम्र 18 साल ना होने के बायस इसका ID कार्ड नहीं बना था, जिसकी वजह से अब इसके पासपोर्ट का मसला बन गया। जिब्रान अली ने बेहद कोशिश की किस तरह उम्र बढ़ाकर ID कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन इसमें भी कम अज़ कम 1 माह का वक्त दरकार था। जबकि इन्हें 2 हफ्ते के अंदर अंदर कनाडा जाना था। वक्त कम था और इधर अरूसा फ़ोन पर फ़ोन करी थी। जिब्रान अली बेहद परेशान थे कि अचानक इनकी बैंक में हाशिम कासमी से मुलाकात होगी, जो इनके बड़े भाई मेहरान अली अरूसा के ससुर के जिगरी दोस्त थे। जिब्रान अली इसके हवाले से इनकी बेहद इज़्ज़त करते थे। इन्होंने जिब्रान से परेशानी की वजह पूछी तो वो दुख से सांस लेते हुए इन्हें सारी बात बता गए, जिसे सुनकर हाशिम कासमी गहरी सोच में डूब के फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोले, यार जिब्रान, अगर तू बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो फिर से बोले, मैं तेरी बेटी पलवशा की शादी अपने पोते ज़िले सुबहान से करना चाहता हूँ, क्या ख्याल है? ऐसा करने से तेरा मसला भी हल हो जाएगा और बहू लाने का मेरा जो अरमान है वो भी पूरा हो जाएगा। क्यों, क्या ख्याल है? इन्होंने कितनी आसानी से बात ख़त्म कर दी, लेकिन जिब्रान ये सोचकर ही हैरान रह गए कि खुदा ताला किस अंदाज से अपने बंदे की परेशानियों को गैबी इमदाद हल करता है। बेशक वो दिलों के भेदों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, पर समझ नहीं पा रहे कि वो किस मुँह से अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करे। भाई साहब, ये आप कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है यार, बस छेती नाल बेटी की रुखसती दे, तैयारी कर। वक्त बहुत कम है और हम भी मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। जल्द से जल्द अपने घर आंगन को अपनी बहू पे कदमा नाल आबाद करना चाहते हैं। हाशिम कासमी के अंदाज़ पर जिब्रान अली मशकूर होते इनके सीने से लगे। फिर क्या था, सब कुछ आनन फानन तय हो गया। घर देखा भाला था, ख़ानदान अच्छा था, लोग तो बेहद अच्छे थे, लिहाजा इनकार या नुक्ताचीनी की गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए महज 7 दिन के अंदर अंदर मुख्तसर लेकिन हर मुमकिन तरीके से भरपूर तैयारी की गई और यूँ 8वें दिन पलवशा जिब्रान मिसेस पलवशा सुबहान बनकर अपने पिया के संग रुखसत हो गई। जिब्रान अपने फ़र्ज से इतने ऐसे तरीके से सुबकदोश होने पर खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ थे, बाकी जो ज़रा सा खौफ था वो सुबहान के उसने सलूक से मुतासर होकर ख़त्म हो गया। कोई खलिश बाकी नहीं रही थी। जल्दबाजी में से, लेकिन इन्होंने अपनी अजीज़ जान बेटी के लिए बेहतरीन फैसला किया था और वो पूरी तरह मुतमिन हो गए थे। लो 7-8 दिन के विआह होंगे ना, उन्होंने कोई समझ आई कि मैं ना होएगी, तो ना उन्होंने कोई समझ आई कि होया कि हद हो गई। इसका और भी हल निकल सकता था, सारे ना जाते, एक अद्धा रुक जाता, बाद में उसका काम होकर हो जाता। और आजकल तो वो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर ना, वो बर्थ सर्टिफिकेट में क्या बे फॉर्म के ऊपर पासपोर्ट बन जाते हैं। हमारे सारे बच्चे आए हैं यहाँ पे। अच्छा, रस्म के मुताबिक ठीक 3 दिन बाद सुबहानी से लेने पहुंच गया। हस्बे तो वो गायब थी। सुबहान को लगा शायद आज भी वो लूडो खेल रही होगी, लेकिन आधे घंटे बाद वो तौलिए से बाल खुश करती कमरे से बरामद हुई। पिंक कढ़ाई वाले लिबास में कमर से नीचे आते बालों को तौलिए से हल्का रगड़ती निखरी सी वो सीधा सुबहान के दिल में उतर गई। फिर जैसे इस पर नज़र पड़ी तो हैरान रह गया, अरे आप कब आए? खालिस्तान बीवियों वाला अंदाज था। सुबहान बेहद खुश हुआ। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले, सुबहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस वक्त लाउंज में वो और अम्मा भी बैठे थे। मुनीबा शायद किचन में थी। फिर कुछ लम्हे बातचीत के बाद अम्मा भी इससे मुखातिब हुई, पलवशे पुत्र, जल्दी से सामान पैक कर लो, सुबहान पुत्र तुझे लेने आया। अम्मा भी ने इसके दराज गीले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, लेने आए? लेकिन क्यों? पलवशा ने इस कदर हैरत से पूछा कि कुछ पल के लिए तो अम्मा भी और सुबहान भी गूंग रह गए। पुत्र, शादी होगी है तेरी, ससुराल नहीं जाना क्या? लेकिन शादी तो ख़त्म होगी ना, दौर फिटे मुँह। इसने उलझते हुए जवाब पेश किया। अम्मा भी ने कनखियों से सुबहान को देखा, जो इन दोनों को देखकर सर झुका गया। फिर वो कदरे शर्मिंदा होती से समझाने लगी, पलवशे पुत्र, जब लड़की की शादी हो जाती है ना तो अपने शौहर के साथ इसके घर में रहती है, जैसे अरूसा की शादी भी और वो अपने घर ससुराल में। ठीक वैसे अब तुम्हें भी अपने ससुराल में जाना होगा। चल शाबाश मेरा बच्चा, अब जल्दी से जाकर पैकिंग कर ले, सुबहान को देर हो रही है। अम्मा भी ने इसके बाल से हिलाते हुए कहा तो वो मासूमियत से इस बात में सर हिलाते हुए फ़ौरन मान गई। कितनी भोली थी वो, यानी कुछ भी मनवाना हो तो एक छोटे से लेक्चर का डोज दे दिया जाए। ये एक और की हाथ लगी थी सुबहान के, जिसे वो फ़ौरन दिमाग की मेमोरी में सेव कर गया। फिर वो पैकिंग के इरादे से उठी और लाउंज के दाखिली दरवाजे तक पहुंची थी कि वहाँ स्टैंड पर रखे फ़ोन की बेल बजने लगी। इसने फ़ौरन लपकते हुए रिसीवर उठाया। कनाडा से फ़ोन था। ए अरूसा, कैसी हो तुम? माय गॉड, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, हालांकि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं किया। बगैर सलाम दुआ के पुरजोश अंदाज में इसने आदतन बहन को छेड़ा। हालांकि वो अरूसा से 4 साल छोटी थी, लेकिन दोनों बहनों में खासी बेतकल्फ़ी थी। दूसरी तरफ अरूसा खिलखिलाकर हंसती।
मैं जानती हूँ भाई, ज़ाहिर है याद तो इन्हें किया जाता है जिन्हें इंसान भूल जाए। क्यों? बस बस अब ज़्यादा बातें मत बनाओ, सख्त खफा हूँ मैं तुमसे। इसने मुँह बस हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या, चीटिंग की है तुमने? याद करो ज़रा, तुम्हारी शादी पर मैं आई थी ना, लेकिन मेरी शादी पर तुम नहीं आई। ये धोखा नहीं तो और क्या है? वो अपने असली भोलेपन से शिकवा करने लगी तो वहाँ बैठे सुबहान और अम्मा भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। फिर कुछ देर दोनों के गिले शिकवे और वजाहतें चलती रही। अरूसा इसे मनाना जानती थी, पलवशा भी कहाँ ज़्यादा देर नाराज़ रह सकती थी, इसलिए फ़ौरन मान गई। फिर अरूसा के कहने पर इसने रिसीवर सुबहान को थमा दिया, खुद अंदर चली गई। रस्मी सलामत और हालचाल के बाद अरूसा असल बात पर आई। ये पहला मौका था कि वो अपने बहनोई से बात करी थी। सुबहान भाई, मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जी फरमाइए, इसने मौदबाना जवाब दिया। दरअसल हमारी पलवशा बहुत भोली है, वो नासमझ बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी सी लाउबाली है, लेकिन अगर कोई प्यार से समझाए तो फ़ौरन समझ जाती है। इसकी मासूमियत के पीछे राज भी ये है कि हम सब ने इसे बहुत लाड प्यार दिया। वो दिल की बेहद साफ़ है, लोगों के चेहरे और किरदार को पढ़ने या परखने का हुनर इसे बिल्कुल नहीं आता। जो देखती है इसे सच समझ लेती है। बचपन से लेकर मेरी शादी तक मैंने हमेशा इसका ख्याल रखा है, ताकि यहाँ भी मुझे इसकी फ़िक्र लगी रहती है। लेकिन अब इसकी ज़िंदगी में आप आ गए। मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है और मुझे यकीन है कि आप इससे भी कहीं बढ़ कर होंगे। बस आपसे एक इल्तिजा है कि इसका बेहद ख्याल रखिएगा। अगर कोई गलती करे तो डांट कर नहीं बल्कि प्यार से समझाइएगा। फिर देखिएगा आप जान जाएंगे इसे समझना कितना आसान है। वो बहुत दिलचस्प है, ये भी आपको जल्द पता चल जाएगा। बस इस उम्मीद पर कि आप इसे आपकी सरपरस्ती में दे रही हूँ कि आप इसे वही मान, इज़्ज़त, प्यार और अपनापन देंगे जो अब तक इसे अपने वालिदैन से मिला। इतनी सी तवक्को तो मैं आपसे कर सकती हूँ ना। अरूसा के लहजे में बहन के लिए बुजुर्गाना फ़िक्रमंदी खुली थी। इसकी मोहब्बत और शफ़क़त का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि वो फ़ोन पर बात करते हुए आंसू भी बहा रही थी। जिसे सुबहान ने बखूबी महसूस किया। वह अरूसा की हर बात को तहे दिल से ज़हन नशीन कर रहा था। आप बेफ़िक्र हो जाए अरूसा भी, क्योंकि पलवशा अब मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका पूरा ख्याल रखूँगा। आपको कभी भी मुझसे शिकायत नहीं होगी। सुबहान ने इसे यकीन दिलाकर पूरी तरह से मुतमिन कर दिया। फिर 2-4 बातों के बाद इसने फ़ोन रख दिया। तब पलवशा भी बैख्तियार करके आ चुकी थी। फिर ढेर सारी हदायत और दुआओं के साथ इन्हें रुखसत किया गया। घर पहुंचते ही से दादी का पैगाम मिला। पलवशा को कमरे में जाने का इशारा करके वह सीधा इनके कमरे में, जहां हमेशा की तरह इस वक्त सभी मौजूद थे, माँ सवा पापा के, जबकि मामा बैग में कपड़े ज़रूरत की दिगर अशिया रखवा रही थी, जिनमें से सारा सामान लेडीज़ का था। सुबह ने हैरत से सबको देखा। अस्सलाम वालेकुम, इसने मुश्तरका सलाम किया तो सभी ने जवाब दिया, लेकिन नज़र शरारत से मुस्कुरा रही थी। सुबहान के कान अलर्ट हो गए, दिमाग में खतरे की घंटियाँ बजने लगी। ओए होए, ज़िल्ले खैर नाल पहुँच गए पुत्र? दादी ने इसे करीब बुला के अपने शाने से लगाते पूछा। वो आज फिर ज़रूरत से ज़्यादा लाड दिखा रहे थे। ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं था। सुबहान को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। ओए होए, जी दादी, बहू ठीक है? जी दादी ठीक है, पर ये सब क्या है दादी? इतना सारा सामान किस लिए? इसने जा बचा कमरे में फैले बैग्स और सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओए लड्डू, इतना सारा कित्थे है? बस ज़रूरत की चीज़ें। कल को अगर तुम दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो क्या पड़ोसियों से उधार मांगोगे? हैं? दोनों? कौन दोनों? ओए यार, तू और पलवशा। और कौन भाई? अभी 4 दिन पहले तो तेरा इसके साथ ब्याह हुआ है। एनी छेती भूल गया इसको? दादी ने खिलखिलाते हुए वजाहत दी तो इसके सर पर छत आ गिरी। ओए होए, धमाका हो गया। जोरदार झटका धीरे से लगा। व्हाट? पलवशा? लेकिन वो मेरे साथ क्यों जाएगी? इसने तहैयर से आंखें फैलाकर पूछा। इसे दादी की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। लो जी, कर लो घर। ओए तेरे नाल नहीं तो क्या गवांडियों के नाल जाएगी? ब्याह तेरे नाल हुआ तो जाहिर बात है तेरे नाल ही जाएगी ना। दादी इसकी बात का मजाक उड़ाते हुए शुगल से कहा तो सभी हंस दिए। ओफो दादी, आखिर आप समझते क्यों नहीं? आखिर वो मेरे साथ कैसे रहेगी? इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दादी हमेशा इसे बेचैन कर देते थे। बड़ा आसान है, वैसे रहेगी जैसे सब रहते हैं। ओए झल्लिया, सवेर को तू दफ्तर चले जाया करना, वो पीछे से घर का काम काज कर लेगी। शाम को जब तू आएगा तो वो तेरे लिए खाना बनाकर तेरा इंतजार करेगी। और तुझे क्या चाहिए? ओए पुत्र, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे और तेरे घर को संभालने वाली तेरे पास होगी। क्या खाक संभालेगी? उल्टा मुझे इसे संभालना पड़ेगा। सुबहान की रस्ते भर की सारी खुशगवारियाँ चंचलाहट में बदल चुकी थी। इसे नए सिरे से गुस्सा आने लगा, इसलिए इसने दादी की बात के जवाब में एहतजाजन कहा। ये तो और भी अच्छी बात है ना भाई, क्योंकि मुस्तकबिल में तो रातों को उठ कर बच्चों को आपने संभाला ना, इसलिए भी से प्रैक्टिस कर लें। भाभी को संभालने की इसी बहाने आदत भी हो जाएगी। कल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओए होए, दानिश की ज़ुबान फिसल चुकी थी। दानिश ने किसी बड़े छितर खाने में दस रही। शट अप दानिश, बी सीरियस। यहाँ मेरी जान को बनी हो, तुम्हें मजाक सोच रहे हैं? सुबहान इसे गुस्सीली नज़रों से देखते हुए जारहाना अंदाज में टपटा। क्यों डांट रहा है इसे ज़िल्ले? ठीक ही तो कह रहा है, बच्चा साथ ले जाएगा बहू को तो तभी आदत होगी ना। खिलाफ तवक्को दादी ने पहली बार इसे डांटने की बजाय हमायत की तो सदमे, खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के बायस दानिश की आंखें बेतहाशा फैल गई। ओए होए, दानिश में कुछ हो ही ना जावे। सदमे, खुशी ते हैरत दे बायस
लेकिन दादी मैं दफ्तर देखूँ या घर में, मैं मुश्किल में फंस जाऊँगा दादी। वो किसी तौर पर भी आज दादी की बातों में नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि पलवशा इस लैदा घर में तो क्या इस भरे पूरे घर में भी जल्दी खुद को मिक्स नहीं कर पाएगी। इसलिए वो दादी के फैसले की इतनी जानदार मुखालफत कर रहा था कि हैदर आगे बढ़ा। कूल डाउन सुभान, आई थिंक दादी ठीक कह रहे हैं। अगर आप पलवशा भाभी को साथ नहीं लेकर जाएंगे तो इनके घर वालों को लगेगा कि आप इनका ख्याल नहीं रखते। खुद तो आप दूसरे शहर में होंगे, वो ये समझेंगे कि हमने इनकी बेटी को बहू नहीं बल्कि अपने घर की नौकरानी बना रखा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन्हें साथ ले जाएं। मुझे यकीन है वो जल्दी आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे। हैदर ने अपनी खिदमत पेश करते हुए बात फ़ौरन संभाल ली। वो मुतफिक हुआ या नहीं, ताहम खामोश ज़रूर हो गया। सारे मुंडे ने पीछे ली करके पाए जाते हैं। अपना सबक काफ़ी, इतना सबक, इन्ना सबक काफ़ी है या और देना पड़ेगा? दादी ने कमर पर हाथ रखकर इनके बीच में दाखिलत की। अंदाज तरह से जताने वाला था कि सुभान शर्मिंदा हो गया। बस दिल्ले, एक बारी मैंने कह दिया कि बहू तेरे नाल जाएगी तो मतलब जाएगी, आई गल दिमाग विच। दादी ने फैसला कुन अंदाज में बात ही खत्म कर दी, तो इसे ना चाहते भी हमेशा की तरह इनकी जिद मानना पड़े। अगले दिन शाम को इन दोनों ने निकलना था। पलवशा के घर से सभी आए। 2 दिन बाद इनकी कनाडा के लिए फ़्लाइट थी, इसलिए वो बेटी को खुद रुखसत करने आए थे। जाने से कबल सब ने से बतौर ख़ास पलवशा की हिफाजत की नसीहतें की, जिसे वो बेदिली से सुनता रहा, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी इसकी फिक्र में घुलता देखकर बच्चा खासा चिढ़ गया। आखिर में अम्मा भी ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। सुभान पुत्र, मेरी पलवशा बड़ी भोली है, इसका ख्याल रखना। शाम को जल्दी घर वापस आ जा करना, वरना अकेले घर में परेशान होती रहेगी। अरे दादी, ये आप क्या कर रही हैं? खुदारा मुझे गुनाहगार ना करे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। दादी को इल्तिजा करते देखकर बेहद शर्मिंदा होता हुआ इनके हाथ पकड़कर बोला। फिर पलवशा दादी से गले मिलकर जोर रोना शुरू हुई तो चुप होने का नाम न लिया, यूँ आज जैसे आज ही मैके से रुखसत हो रही हो। गाड़ी में बैठकर भी वो सबको मुसलसल हाथ हिलाकर भीगती नज़रों से ओझल होता देखती रही। MBA करने के बाद सुभान को लाहौर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी। पता नहीं यार क्या है हमारे बाहर ना, हर टाइम पता नहीं बीच बाज़ार में हमारा घर है, वैसे है तो बीच बाज़ार में, कभी कोई गड्डी चलने की आवाज़, कभी हॉर्न की आवाज़, पता नहीं क्या क्या होता रहता है यहाँ पे ना। इसे कंपनी की तरफ से घर की ऑफ़र हुई। ताहम दादी को पसंद नहीं था कि कंपनी के घर में चनाचा इन्होंने सुभान को इसका ज़ाती फ्लैट खरीद कर दिया, जो कि एक बिल्डिंग की 3री मंजिल पर वाक़या था। गाड़ी अलबत्ता कंपनी की थी। 5 मरले का छोटा सा फ्लैट, 2 बेडरूम्स, बिमा बाथरूम, एक किचन, एक बरामदा जो बतौर टीवी लाउंज इस्तेमाल हो सकता था। बरामदे के बीच में एक छोटा स्टोर, एक बाथरूम, छोटा सहन, जिसका अकबी हिस्सा लाहौर के मेन हिस्से की तरफ खुलता था, जहाँ हम वक्त गाड़ियों और टिकट ट्रांसपोर्ट का शोर सुनाई देता। हाय सुभान दे घर दा भी वही मसला जरा साडा मसला। आखिरी हिस्से में एक अदर ड्राइंग रूम, जिसे वो स्टडी रूम के तौर पर इस्तेमाल करता था। फ्लैट अगरचे छोटा था, ताहम बेहद खूबसूरत था। सुभान ने हर चीज़ को नफासत से सेट कर रखा था। वो बचपन से सलीका शौर और हद दर्जा सफाई पसंद था। इसी बेतरतीबी और गंदगी से सख्त नफरत थी। अपने फ्लैट को भी इसने एकदम चमका कर रखा हुआ था। पहली दफ़ा दाखिल होने पर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि इस घर में औरत ज़ात का वजूद नहीं, क्योंकि इतना सलीका और नफासत किसी छड़े के बस की बात नहीं थी। कुकिंग में भी वो माहिर था। शाम को दफ्तर से लौटने पर वो खुद हांडी बनाता और रोटियां पकाने में तो इसने अपनी वालदा आलिया रज़ा को भी मात दे दी थी। ओए होए एड्डा सुगड़ मुंडा, इधर सिर्फ नावलों के विच ही मिलते हैं। खाने पकाने में तो वैसे मैंने इतना सुगड़ देखा हुआ अपनी लाइफ में। इसके अलावा अपनी इस पसंद की तमाम डिशेस वो बेहद लजीज़ व उम्दा पकाता। कभी कभार जब वो ज़्यादा थक जाता तो मजबूरी के तहत होटल से खाना लाता, वरना तो खुद कुकिंग करता रहा। सफाई सुथराई का काम तो इसके लिए वैसे तो इसने काम वाली माई रखवा रखी थी, जो इसके दफ्तर चले जाने के बाद तकरीबन 10 बजे आती और 12 बजे तक झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह धोकर वापस चली जाती। फ्लैट की एक चाबी इसके पास थी, लेकिन इतवार को जब इसका ऑफ होता तो काम वाली को छुट्टी देकर वो खुद डस्टिंग करता। वो बहुत खुश होकर मुतमिन अंदाज में अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहा था। इसकी अपनी एक दुनिया थी जहाँ सिर्फ इसकी मन मर्जी चलती थी। लेकिन अब इस दुनिया में पलवशा ना भी इनकलाब आ चुका था, जिसने सब कुछ जेर ज़बर करके रख दिया था। पलवशा के पहले इसकी ज़िंदगी फिर इस घर में आ जाने से सब कुछ बदल गया था। इसकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई थी। वो तो होनी सी, एक तरतीब बुज़ादार बंदा तो एक बेतरतीब बंदी। पलवशा ठीक से दरवाज़ा बंद कर लेना। अगर कोई बैल दे तो पूछे बगैर दरवाज़ा मत खोलना, खासकर किसी अनजान के लिए तो बिल्कुल नहीं। वैसे भी तुम कौन से यहाँ किसी को जानती हो, इसलिए बेहतर है कि दरवाज़ा मत खोलना। घर में फ़ोन में कोई मसला हो तो मुझे फ़ौरन कॉल कर लेना। ओके, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। दरवाजे पर खड़ा ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार सूटेड बूटेड हाथ में ब्रीफ केस थामे इसे हदायतें जारी कर रहा था। वो मुतफक्कर चेहरा लिए हूँ हाँ में सर हिलाती जा रही थी। फिर मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सुनिए ज़रा 1 मिनट। अभी वो दूसरी सीढ़ी पर था कि पलवशा ने इसे आवाज़ दी और तेरी से नहीं कदमों लौटा है। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? सुभान ने फिक्र से पूछा। नहीं मसला तो नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि मैं अकेली घर में शाम तक क्या करूँगी। उंगलियां मरोड़ते हुए इंतहाई मुतफक्कर अंदाज में कहते बस सीधा सुभान के दिल में उतर गई। इसने मुस्कुराकर पलवशा की परेशान हाल सूरत को देखा और वो इसकी हालत समझ सकता था। तुम फिक्र मत करो, आज मैं जल्दी घर आ जाऊँगा, फिर हम घूमने चलेंगे, तुम तैयार रहना। और तब तक तुम घर की साफ़ सुथराई करना, नाश्ते के बर्तन धोना, और हाँ मेरी वार्डरोब में अपने कपड़े सेट कर लेना। इन्हीं सब कामों में वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा और शाम हो जाएगी। वेरी सिंपल। कितनी सहूलत से सुभान ने इसे वक्त गुजारी का ट्रिक समझाया। दूसरी जानिब पलवशा की जान ही निकल गई। लो कर लो बात वक्त तो तब गुजरे ना जब मैं ये सारे काम करूँगी, क्योंकि मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। दौर फिटे मुँह।
अपनी दानिश में बम फोड़े दयानतदारी से सच बता दी। और दादी ने कहा कि मोहतरमा घर संभालेंगी। दादी सच दादी, कुर्बान जाऊँ आपकी सोच पर। सुभान ने ख्याल में दादी से मुखातिब होते हुए तासुफ से कहा, ओके फिर ये सब काम रहने दो, काम वाली आकर खुद कर देगी। तुम ऐसा करो, ऐसा करना, स्टडी रूम में कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, इनका मुताला कर लेना, शायद तुम्हें पसंद आए। अगर ये भी ना हो तो घर में केबल लगी हुई है, टीवी देखकर टाइम गुजारना। शाम को मैं ज़रा जल्दी आने की कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एक नई तरकीब बताते हुए सुभान ने फ़ौरन जाने का कसद किया। मुबादा अब इससे भी इनकार ना करते। फिर बिना इसका जवाब सुने वो चला गया और पलवशा दरवाज़ा लॉक करके अंदर आ गई। रात 12:30 बजे वो लोग घर पहुँचे थे। 4 घंटे के मुसलसल सफ़र ने थका दिया, इसलिए मुश्किल कपड़े बदल कर वो लोग बिना कुछ खाए बिस्तर पर ढेर हो गए। सुबह नाश्ता करने के बाद सुभान ऑफिस के लिए तैयार हो गए, क्योंकि सुबह देर से आंख खुलने पर नाश्ता बनाने का वक्त नहीं था। शाम को वो दोनों अपनी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट में मौजूद थे, जो सुभान के ऑफिस को ली गली का था, और इसकी बीवी निदा बेहद हंसमुख, मिलनसार और मेहमान नवाज थी। जबकि अली खुद निदा की निस्बत संजीदा था। अक्सर सुभान रात की चाय या डिनर इनके साथ ही करता। इस वक्त तो सब लोग चाय से दिगर लवाजमात से इंसाफ करते खुशकपियों में मसरूफ़ थे। निदा को भोली भाली मासूम सी पलवशा बेहद पसंद आई। कुछ ही लम्हों में इसकी अच्छी दोस्ती होगी। देख लिया निदा, मैं कहता था कि एक नंबर का छुपा रुस्तम है, और अब तक इसने बाकायदा साबित भी कर दिया। कैसे चुपके से शादी कर ली और हमें हवा तक नहीं लगने दी। ये सब इसलिए किया ना ताकि हमें वलीमे के चावल ना खिलाने पड़े। अली ने तकरीबन 10वीं बार इसकी सरप्राइज शादी का शिकवा करते हुए इसे छेड़ा। बदले में सुभान ने इसके कंधे पर एक थुप रसीद की, जिस पर निदा और पलवशा दोनों की हंसी निकल गई। चलो जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे एक बात सुभान भाई, जल्दबाजी में ही सही दुल्हन चुन कर लाएं आप। सच पलवशा भाभी बहुत प्यारी है, एकदम छुई मुई सी। निदा ने इसकी थोड़ी पकड़ कर तारीफी अंदाज में कहा तो वह शर्मा गई। सुभान भी इनकी बात पर दिल से फखरी अंदाज में मुस्कुराया, क्योंकि इस बात से इसे बेकहा इनकार था। वो खुद भी तो इसी हुस्न का दीवाना हुआ था। निदा भाभी, मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी गैर मौजूदगी में आप पलवशा को कंपनी दी। अकेली घर में बोर होती है। कुछ मैं भी इसकी तरफ से फ़िक्रमंद होता हूँ। आजकल लाहौर के हालात भी कुछ ठीक नहीं, इसलिए क्यों शर्मिंदा करें सुभान भाई, ये भी भला कोई कहने की बात है। अरे मुझे तो बेहद खुशी है कि बैठे बैठे इतनी अच्छी सहेली की कंपनी मिल गई। अब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, क्योंकि मैं हूँ ना इनका ख्याल रखने के लिए। मैं भी घर बैठी बैठी बोर हो जाती थी। कितनी बार अली से कहा कि जॉब कर रहे हो, लेकिन ये मानते नहीं थे। पर अब इसकी ज़रूरत नहीं, मैं रोज़ आपके घर आ जाया करूँगी, या फिर हम दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे। क्यों पलवशा? सुभान की बात काटते हुए निदा ने तफसीलन अपना फ़राख दिलाना प्रोग्राम बताया, तो पलवशा भी खुशी से सर हिलाने लगी। बातें साफ साफ क्यों नहीं कहती कि पीठ पीछे हम बेचारे शौरों की बुराइयां किया करेंगी। अली ने महज छेड़ने की गर्ज से बात का रुख बदलते हुए कहा। फिर दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसती है। जवाब में निदा ने खतरनाक तेवरों से अली को घूरा। ओए होए, अली शहादत मरतबे तफाइज होकर ना कर जाए। ज़ाहिर है ढूंढने से भी कोई अच्छाई वाली बात तो मिलेगी नहीं, इसलिए बुराइयों से काम चलाना पड़ेगा। और वैसे भी हम नाजुक अंदाम लोग आपकी तरह दौड़ दो चार की कैलकुलेशन पे तो मगजमारी करने से रहे। निदा ने कभी अली को बहस में जीतने नहीं दिया था। नाजुक अंदाम नहीं, कोड़ मगज़ को खुद को, क्योंकि कैलकुलेशन तो तब करोगी ना जब गिनती आती होगी। लाख के आगे कितने सिफर आते हैं ये तो तुम्हें पता नहीं। हमेशा मैथ के पेपर में नकल लगाकर पास होती रही हो। बढ़िया ही मैडम मगज़ खपाई करने वाली। ओए होए, एड्डा वड्डा ताना मारता। अली ने निदा की दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि वह हिसाब में ज़रा कमज़ोर थी, इसलिए वो अक्सर इसकी नालायकी पर मजाक उड़ाता था। ताहम अब दोनों की बाकायदा लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जो देर तक जारी रही। सुभान को तो आदत हो गई थी, क्योंकि वो दोनों इसकी मौजूदगी का भी लिहाज नहीं करते, तो यूं ही तानाबाजी पर उतर आते थे। तमाम पलवशा बड़ी दिलचस्पी से इनकी नोकझोंक एंजॉय कर रही थी। फिर निदा और अली ने रात के 11 खाने पर रोक लिया। वो रात 12 बजे के करीब अपने फ्लैट में वापस आए। अगले दिन वादे के मुताबिक निदा इनके घर मौजूद थी। पलवशा इसे बेडरूम में ले गई, अपने कपड़े ज्वेलरी वगैरह दिखाई। फिर चंदी दूधों की बातों के बारे से मेहमान नवाजी का ख्याल है। निदा भाभी प्लीज़ आप बुरा मत मनाइएगा, मैंने तो आपकी अच्छी तरह खातिरदारी करती, पर क्या करूँ मुझे चाय वगैरह बनानी नहीं आती। पलवशा ने शर्मिंदगी से बताया तो इसे हैरत हुई। क्या आपको चाय बनानी नहीं आती भाभी? चाय तो क्या, मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। मम्मा ठीक ही कहती थी कि एकदम निकम्मी हूँ मैं। पहली बार अपनी गलती तस्लीम करते हुए मासूमा जैसा मुंह बनाकर इतनी मासूमियत से बोली कि निदा को इस पर तरस के साथ साथ प्यार भी आया, और इसकी शर्मिंदगी से झुके सर को थोड़ी सी ऊंचा करते हुए हंस पड़ी। हाय अल्लाह, मैं सदके जावा, कितनी भोली हैं आप। खैर कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा ना, आइए हम दोनों मिलकर चाय बना दें। इसी बहाने मेरी खातिरदारी भी हो जाएगी और आपको चाय बनानी भी आ जाएगी, जो कि बहुत ही आसान है। निदा ने इसकी मनमोहनी सूरत को देखते हुए हल पेश किया, तो वो खुशी से चहक उठी। फिर दोनों किचन में जाकर चाय बनाने लगी। साथ ही बातों का सिलसिला भी जारी था। हमारी शादी का 1.5 साल हो गया, पर आज भी लोग देखकर कहते जैसे नया ब्याह था जोड़ा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा अली के साथ दोस्तों की तरह रिएक्ट किया। बीवियों वाली जिम्मेदारियां अपनी जगह, लेकिन एक शौहर को अपनी बीवी हमेशा दोस्त के रूप में अच्छी लगती है। पता है लोग कहते हैं कि एक मर्द शादी के 1-2 साल बाद ही अपनी मैरिड लाइफ से बोर हो जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक यही रीज़न है कि लड़की माँ बनने के बाद खुद को बच्चों और घरेलू जिम्मेदारियों में इतना उलझा लेती है कि शौहर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती, और बेचारा शौहर इस रूटीन से उकता जाता है। लेकिन मेरे और अली के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं अली को कभी बोर नहीं होने देती, हमेशा किसी न किसी काम के हवाले से इनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। खुदा ताला ने अभी तक हमें औलाद नहीं दी, लेकिन मुझे महसूस कभी नहीं हुआ, क्योंकि अली भी किसी बच्चे से कम नहीं। जितना वक्त घर में होते हैं मुझे भगाए रखते हैं।
सच पूछो ना तो मुझे भी इनके काम करना अच्छा लगता है, जैसे इनके लिए नाश्ता बनाना, ऑफिस की तैयारी में इनकी मदद करना, शाम को इनकी मनपसंद खाने बनाकर तारीफ वसूल करना, फिर रात को इनके ऑफिस के कपड़े इस्त्री करना और इनकी खातिर खुद भी सज धज कर तैयार होकर इनका वेट करना। सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन इसी रूटीन को फॉलो करते गुजर जाता है और मेरे ख्याल में तो एक बीवी को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि इन मर्दों की फितरत में शामिल होता है। ज़रा सी बीवी की त्वचा हटी नहीं और ये दूसरी हसीनाओं की जुल्फ़ों के असीर हुए नहीं। इन्हें काबू में रखने के लिए अपनी ज़ात से उलझाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। निदा चाय बनाते हुए मुसलसल अपनी कहे जा रही थी, बिना इसकी तरफ नज़र उठाए, जिसका चेहरा फिक्र और परेशानी से उतर गया। फिर बर्नर ऑफ करके निदा ने इसकी हवाइयाँ उठते चेहरे को देखा तो हैरान हुई। अरे भाभी, आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो रही है? मैं तो बस आपकी मालूमात में इजाफे के लिए कह रही थी, लेकिन सुभान भाई इसे बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत ही नेक और शरीफ है। इतना अरसा हो गया नहीं यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक इनकी कोई कंप्लेन नहीं सुनी। वो तो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। सो प्लीज़ डोंट वरी। निंदा इसे इस हद तक सीरियस होते देखकर वजाहतें देने लगी। आखिर कब तक नेक बने रहेंगे? जब इन्हें लगेगा कि इनकी बीवी किसी लायक नहीं, तब तो वो ज़रूर किसी और की जुल्फ़ों के असीर हो जाएंगे। और इनका भी क्या कसूर होगा? भला मैं हूँ जो इसी काबिल। मम्मा कितना कहती थी कि कोई काम सीख लो, पर मैंने इनकी नसीहतों पर कभी कान नहीं धरी। लेकिन अब मुझे अंजाम भुगतना होगा। सुभान तो वाकई बहुत अच्छा, लेकिन मैं ही इनके काबिल नहीं। इसलिए एक ना एक दिन तो इनका ये दिल मुझसे भर ही जाएगा ना। पहली बार वो इतनी समझदारी की बातें करी थी। शायद ये निदा की बातों का ऐसे थके हुए इस नहज पर सोच रही थी। ताहम निदा इसे यूँ परेशान देखकर पछताई कि आखिर इसने क्यों पलवशा को सब बताया। नहीं भाभी, नहीं निदा भाभी, मैं भी आपके जैसी बीवी बनना चाहती हूँ। मैं भी सुभान के सारे काम खुद करना चाहती हूँ, ताकि वो भी अली भाई जैसे शौहर बने रहे। बोलिए भाभी, क्या मुझे आप सिखाएंगी? निदा के हाथों के थाम कर विल्तजाई अंदाज में बोली तो निदा शर्मिंदा होगी। क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी, लेकिन एक बात बताऊँ, आपको कोई भी काम सीखने से ज़्यादा शौक़ और लगन से आता है। अगर आप किसी भी काम में दिलचस्पी लेकर शौक से करेंगी ना, तो आप इसमें माहिर हो जाएंगी। बस दिल लगी से कोशिश कीजिएगा, फिर देखना धीरे धीरे आप सब काम सीख जाएंगे। तब तो बेचारे सुभान भैया भी आपके आंचल से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, बल्कि वो तो मकनातीस की तरह खींचे चले आएंगे अपनी गुलो गुलजार की तरफ। अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाते हुए आखिर में निदा ने इसे छेड़ा तो वो शर्मा गई, लेकिन वो दिल से इसकी मदद के लिए मशकूर थी। वक्त की कमी के बायस हम आज प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहला सबक दे जाती हूँ, जिसे ना सिर्फ आप आज के लिए बल्कि हमेशा के लिए ज़हन नशीन कर लें। और वो ये कि शोहर घर आने पर हमेशा प्यार से होंठों पर मुस्कुराहट के साथ बन ठन कर इसका इस्तकबाल करें, क्योंकि इस तरह करने से इसकी आधी थकन तो दूर हो जाती है। बाकी सबक कल से शुरू करेंगे, ओके? निदा ने शुरुआत करते हुए कहा तो वो खुशी से सर लाने लगी। फिर इन दोनों ने बातों के साथ चाय भी नोश फरमाई और यूँ पहला दिन इख्तिताम को पहुंचा। सुबह इसकी आंख किचन में हो रही बर्तों की खटर पटर से खुली। इसने कसलमंदी से अंगड़ाई लेते हुए भरपूर जमाई ली। फिर खुले बालों को जुड़े में मकेद करके पाँव में चप्पल अड़स कर वो आंखें मसलती किचन के दरवाजे तक आई, लेकिन सुभान के हाथों के महारे से चलता देखकर इसकी खुलती बंद होती आंखें, जो कि नींद के खुमार से भरपूर थी, हैरत के बाइस पूरी तरह फैल गई। कलांचे भरती हुई इस तक पहुंची। नाश्ता बना रहे? इसे महारे से रोटी बेलते देखकर इसने दिलचस्पी से पूछा। जी हाँ, नोश करेंगे आप? सुभान ने धन से कहा, क्योंकि इसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि बीवी होने के बावजूद खुद किचन में सर खपाई कर रहा था। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी जोजा मोहतरमा के लिए भी नाश्ता बना रहा था। नोश? ये तो मामा ने नाश्ते में कभी नहीं बनाए। बहुत मज़ेदार होते हैं क्या? वो इसके तंज को कतई ना समझते हुए इंतहाई मासूमियत से अलग ही मतलब निकाल बैठी तो पराठे को घी लगा दे सुभान की हंसी निकल गई। वो पछताया कहकर, क्योंकि पलवशा हर बात का उल्टा मतलब निकाल कर सवाल पर सवाल करने लगती थी, और फिलहाल इसके पास पलवशा के बेतुके सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं था, लिहाजा फ़ौरन बात बदलने लगा। नहीं, बेहद बकवास होते हैं। खैर तुम बताओ, पराठे के साथ फ्राई अंडा लोगी या ऑमलेट? सैंडविच खाना पसंद करोगी या फिर स्लाइस विद बटर जैम? सुभान ने किसी माहिर कुक की तरह पका हुआ पराठा प्लेट में रखते हुए इंतहाई फुर्ती से ऑमलेट मिक्सचर तैयार करते हुए लिस्ट बताई तो हैरत से इसके कान खड़े हो गए। क्या आपको इतना कुछ बनाना आता है? वो यकीन नहीं कर पा रही थी। जी बिल्कुल, बंदा नाचीज़ कुकिंग में मास्टर है, बिलीव मी, वरना आजमाइश शर्त है। सुभान ने किसी उम्दा कुक की तरह जवाब दिया तो वो मायूस होगी। शर्म से डूब मरो पलवशा, देख वो मर्द होकर कितना कुछ पका लेते, और एक तू गधी जिसे चूल्हा जलाना भी नहीं आता। बेचारे सुभान भी आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? आखिर को एक दिन इससे आगे तो वो सोचना भी नहीं चाहती थी। नहीं नहीं, मैं आज ही निदा भाभी से बोलूँगी कि मुझे जल्दी से सब कुछ सिखा दे। तखय्युल में खुद को कोसने के बाद पक्का हद करती अगला प्रोग्राम तरतीब देने लगी कि अचानक सुभान ने इसे खामोश देखकर इसके सामने चुटकी बजाई को वो एकदम चौंकी। क्या सोच रही थी? अगर ये सब पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और। नहीं, मैं ऑमलेट पराठा ही लूँगी। इसकी बात काटते हुए फ़ौरन बोली कि वो मज़ीद खुद से शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। वेरी गुड, ठीक है, तुम मुँह हाथ धोकर आ जाओ, तब तक मैं नाश्ता टेबल पर लगाता हूँ। सुबह ने नहीं हदायत जारी की तो वो खामोशी से के साथ किचन से बाहर निकल गई। नहीं, टेबल तो ला ऐसा कदी सी वैसे। फिर इसने पूरी दिलजमी के साथ निदा भाभी से ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, जिसमें फ़िलहाल कपड़े इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना, हर चीज़ सलीके से सेट करना और हल्की फुल्की कुकिंग वगैरह शामिल थी। वो बहुत खुश थी ये काम सीख कर, ताहम अभी मुकम्मल अबूर हासिल नहीं कर पाई थी, और अपनी इसी नई मोहमजोई के बारे में इसने सुभान को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो इसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। सुभान ने भी अक्सर बेशतर इसके रवैये में चेंज महसूस किया, लेकिन फिर ये सोचकर ज़्यादा नोटिस न लिया कि होना हो ये निदा भाभी की सोबत का असर था, अलबत्ता आज इसका दिल अपने सरप्राइज़ से पर्दा उठाने का था। इसलिए आज वो सुभान की मनपसंद चिकन बिरयानी बना रही थी, जिसके नाम के सिवा से अलकाब भी मालूम नहीं थे। इसलिए निदा भाभी बाकायदा सर पर खड़ी होकर इसे बताई जा रही थी। ये लीजिए भाभी, हो गई तैयार। देखा कितना आसान है, और आप काम कर डर रही थी।
बस अब इसे 15 मिनट के लिए दम पर लगा दें, फिर बिरयानी रेडी। निदा ने इसे आखिरी बार कफ़कीर से चावलों की तह सेट करने का बताया तो वो बेहद खुश हुई। अरे भाभी, ज़्यादा गहराई में कफ़कीर ना चलाएं वरना चावल टूट जाएंगे, बस इतनी एहतियात रखें, याद रखें। फिर दम खोलने के बाद बड़े ध्यान से कफ़कीर के जरिए नीचे से ऊपर चावलों को हिलाते हुए मिक्स कर दें और आखिर में मज़ेदार चिकन बिरयानी तैयार। निदा ने इसका हाथ रोक कर एहतियात बताई। फिर इसने आंच धीमी करके बिरयानी दम पर लगा दी। शाम को सुबहान रोज़मर्रा के मामूल से हटकर 1 घंटा लेट कर आया। पलवशा बेसब्री से इसकी मुंतज़िर थी। फिर बैल की आवाज़ पर फ़ौरन लपकी। थका थका सुबहान दरवाजे पर खड़ा था। पलवशा ने इसके हाथ से ब्रीफ केस ले लिया। आ गए आप? निदा भाभी के दिए गए सबक को दोहराते हुए गर्मजोशी से बोली। जी नहीं, अभी बाहर हूँ, ये तो मेरा भूत खड़ा है। मुसलसल बिजी आवर्स के बाद थकन से चूर होने के बायस पलवशा का बोंगा सवाली से बेहद बोर लगा। फिर वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ टाई की नॉट ढीली करता लाउंज के सोफे पर गिर गया और आंखें मूंद ली। थकन चेहरे के अलावा इसके अंग अंग से वाज़ेह थी। पलवशा को इस पर तरस आया। सुनिए, आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, फिर खाना भी तो खाना। वो इसके सर पर खड़ी होकर बोली तो इसने आंखें खोल दी। ओह नो, अभी खाना भी बनाना है। नो वे, आज तो हिम्मत नहीं, होटल से ले आता। उकताहट की शदीद एहसास के तहत वो अंदर जाने के लिए खड़ा हुआ। अरे नहीं, आज होटल से लाने की ज़रूरत नहीं, मैंने खुद खाना बनाया। वो मुड़ा ही था कि पलवशा की अगली बात ने इसके कदम रोक लिए। शायद कोई और बोला था या शायद इसके कान बजने लगे थे या फिर इस पर थकन सवार थी जो वो गलत सुन रहा था। सुबह ने एक झटके से रुख मोड़कर इसे देखा। मैंने आपकी फेवरेट चिकन बिरयानी बनाई है, आप फ्रेश होकर आ जाए, तब तक मैं गर्म कर देती हूँ। नहीं, ये वहम तो ना था, क्योंकि वो मज़ीद बता रही थी। ओए होए, व्हाट? खाना यानी चिकन बिरयानी, और वो भी तुमने? रियली? सुबहान को तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो शर्माती हुई सरस बात में हिला गई। या अल्लाह, ये क्या मौजज़ा हो गया, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। सुबहान गोमोगो की कैफियत में था। पलवशा जा चुकी थी, इसलिए वो भी खुश होता चेंज करने चला गया। एक के बाद दूसरा और अब तीसरा चम्मच भी मुंह में डालने के बावजूद सुबहान ने अच्छे या बुरे किसी किस्म के रिमार्क्स नहीं दिए। जबकि इसके सामने बैठी पलवशा उंगलियां चटखाते हुए इंतहाई पजल अंदाज में इसके नासमझ में आने वाले तासुरात नोट कर रही थी। सुनिए, आपने बताया नहीं कि बिरयानी कैसी लगी। चौथा चम्मच भी मुंह की तरफ जाता देखकर इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, इसलिए खुद ही पूछ लिया। जवाब में सुबहान ने इसके मुंतज़िर चेहरे को कुछ लम्हे बगौर देखा, फिर इसे मज़ीद तंग न करते हुए खुलकर कहकर लगाकर हंस दिया तो वो खफकी से मुँह बसोर गई। सुबहान में लगता इज़्ज़त नहीं बची। वेल डन, ग्रेट, वेरी फैंटास्टिक, डिलीशियस। सुबहान ने मुख्तलिफ अल्फाज में दिल खोलकर ज़बरदस्त तारीफ़ की तो खुशी से खिलखिला उठी। सच्ची आपको अच्छी लगी? इसने गर्मजोशी से पूछा तो सुबहान ने नफ़ी में सर हिला दिया, जिससे इसके मुस्कुराते लब सुकड़ गए। अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी। इसने मज़ीद वजाहत की तो वो खुशी से फूल कर कुप्पा हो गई। बस फिर ठीक है, अब आप बेफिक्र हो जाए, अब से सारे काम मैं खुद करूँगी। सुबह आपके कपड़े भी प्रेस करूँगी और नाश्ता भी मैं खुद ही बनाऊँगी। इसने मज़ीद बताया तो सुबहान को करंट लगा। ये आज के दिन इसके हवाले से दूसरा बड़ा झटका था। एटम बम नहीं बल्कि पूरे का पूरा मिसाइल था जिस पर गिरा था। ओए होए, इलाही खैर। पलवशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इसने बेयकीनी से पूछा। जी हाँ, लेकिन क्यों? वो ना समझी से उल्टा पूछ गई। नहीं, दरअसल ये स्त्री नाश्ता, आर यू श्योर तुम कर लोगी? लो, कर लो बात, मैंने कहा ना मैं कर लूँगी। बस आप मुझे ज़रा जल्दी उठा दीजिएगा क्योंकि सवेरे मेरी आंख नहीं खुलती ना, इसलिए वो क्या है ना कि मैं बचपन से नींद की बहुत कच्ची हूँ। बस आप मुझे उठा दीजिएगा। खालिस्तान बीवियों वाली फिक्रमंदी सुबहान हैरान रह गया। फिर इसे अपनी प्लेट में बिरयानी डालते देखकर वो सोचने लगा कि आज के दिन का नाम वेडनेसडे नहीं बल्कि सरप्राइज डे होना चाहिए था। फिर वो खुद ही हंसता हुआ प्लेट पर झुक गया। चाले सरप्राइज चंगे मिलते पे तो हजम कर ला। सुबह इसने पलवशा को तो क्या ही जल्दी उठाना था, उल्टा वो तो खुद पूरा 1 घंटा लेट उठा। हड़बड़ाकर आंखें खोलते हुए इसने जल्दी जैसे घड़ी पर टाइम देखा, इसे ज़ोरदार करंट लगा। घड़ी पर 7 बजे थे, इसका जहन मुकम्मल बेदार हो गया। उफ खुदा, आज तो 8 बजे एमडी के साथ मीटिंग है और मुझे तो पौने 8 बजे ऑफिस पहुंचना था, यानी अब सिर्फ 45 मिनट बचे थे। ये सोचते इसके जिसमें मैं बरक रफ्तारी दौड़ के फिर इसने जल्दी से अपने दाएं साइड पर दुनिया माफिया से बेखबर खराटे लेती पलवशा को बुरी तरह झंझोड़ डाला। पलवशा उठो जल्दी, मुझे काफ़ी देर हो रही है। कम ऑन, गेट अप, फंटेस्टिक, फटाफट नाश्ता बनाओ। अरे नहीं, इसमें टाइम लग जाएगा। ऐसा करो, सिर्फ चाय बना दो और हाँ, मेरी ग्रे शर्ट भी प्रेस कर दो, तब तक मैं बात ले लूँ। वो इसे एक के बाद दूसरा हुक्म जारी करके खुद वॉशरूम में भाग गया। अंदाज तहकम ऐसा था जैसे वो बड़ी माहिराना सलाहियतों की मालिक को। पलवशा बखलाई सी छलांग लगाकर बिस्तर से उतरी, बिना चप्पल पहने किचन में भाग गई। बर्नर ऑन करके चाय के पानी में साथ ही दूध पत्ती चीनी सब कुछ जल्दी चाय बनाने की गर्ज से डालकर ढकने के बाद आँच फुल करके वो भागती हुई कमरे में आई। वार्डरोब से सुबहान की शर्ट निकालकर इस्त्री का स्विच लगाकर स्टैंड पर शर्ट फैलाने लगी। वॉशरूम से शावर चलने की आवाज़ आ रही थी। वो तेरी सी शर्ट पर इस्त्री करके तय बिठाने लगी। पलवशा, टावल देना ज़रा। सुबहान ने वॉशरूम से आवाज़ लगाई तो वो इस्त्री छोड़कर सोफे पर पड़ा टावल लेकर वॉशरूम की तरफ भागी। टावल देकर वापस मुड़ी थी कि सुबहान ने से फिर बुलाया। पलवशा, स्टडी रूम में मेरी ऑफिस फाइल्स पड़ी हैं, इनमें से ग्रीन और ब्लू कलर की फाइल्स उठा लाओ जल्दी। अल्लाह, मैंने लगता इन्हें चाह भी नहीं सही बनन देनी, इन्हें शर्ट भी छड़वा देनी तो बाद इल्ज़ाम भी सारा उड़ते आई ना।
सुभान ने नया हुक्म जारी किया तो वो चलती स्त्री छोड़कर स्टडी रूम की तरफ लपकी। बमुश्किल ढूंढ ढांड कर फाइल्स लेकर वापस लौटी। तब तक स्त्री अपना काम दिखा चुकी थी। सुभान के बुलाने के बाद सुबह खलाहट में स्त्री शर्ट से उठाने भूल गई। फाइलें बेड पर फेंक कर वो स्टैंड पर झपटी। फौरन शर्ट उठाई जिसके नीचे से धुएं की छोटी सी जिग-जैग नुमा लहर हवा में मुअल्लक हो गई। शर्ट की बैक साइड पर एक प्यारा सा गोल दायरा बन चुका था जिसके इस पार वार्डरोब से लेकर वॉशरूम तक का सारा मंजर वाज़ेह नजर आ रहा था। इससे बेहद शर्मिंदगी हुई। अभी वो शर्ट का पोस्टमार्टम ही करी थी, किचन से शन की भरपूर आवाज़ आई। फिर कुछ याद आने पर माथे पर हाथ मारती हुई मजीद बौखला गई। हाय अल्लाह मेरी चाय! शर्ट वहीं स्टैंड पर फेंकी। अब इसकी दौड़ का रुख किचन की जानिब था। 2 कप चाय, जिसमें से 1 कप तो वही चूल्हे पर गिर गई थी। बकी केतली में सिर्फ 1 कप चाय बची थी जो तेज़ आंच के बायस बाहर निकलने को बेताब थी। पलवशा के तो हाथ पाँव फूल गए। इसने जल्दी से बर्नर ऑफ किया, फिर इसी बौखलाहट में बिना कपड़े के हाथ ढक्कन की जानिब बढ़ा दिया। सी ढक्कन शेल्फ पर गिराते हुए इसने फ़ौरन हाथ खींच लिए। इसकी उंगलियां जल गई थी। इसकी आंखें फ़ौरन अपनी दर्द की शिद्दत से बाईस गर्म पानियों से भर आई। फिर धुंधलाई आंखों से इसने अपनी बेहद नाजुक लेकिन बेहद तहाशा सुरख उंगलियों को देखा जहाँ अब दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। इसने बेख्तियार अम्मा भी को याद किया जिसे ज़रा सी खराश लगने पर सारा घर सर पर उठा लेती थी। गुजरा वक्त याद करके इसे और भी रोना आने लगा। पलवशा पलवशा कहाँ गई हो, इधर आओ। बेडरूम से सुभान की गरजदार इंतहाई गुसीली आवाज़ इसके कानों से टकराई तो वो सहम गई। फिर रोना भूलकर वो आंसू साफ करती जल्दी से बाकी मादा चाय कप में डेल कर कमरे में आई जहाँ सुभान हाथों में सुराखज़दा शर्ट थामे इंतहाई सिर्फ जीन्स में गीले बालों के साथ चेहरे पर इंतहाई खतरनाक तासुरात लिए बड़े जारहाना अंदाज में चकफेरियाँ ले रहा था। फिर इस पर नज़र पड़ते ही रुक गया। व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? एक ही बात को बेक वक्त 2 ज़ुबानों में बोलते हुए इसने शर्ट इसकी आंखों के सामने लहराकर इंतहाई गुसीले अंदाज में पूछा। सुभान ने पहली बार इसे इस कदर सख्ती से बात की थी इसलिए बच्चा खासा डर गई। तो तुमने ये शर्ट जला दी? इतनी भी अक्ल नहीं तुम्हें कि स्विच ही निकाल जाती? इसे टोकते हुए सुभान ने खा जाने वाले अंदाज में कहा तो वो और खौफज़दा हो गई। आंसू एक बार फिर पलकों पर ही हल्कूरे लेने लगे जिन्हें बमुश्किल इसने बहने से रोका। अपने हाथ का दर्द तो वो जैसे भूल ही गई थी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से दूसरी शर्ट निकाल कर प्रेस कर दो विद इन 2 मिनट्स। सांप का शर्ट को सोफे पर उछालते हुए इसे बुत बने खड़े देखकर इसने गुस्से से कहा तो वो होश में आई। फिर रोबोट की हरकत करते हुए चाय से थमाकर नई शर्ट निकाल कर प्रेस करने लगी और सुभान चाय के सिप लेने के साथ साथ फाइल्स के सफ़े उलटते हुए कुछ स्टडी करने लगा। फिर इसने शर्ट प्रेस करके सुभान को दी तो इसने चाय का कप बेड पर रखकर फ़ौरन शर्ट पहनी। टेबल से मेरा ब्रीफकेस और वॉलेट उठा लो, हरी अप। कॉलर सीधे करके मोड़ते हुए इसने नया हुक्म जारी किया तो फ़ौरन तामील के लिए मुड़ी। वापसी पर हाथ में मतलूबा चीज़ें थी वो पकड़ाने की गर्ज से जैसे आगे बढ़ी कि चाय का कप उठाकर सीधा होते सुभान से जा टकराई। नतीजे में चाय का कप उलटकर फाइलों के शफाफ सफ़ों पर ढेर हो गया। कुछ छींटे सुभान की अधखुली शर्ट पर भी नक्शो निगार बना के। ओ गॉड, ये क्या कर दिया तुमने बेवकूफ़ लड़की? सुभान ने इंतहाई दृष्टि से कहते हुए कप दूर उछाल कर नीचे से सफ़े निकाले लेकिन चाय अपना काम दिखा चुकी थी। सुभान को इस लम्हे पर वशा पर इस कदर गुस्सा है कि दिल चाहे इसका गला घोंट दे। व्हाट नॉनसेंस, पागल हो क्या तुम? सारी फाइल का सत्यानाश कर दिया। पता है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी? ये पूरे 2 दिन की मेहनत करके तैयार की थी आज की मीटिंग के लिए और तुमने सारी मेहनत ज़ाया कर दी, अंधी कहीं की। हद दर्जे बदतमीजी और करख्त किसी से डांटते हुए सुभान ने सफ़े बेड की तरफ उछाल दिया। ताहम जब्त की आखिरी हदों को छूती पलवशा का सबर जवाब दे गया। बमुश्किल हलकुरे लेते आंसू मौका मिलते बाढ़ फैलांग कर तूफानी रफ्तार से बहने लगे। गुस्से और अफसोस के बायस वो फट पड़ी। लो कर लो बात, गलती भी अपनी है। मैंने कहा था देर से जगाओ, फिर सारे काम मेरे सर पर छोड़कर खुद वॉशरूम में घुस गए और जो सुबह सुबह मेरी परेड करवाई वो अलग। जल्दबाजी में एक तो मेरा हाथ भी चल गया, उल्टा आप मुझे डांट रहे। जाए, मैं आपसे बात ही नहीं करती, चली जाऊंगी मैं अपनी मामा के पास, नहीं रहना मुझे यहाँ। बात करते करते इसकी हिचकी बंद की। फिर जब वो रोना शुरू हुई तो चुप होने का नाम ही न लिया। सुभान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। गुस्सा तो जैसे फ़ौरन उड़नछू हो गया। फिर से यूँ सारों कतार रोते देकर इसके दिल को कुछ हुआ। वाकई गलती तो इसकी थी। अपने देर होने का गुस्सा इसने मासूम पलवशा पर निकाला। वो भी इसे इतना ज़बरदस्त डांट कर सुभान को शिद्दत से अपने संगीन रवैये का एहसास हुआ। पलवशा मेरी जान, आई एम रियली सॉरी, मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था। वो इंतहाई प्यार से वजाहत पेश करने के लिए आगे बढ़े थे कि इसने दूर से इसके हाथों को छटक दिया। खबरदार, हाथ मत लगाए मुझे, मैं सारी ज़िंदगी आपसे बात नहीं करूँगी, बहुत बुरे हैं आप। बेतहाशा रोते हुए रिंदी आवाज़ में कहकर बेड पर बैठकर हिचकियों से रोते हुए लगी। साथ ही अपनी सुरख उंगलियों को फूंके मारते हुए इसे और भी रोना है। सुभान को इसकी इस मासूम बच्चा जैसी अदा पर टूट कर प्यार है लेकिन वो सितम यह था कि वो इसे करीब ही नहीं आने दे रही थी। पलवशा पलवशा प्लीज़ चुप हो जाओ, देखो ऐसे मत रो, चुप हो जाओ। बार बार अगर कर वो अपनी बेहद खूबसूरत गजाली आंखों पर जुल्म करी थी जो मुसलसल होने के बाद सुरख हो चुकी थी। अच्छा दिखाओ मुझे कैसे जल गया हाथ। सुभान इसके बेहद करीब बैठ गया। फिर इसकी गोद में रखा हाथ अपनी तरफ खींच लिया जो वाकई सुरख हो रहा था। इसे नए सिरे से अपने रवैये पर अफसोस हुआ। रहने दे, पहले इतना डांट दिया, प्यार जता रहे, मैं नहीं करूँगी मैं आपसे बात, चली जाऊँगी मैं आपसे खफा होकर। एक बार फिर इसके हाथ को झटकते हुए इसने अपना इरादा बताया तो सुभान का दिल सुकड़ कर फैला क्योंकि पलवशा से दूर होने का तसव्वुर इसके लिए सुहाने रू था। जो भी था इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था क्योंकि वो झल्ली से इसके दिल की मलका जो थी। प्लीज़ पलवशा मेरी जान, ऐसा जुल्म मत करना, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। और कहाँ ये जुदाई? नहीं यार, तुम बेशक मुझसे जी भर कर लड़ लो, झगड़ा कर लो, लेकिन मुझसे खफा कभी मत होना वरना मैं जी नहीं पाऊँगा यार, समझा करो स्वीट हार्ट। इंतहाई लगावट तो और प्यार से कहते हुए अपने हाथों की मुस्तकिल शरारत से इसे मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था।
कुछ तो था इसके लहजे में कि पलवशा यूँ रोते रोते एकदम चुप होगी, लेकिन इसने अभी तक सुबहान की तरफ नहीं देखा। मैं वाकई बहुत बुरा हूँ। अच्छा देखो, मैंने अपने कान भी पकड़ लिए, अब तो माफ़ कर दो प्लीज़, कम से कम एक बार तो मुझ गरीब की तरफ नज़र भर कर देख लो जान, प्लीज़। बाकायदा कान पकड़ते हुए इल्तिजाई अंदाज में बोला। पलवशा ने इसकी तरफ देखा तो इसके चेहरे पर नज़र पड़ते लब अपने आप मुस्कुरा उठे। इतनी जल्दी माफ़ी नहीं मिलेगी, पहले आपको 10 बार उठक बैठक करनी होगी, ये आपकी सज़ा है। फिर से नाक सुकेड़ते हुए इसने सज़ा सुनाई तो इसकी डिमांड पर सुबहान की हंसी निकल गई। ओके जो हुक्म मैडम, आपकी खातिर हम ये भी करते हैं, करने को तैयार है। वो उठाई था कि पलवशा ने बारू से पकड़ लिया। अरे नहीं सुबहान, मैं तो मजाक करी थी। पलवशा ने इसे सीरियस देख कर रोका तो हंसता हुआ फिर बैठ गया। हाथ अभी तक पलवशा के हाथ में था। ठीक है फिर वादा करो, मुझे छोड़कर जाने की बात कभी नहीं करोगी। सुबहान ने दूसरा हाथ इसके सामने फैलाकर कहा। वो खिलखिला उठी और इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। और आप भी वादा करें, आइंदा मुझे कभी नहीं डांटेंगे। मेरे बाप की भी तौबा जो मैं भीड़ों के छत्ते में हाथ डालूँ। सुबहान ने डरने वाले स्टाइल में कहा तो इसके सीने पर मुक्का मारकर हंसती, जिसमें सुबहान की भी हंसी शामिल थी। फिर सुबहान ने इसे खींच कर साथ लगाते हुए मुकम्मल तौर पर अपने हसार में छुपा लिया। शर्ट के ऊपरी बटन खुले होने के बाइस इसके सीने से टकराती पलवशा की गर्म सांसें इसका इम्तिहान लेने लगी। इसका दिल पूरी शिद्दत से धड़कने लगा। इसके सीने से लगी हुई इसकी धड़कनों के कितने करीब थी। वो इसे छूना चाहता था, इसकी सांसों को महसूस करना चाहता था। ऐसा पहली बार हुआ था कि इसको खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। हर हर लम्हा क़यामत बन गया था इसके लिए। वो इन लम्हों के शहर में पलवशा के हुस्न में पूरी तरह गर्क होना चाहता था, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं था क्योंकि पलवशा इन बातों को नहीं समझती थी और वो इसकी बेखबरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था क्योंकि बहुत मासूम और भोली थी। इन चीज़ों को समझने के लिए इसे वक्त दरकार था। सुबहान में इतना सब्र था कि वो पलवशा को इतना वक्त दे सके। इसके लिए वो मुश्किल खुद पर जबर करते हुए वो दिल की ख्वाहिश दिल में भी दबा कर इसे खुद से अलहदा कर गया। फिर उठकर चीज़ें समेटने लगा क्योंकि इसे काफ़ी देर हो चुकी थी। निदा भाभी की साबित कदमी से दी जाने वाली ट्रेनिंग के बेहद मस्बत असरात सामने आ रहे थे क्योंकि पलवशा ने पेशतर से ज़ायद घर की जिम्मेदारी संभाली। खाना बनाना, सुबहान की चीज़ों का ख्याल रखना, घर की सफाई सुथराई, सब काम महसन तरीके से करी थी। सुबहान इन सब के लिए निदा भाभी का बेहद मशकूर था। वो रात को बेड पर ऑफिस की फाइल्स पर लाए काम कर रहा था कि साइड टेबल पर पड़ा इसका मोबाइल बज उठा। पलवशा इसकी सुबह ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी। सुबहान ने फाइल से बिना नज़र हटाए हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और ऑन करके कान से लगा लिया। हेलो, अरे अंकल कैसे हैं आप? दूसरी जानी पलवशा के पापा थे जो कनाडा से बात कर रहे थे। अच्छा कब? सुबहान की सारी तवज्जो फ़ोन की जानिब थी जबकि पलवशा हर चीज़ से बेनियाज अपने काम में मगन थी। व्हाट, ये क्या कह रहे हैं अंकल? सुबहान ने पलवशा की पुष्ट को देखते हुए कदे धीमी आवाज़ से कहा। ये तो अच्छी खबर नहीं है अंकल। पलवशा को कितना सदमा होगा, न जाने क्या बात थी वो जो यूँ कह रहा था। नहीं अंकल, मुझसे नहीं होगा, आप खुद ही बता दें। जी यही है, मैं बुलाता हूँ। पलवशा, तुम्हारे बाबा का फ़ोन है, बुला रहे हैं। सुबहान ने इसे बताया तो वह चौंकी, फिर खुशी से इस्त्री बंद करके भागती हुई आई और इसके हाथ से फ़ोन ले लिया। हेलो बाबा जानी, हेलो बाबा, हेलो बाबा। अचानक बात करते करते सिलसिला मुनक़ता हो गया। शायद सिग्नल प्रॉब्लम था, लाइन कट गई, पूरी बात ही नहीं हो पाई। पलवशा ने नहायत अफसुर्दगी से मुँह लटका कर और मोबाइल इसे वापस कर दिया। पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे बाबा जानी, आपसे कुछ कहा इन्होंने? बाबा की अधूरी बात से परेशान होते हुए इसने सुबहान से पूछा तो इसने सर हिलाया। हाँ वो दरअसल पलवशा, तुम्हारा FA पार्ट 2 का रिजल्ट आ गया। सुबहान ने आहिस्ता से बात शुरू की कि यकलख्त पलवशा का रंग उड़ गया। इसके हाथ अचानक से ठंडे पड़ गए, माथे पर पसीने के नन्हे कतरे उभरे। सुबहान इसकी हालत देखकर बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन पलवशा का रोम रोम समात बन गया। फिर वो छुपा भी नहीं सकता था कि न जाने अपने रिजल्ट कैसे कितनी शिद्दत इंतज़ार हो। क्या हुआ? बमुश्किल इसने अल्फाज अदा किए। सुबहान को इसकी हालत पर तरस आया, लेकिन बताने की सिवा चारा भी कोई नहीं था। होया कि वो पलवशा, दरअसल अंकल बता रहे थे कि प्लीज़ जल्दी बताइए सुबहान, पलवशा ने इसे अटकते देखकर बेसब्री से पूछा। पलवशा, तुम इस्लामियत के अलावा बाकी सभी मज़ामीन में फ़ेल हो। ओए होए, एड्डी ने लैकी, मैं तो समझी सी जिड्डा सस्पेंस क्रिएट होया सी। मैं कहा शायद दादी लुड़क गई तो उनकी तला आनी ते इस्लामियत अलावा सारे च फेल। आखिरकार सुबहान ने बताई दिया। वो जानता था इसे शौक होगा लेकिन मजबूरी थी। व्हाट, ये क्या कह रहे हैं सुबहान, कितने मार्क्स हैं मेरे? वो मज़ीद एकदम करीब आते हुए ज़ोर से चिल्लाई। 10% भी नहीं है, ना होने के बराबर। सुबहान ने नहायत अफसोस से बताया तो इसके चेहरे का रंग फिर से बदला। क्या रियली? झूठ तो नहीं बोल रहे ना आप? यानी मैं पास नहीं हुई? ओ गॉड, हाउ लकी आई एम। ओए होए, वो सुबहान पर हैरतों के पहाड़ तोड़ गए। एक पल के लिए इसे लगा कि अपने फेल होने की खबर सुनकर पागल हो गया। थैंक गॉड मैं पास नहीं हुई, वरना फिर से मुसीबत खड़ी हो जाती। इसकी अगली बात ने सुबहान के ख्याल की शिद्दत से नफ़ी की। वो जो सोच रहा था अपनी नाकामयाबी की खबर पर इसे सदमा होगा, उल्टा इसे खुश देकर हैरत का शदीद सदमा तो सुबहान को लगा। पलवशा, तुम फेल हो गए, तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं है? सुबहान ने तहय्युर से पूछा। अरे इसमें अफसोस की क्या बात है, मुझे तो खुशी के पढ़ना नहीं पड़ेगा। मुझसे नहीं जाती चाटी जाती किताबें, पढ़ाई तो मुझे फांसी के मुतरादिफ लगती है। फर्स्ट ईयर के पेपर तो मैंने रो रो के दिए थे, ना जाने कि ऑल फॉल लिखा था, पर हैरत की बात थी कि मैं पास हो गई। लेकिन इस बार मैंने गलती से भी कोई गलती नहीं की पास होने के लिए, दिल से मेहनत की थी मैंने फेल होने के लिए। ओए होए, बड़े मज़े से बेड पर बैठकर सुबहान को अपना नज़रिया तलीम बताने लगी, जिसे सुनने के बाद इसे मज़ीद हैरत हुई। हम आखिरी बात पर इसके लब मुस्कुरा उठे। अच्छा जी, फेल होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है? सुबहान इस पागल दीवानी सी लड़की को अजीबो गरीब बातों पर दिल से महसूस होता है इसके लिए
हुआ था, इसलिए मज़ीद मालूमात के लिए सीने पर हाथ बांधकर इसे बगौर देखते शरारती अंदाज में पूछने लगा। और नहीं तो क्या, दिल भर कर बकवास लिखी मैंने पेपर्स में, तब कहीं जाकर फेल होने जितने मार्क्स इकट्ठे किए। 1150 में से पूरे 85 मार्क्स लेना कोई एमी शेमी बात तो नहीं है ना। क्या थी वो पगली सी लड़की, किस तरह की बातें करती थी। सुभान ने इसकी बात पर जानदार कहकर लगाया। शायद वो दुनिया की पहली ऐसी लड़की थी जो मेहनत से फेल होकर यूँ खुश हो रही थी। वह मुश्किल इसने अपनी हंसी रोकी। चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस बार तुम्हें पास होने के लिए मेहनत करो, क्योंकि मैं तुम्हें तैयारी कराऊंगा। सुभान ने नई तजवीज़ पेश की तो वो चल पड़ी। क्या फिर से पढ़ाई? हरगिज़ नहीं। वाह जी वाह, पहले वहाँ और अब यहाँ। मैं नहीं, सुनिए जी, मैं कह रही हूँ मैं हरगिज़ नहीं पढ़ूंगी। लड़कियाँ बेचारी अच्छे घरों में शादी के लिए इतने सरदर्दी करती हैं, पर मेरी शादी तो हो चुकी है, फिर मैं क्यों पढ़ूँ। बिना इसकी सुने वो बोले चली जा रही थी। ओए होए, अरे ये तुमसे किसने कहा कि लड़कियाँ शादी के लिए पढ़ती हैं? सुभान ने एक बार फिर हंसते हुए पूछा। वो पलवशे का बेतकान बातों से बेहद दिलचस्पी लेता था। अम्मा भी ने और किसने, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे सामने पढ़ाई का नाम भी मत लीजिएगा। अब मैं घर संभालूंगी, बच्चे पालूंगी, या किताबों को रट्टे लगाऊंगी। रवानी से बोलते बोलते वो खुद नहीं जानती थी वो क्या बोल गई। ताहम सुभान ने इसकी हवा में उड़ते अल्फाज पकड़ लिया और भी से छेड़ने का भरपूर मौका हाथ लग गया। अच्छा तो आप बच्चे पालना चाहती हैं? वो इसके पास बैठ गया, लहजा शरारत से भरपूर, नजरें खुमार लिए हुए थे। वो इसकी गोद में रखे हाथ की चूड़ियों से छेड़खानी करने लगा। मकसद सिर्फ इसे एहसास दिलाना था रिश्ते का। जाहिर है बच्चों को पालना आसान काम थोड़ी है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सुभान के साथ हाथ मुसलसल मुतहरिक थे, जबकि इसके नाजुक पाँव से अपने मर्दाना पाँव की उंगलियों को मस करते हुए वो इसे तंग कर रहा था। लेकिन पलवशा हर एहसास से आ रही बी अम्मा की तरफ बोले जा रही थी। वेरी गुड, यानी ये सोच ले कि बच्चे पालें, लेकिन ये नहीं सोचा कि बच्चे दुनिया में आएंगे कैसे। बात करते करते सुभान का लहजा सरगोशियाना हो गया। फिर इसने पलवशा के बालों में लगा कैचर खोल दिया और हल्के से उंगलियां फेरते हुए इसके बाल शानों पर बिखेर दिए। ताहम इस पर पलवशा को कुछ महसूस हुआ। किसी गड़बड़ के तहत इसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सुभान के हाथों पैरों की मुसलसल हरकतें इसके दिल में गुदगुदी सी करने लगी। इसका बेकरार मखमूर लहजा पलवशा के नस्वानी जिस्मों से छेड़खानी करने लगा। इसकी पैगाम देती नजरें पलवशा के अंग अंग में मीठे एहसास की मानंद पेवस्त होने लगी। बालों में मुसलसल रेंगती इसकी उंगलियां इसकी रूह को बेकाबू करने लगी। ऐसा पहली बार हुआ था। मुतअद्दिद बारों बेखबरी में सुभान के करीब हुई थी, लेकिन यह एहसास ऐसे पहले कभी नहीं जागा था। फिर आज क्यों ऐसा हो रहा था कि सुभान की कुर्बत इसे शर्म दिला रही थी। वो खुद समझने से कासी थी। वो उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन दिल चुग लिखा रहा था। न जाने कि सुभान की हरकतें इसे अच्छी लगी थी। क्या मतलब है आपका? कितनी देर बाद वो बोलने के काबिल हुई तो सुभान अपनी कामयाबी पर ज़ेरे लब मुस्कुराया। फिर थोड़ी इसके कंधे पर रखकर दूसरा हाथ कमर में डाल के इसे और भी करीब कर लिया। पलवशा ने बेहद नर्वस होते हुए आंखें मूंद दी। मतलब ये कि बच्चों को दुनिया में लाने के लिए खाली बातों से कुछ नहीं होगा। होंठों को इसके कानों के करीब करते हुए ठहर ठहर कर भरपूर खमालू डूब जाने वाले अंदाज में कहता हुआ इसकी रही से जान भी निकाल ले गया। शर्म से सुर्ख पड़ती हुई पलवशा की रंगत सुभान के मुँह से और बेकाबू जज्बों से आगाही का भरपूर सबूत थी। सुभान बस कीजिए प्लीज़, बहुत हो गया। शर्म से लाल पड़ते हुए मुश्किल से रोककर हाथों में चेहरा छुपा गई। सुभान इसके अंदाज पर मुस्कुराया, फिर इसकी हथेलियों को चेहरे से हटाने लगा। वाह जी, अभी से बस, अभी तो मैंने कुछ। सुभान बहुत बेशर्म है आप, हटिए ना जाने आज इसे क्या हो गया था। वो अपने लफ्ज़ों की हरारत से इसे पिघलाने पर तुला था और वो कतरा कतरा मोम की तरह पिघल भी रही थी। वो उठकर जाना ही चाहती थी कि सुभान ने इसे बाजू से पकड़कर झटका दिया कि वो इसकी गोद में आ गई। जुल्फ़ों के आबशार ने चेहरे को ढांप लिया। सुभान ने एक लट को बड़े प्यार से हटाते हुए इस चांदनी के रूप को काली घटा से आज़ाद कर लिया। तब आंखें चार होने पर दिलों की धड़कनों ने रवानी पकड़ी थी। पलवशा के थरथराते गुलाबी लब इसके अंदर की प्यास को बढ़ाने लगे। हिजाब से उठती गिरती बंद होती पलके इसके हवासों पर पिछलियाँ गिराने लगी। इसके यकबस्ता कोमल से हाथों की कपकपाहट शैल होते हिसाब से फूलती सांसें लम्हा ब लम्हा सुभान को पील कर रही थी। वो झुककर और करीब हुआ तो इसने आंखें मीच ली। पलवशा, अगर मैं कोई गुस्ताखी कर बैठी तो मुझसे खफा तो नहीं होगी ना? करीब कहीं सरगोशियाना पागल कर देने वाली सहर अंगेज़ आवाज़ इल्तिजाई अंदाज में उभरी थी। ना जाने वो क्या मनवाना चाहता था। वो होश में कहाँ थी जो समझ पाती। मैं होंठों को हल्की चंबी से फ़कत इतना ही कह सकी, नहीं। बस एक लम्हे की बात थी कि जिस बात का जोरदार रेला क़यामत खेस हद तक बेकाबू हो गया। कमरे में जल्दी लाइट बुझ गई और इस खटाटोप अंधेरे में दिलों के दीप पूरी आबोताब से जल उठे, जिसने पूरे आलम को अपनी लो देती मोहब्बत भरी रोशनी से मुनव्वर कर दिया। कई रिमझिम जज्बों की खुलकर बरसात हो रही थी, जिसने जी भर के किसी के दिल की धरती को सैराब कर दिया। हर तिश्नगी क़यामत के लम्हों में मिटती चली गई और सुबह का उजाला फैलते दिलों के दीप टिमटिमाते हुए बुझ गए। और वॉशरूम से गीले बालों को दाएं हाथ की उंगली से झटक कर संवारता बाहर निकला तो पलवशा को नीम गुस्से से मुंह फुलाकर हाथों की चूड़ियों को नोचते फिर नागवारी से ड्रेसिंग पर फेंकते पाए, जिनसे पेशतर टूटी चूड़ियाँ बेड पर जा बजा बिखरी कर इस तरह की आप बीती सुना रही थी, जिन्हें देखकर सुभान के लबों पर गुलाफरी मुस्कुराहट बिखर गई। फिर इसकी शौक नजरों ने इस दुश्मन जहाँ का भरपूर जायजा लिया, जो गर्दनुमा से बेनियाज अपने काम में मगन थी। गीले बालों की तवील आबशार कुछ तो दाएं बाएं कंधों से होकर सीने पर बिखरी थी और कुछ पुष्ट पर जलवा अफरोज थी, जिसमें से शफाफ पानी के नन्हे कतरे टपक टपक कर ज़मीन पर गिर रहे थे। और कुछ ने इसकी कमीज़ को भिगो दिया था, जिसके नतीजे में गीली कमीज़ इसकी कमर से चिपक गई थी। पेशानी पर जमी दो सलवटें इसके मखमली रूप की सैर अंगेज़ी में इजाफा करी थी।
गुलाब की पंखड़ी जैसे नाजुक लबों को दांतों तले दबाती आज़ाद करती वो पूरी तला शोला ज्वाला बनी थी, जिसके हुस्न पर की पुरतपिश लो देती हरारत दूर से ही सुबहान के एहसासात को गरमा रही थी। इस पर क़यामत इसका यूँ गुस्सा करना पूरी शिद्दत से सुबहान के पुरसुकून थके मांदे असाब से छेड़छाड़ करने लगे। इससे शरारत सूझी और वो आहिस्ता से बिना हटके इसकी अदम तवज्जुही के बायस इसके सर पर पहुंच गया। फिर आईने में इसके हुस्न बिखेरते अक्स को देखकर मुस्कुराया, जो अभी तक अपने अकब में इसकी मौजूदगी से गाफिल थी। फिर सुबहान ने आहिस्ता से दोनों बाजू इसकी कमर में हमाइल करते से खुद से करीब कर लिया और थोड़ी इसके कंधे पर जमा दी। माय गॉड, कितनी हसीन लग रही हो तुम पलवशा, सच्ची मेरा दिल फिर से बेईमान हो रहा है। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। तुम्हारी कसम यार, अगर ऑफिस नहीं जाना होता ना तो। स्टॉप इट सुबहान, और हाथ मत लगाइए मुझे, सख्त खफा हूँ मैं आपसे। पलवशा ने इसके हसार को झटकते हुए इसका जुमला अधूरा ही रहने दिया। वो सुबहान की इस तर्जा अचानक गुर्बत से बेहद नर्वस हो गई। ताहम सुबहान ने इसकी नाराज़गी को कति खातिर में लाते हुए इसे साबका पोजीशन में फिर से पकड़ लिया। जानता हूँ, क्योंकि कल रात से तकरीबन 50 बार तुम यही बात कह चुके, पर मैं तुम्हें मना लूँगा, लेकिन अब भी नहीं, क्योंकि जो बात रात की तारीकी में पुरनूर चांद की मौजूदगी में रूठे महबूब को मनाने में वो अब कहाँ। इसके भीगे खुशबूदार गेसों की लटों में मुंह छुपाते हुए सुबहान का इंतहाई सरगोशियाना लहजा पलवशा के हिसाब शल करके इसकी बात में छुपे मतलब को समझते हुए कान की लोगों तक सुरख पड़ गई। हथेलियाँ ठंडे पसीने से तर हो गई। वो जल्द से जल्द सुबहान की गुर्बत से दूर होना चाहती थी, मुबादा के फिर से हिम्मत ना हार जाए। फॉर गॉड सेक सुबहान, प्लीज़ मत छेड़े मुझे, प्लीज़। इसकी बाहों की कैद को तोड़ते हुए ज़रा दूर खड़ी होगी। ताहम सुबहान फुल शरारती मूड में था। इस बार हाथ तो ना लगाया, लेकिन दूर से ही माइक्रोस्कोप जैसी नज़रें पलवशा को नर्वस करने के लिए काफ़ी थी। और बात करते करते खुद ही चुप हो गया, क्योंकि पलवशा बिना ध्यान दिए चूड़ियों से दस्तबरदारी के हिसाब का काम में मशगूल हो गई थी। सुबहान ने पैंट की जेबों में हाथ डालकर ड्रेसिंग से टेक लगाते हुए पुरशौक अंदाज में मुस्कुराते हुए इसके मुतहरिक हाथों को देखा, जिनसे वो चूड़ियाँ उतार कर मत तोड़ जाता रही थी। गोया सुबहान का सारा गुस्सा इन्हीं पर निकाली हो। क्यों गुनाह को मारी हो इन हसीन हाथों से मेरी जान, मुझसे कहा होता ये काम मैं हसन तरीके से सर अंजाम दे सकता हूँ। सुबहान जानबूझकर ऐसी गुफ्तगू कर रहा था ताकि पलवशा बोले, क्योंकि इसे तंग करने में सुबहान को बड़ा मज़ा आता था। इसकी बात पर बहस पे मंशा तप चुकी थी। खामोश हो जाए सुबहान, वरना मैं चली जाऊँगी। इसने सुबहान को डराने की गर्ज से हमेशा वाली धमकी दी। ताहम इसका भी सुबहान पर असर ना, उल्टा वो खुलकर मुस्कुरा दी। अच्छा जी, मैं जाने दूंगा तब ना। इसने तहमकाना जवाब दिया तो बेबस होगी। अच्छी बात है, मत जाने दे, लेकिन अब अगर आपने कुछ भी कहा ना तो मैं रो दूंगी। वो तो सिर्फ धमकी दे रही थी, लेकिन आंसू मौका मिलते इसके नैनों की सरहदों पर डांस करने लगे। सुबहान के दिल को कुछ हुआ, इसे पलवशा पर तरस आया, इसलिए फ़ौरन से जीता होता इसके करीब और दोनों हाथों को थाम लिया। आई एम सॉरी पलवशा। अच्छा बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पता भी तो चले कि तुम इतनी खफा क्यों। क्योंकि धोखा दिया आपने मुझे, चीटिंग किया मेरे साथ। ऐसे भी कोई करता भला? कैसे? इसके ढके छुपे लफ्ज़ों का मतलब वो बखूबी समझता था, पर फिर भी अनजान बन गया। वही जो हया के दामन में लिपटी अपनी बात मुकम्मल ही नहीं कर पाई, क्योंकि सुबहान बड़ी दिलजमी और दिलचस्पी से देख रहा था। इसे ढेरों शर्म आ गई। शाबाश, यानी सारा इल्ज़ाम मुझ करीब पर। सुबहान का लहजा फिर से शरारती हो गया। इसने भरपूर खफकी से देखकर हाथ छुड़ा लिए। सुबहान की बात भी सच थी, क्योंकि वो गुज़िश्ता रात की मुश्तरका बेखुदी का जिम्मेदार सिर्फ इसे ठहरा रही थी। कितनी शर्म की बात है, क्या सोचेंगे सब? रूसा मुझसे पूछेगी तो क्या बताऊँगी मैं? क्या मुँह लेकर जाऊँगी सबके सामने? रुख मोड़कर अपनी अकल के मुताबिक अपनी हाँक रही थी। सुबहान को हंसी भी और गुस्सा भी। यही मुँह लेकर जाओगी? अरे बेवकूफ़ लड़की, सब मैरिड कपल्स के बीच ये सब होता है। और वैसे भी खुद ही तो कह रही थी कि तुम्हें अपने बच्चे पालने। अब अगर हम कोई वसीला नहीं करेंगे तो तुम्हारे ख्वाब कैसे पूरा होगा? इसका रुख अपनी जानिब मोड़कर सुबहान ने शरारती अंदाज में समझाया, लेकिन वह हनूस परेशान थी, जैसे से कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। फिर इसके हाथों को झटक कर वो सोफे पर जा बैठी और बेचैनी से हथेलियाँ मसलने लगी। सुबहान ताहम इस बार उलझ के, क्योंकि पलवशा का रवैया इसे भी परेशान करके वो भी इसके साथ बैठ गए। देखो पलवशा, बी प्रैक्टिकल। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया, बिलीव मी। वो रूसा की बात याद करते से रमसान से समझाने लगा, लेकिन वो खामोशी। अच्छा एक बात बताओ, तुम खफा किस बात पर? अपनी बेखुदी पर या मेरी पेशकदमी पर? वो इसके दिमाग की गुत्थियों को सुलझाना चाहता था, इसलिए सिर्फ एक सिरे की तलाश में था, पर वो बोलती तब ना, बल्कि होंठों पर कुफर लगाए रुख फेर गई। बस यही सब बात सुबहान को तैश से लागी। इसका जवाब दे गया। वो इसे प्यार से समझाना चाहता था, लेकिन वो भी मुसलसल नखरे दिखा रही थी। बस पलवशा, बहुत हो गया, बंद करो अब ये ड्रामा। आखिर मैंने ऐसा क्या अनोखा कर दिया जो तुमने इतना बखेड़ा बखेड़ा कर रखा है? लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरा करीब होना गवारा नहीं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। वो बेहद गुस्से से अपनी बात मुकम्मल करके उठ खड़ा हुआ कि पलवशा ने इसका बाजू थाम लिया। आई एम सॉरी सुबहान, प्लीज़ मुझसे खफा ना हो, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। पलवशा को यूँ सुबहान का गुस्से से जाना अच्छा नहीं लगा। वो नादम थी अपनी गलती पर। सुबहान ने तासुफ से देखा, पे इसकी शर्मिंदगी से झुके सर पर नज़र डालकर गहरी सांस खारिज करते हुए इसे कंधों से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। तो फिर क्या प्रॉब्लम है पलवशा? मुझे प्लीज़ मुझे बताओ। पता नहीं सुबहान, मैं खुद नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है। पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ। इंतहाई बेबसी और लाचारी से कहते हुए इसकी आंखों में देखने लगी। सुबहान इसकी बेचैनी समझ सकता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। ठीक है, फिर एक काम करो कि अपने इस नाजुक दिमाग मोटी अकल पर ज़्यादा जोर मत डालो। शाम तक मेरा इंतज़ार करो, क्योंकि इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे ऑफिस से देर हो रही है। इस बारे में हम शाम को बात करेंगे, ओके? सुबहान ने इसके गाल को थपथपाते हुए खुशगवारी से कहा, तो सर हिलाकर इसकी तैयारी में मदद करने लगी।
दोपहर 12 बजे सुबहान हाफ डे ड्यूटी करके घर जल्दी आ गया, पर मुतअद्दिद बार बेल देने के बावजूद दरवाज़ा न खुला तो इसे परेशानी लाक हुई। फिर सोचा शायद पलवशा वॉशरूम में होंगी, और अचानक इसे दूसरी डुप्लीकेट चाबी का ख्याल है जिसे वह एहतियातन ब्रीफ केस में रखता था। इसने फ़ौरन चाबी निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ाई थी कि वो दरवाज़ा खुल गया, लेकिन बरामदशुदा चेहरे को देखकर वो गुंग रह गया। दानिश तुम? सुबहान ने दरवाजे से कछुए की तरह गर्दन निकाल कर देखते हुए दानिश से पूछा। ओए होए, हेलो बिग ब्रदर। टूथपेस्ट का ऐड बने दानिश ने अपने असली शरारती अंदाज में हालचाल पूछा और फ़ौरन इसके गले लग गया। सुबहान ने इसे ज़ोर से खुद में खींच लिया क्योंकि इसने वो सामने देखकर हैरत के साथ साथ बेहद खुशी हुई थी। दानिश तुम अचानक यहाँ कैसे? अलहदा होते हुए सुबहान ने फिर हैरानी से पूछा। हाय अल्लाह भाई, इतना हैरान क्यों हो रहे? कहीं मैं गलती से पड़ोसियों के घर में तो नहीं घुस गया? लेकिन भाभी तो इसी घर में थी। दानिश ने कमाल महारत से डरने की एक्टिंग करते हुए कहा तो सुबहान ने इसे एक धूप रसीद की। शट अप दानिश, चलो अंदर जाओ। फिर वो दोनों लाउंज में रखे सोफा पर बैठ के पलवशा शायद किचन में थी। कब आए हो? कुछ खाया पिया या नहीं? सुबहान ने फिक्रमंदी से पूछा क्योंकि वो और हैदर इसका बेहद ख्याल रखते थे। बस अभी तकरीबन एक घंटे पहले जनाब, और भाभी ने खूब जमकर खातिरदारी किया। इधर ठूस ठूस कर खिलाया पिलाया कि अब मुझे अपने पेट में समोसों पकौड़ों चटनी और दही भल्लों की बाहमी धींगा पुष्टि महसूस हो रही है। दानिश ने पेट पर हाथ रखते हुए बताया तो सुबहान कहका मंगान कर हंस दिया। तो थोड़ा खाना था ना यार, पेट कौन सा उधार का था जो वापस करने की लालच में भर लिया। खैर थोड़ी चहलकदमी कर लो, इसके बाद आराम करना, फिर सेट हो जाएगा। सुबहान से सोफे पर उछलते देखकर तजवीज़ पेश की। आराम का वक्त कहाँ है भाई? दाजी ने सख्ती से कहा। वापसी पर भाभी साथ होंगी तो जल्दी निकलना, इसलिए मैं भी निकलना होगा। शुक्र आप खुद आ गए, वरना मैं आपको ही फ़ोन करने वाला था। दानिश ने पूरी बात बताई जिसे सुनकर इसके कान खड़े हो गए। अब भी निकलना? भाभी को लेकर क्या मतलब है तुम्हारा? सुबहान ने बेहद चौंकते हुए पूछा। लो जी, भाभी को लेने ही तो भेजा दाजी ने मुझे। लेकिन क्यों? किसी अनहोनी के पेश नज़र इसने इसकी जान निकली क्योंकि इनकी पूरी फैमिली बीमा सिस्टर रूसा कनाडा से वापस आ गई और जल्द से जल्द इनसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए दाजी ने मुझे भाभी को लेने भेजा। दानिश ने अपने आने का मकसद बताया तो इसकी जान में जान आई। ठीक है, 1-1.5 हफ्ते तक मैं छुट्टी लेकर खुद पलवशा को ले आऊँगा। सुबहान ने टांगे मेज़ पर फैलाते हुए लापरवाही से कहा। 1-1.5 हफ्ता? यहाँ अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो गया ना तो मुझे घर से जूते पड़ेंगे। भाभी को तो मैं आज ही लेकर जाऊँगा, आपको जब छुट्टी मिलेगी आ जाइएगा। ऐसा मैंने नहीं, दाजी ने कहा। दानिश ने इसे पुरसुकून देखकर मजीद बताया। क्यों? आखिर ऐसी क्यों क़यामत आ गई जो 1 हफ्ता सब्र नहीं कर सकते तुम लोग? सुबहान तिल मिला के, क्योंकि पलवशा को भेजने का तसव्वुर भी इसके लिए जानलेवा था। भेजनी तो पैनी क़यामत तो आ जाएगी अगर मैं आज भाभी को लेकर ना गया, क्योंकि आज से ठीक 1 हफ्ते बाद यानी 3 जनवरी को बरोज़ इतवार के वादे के मुताबिक आपका तखेरी वलीमा होना करार पाया। शायद आप भूल के कि वलीमे की तकरीब आगे ज़रूर हुई थी पर मुलतवी नहीं, लिहाजा वलीमे में बर वक्त शिरकत के लिए भाभी को कबल अज़ वक्त ले जाना ज़रूरी है। आई बात समझ में भाईजान? दानिश ने माहिर तकरीर की तरह दलाइल से अपनी आमद का दुरुस्त मकसद समझाया तो सुबहान उछल पड़ा। क्या वलीमा? जी हाँ, और दादी ने यह भी कहवाल भेजा है कि आप भी कम से कम 2 दिन पहले छुट्टी लेकर आ जाएं, वरना वजह मुझे नहीं मालूम। दानिश ने इसकी हैरानी से पूछने पर पैगाम बहम पहुँचाया। वो खामोश तो हो गया था। दिल पलवशा के जाने पर बुझ गया। न जाने क्या क्या सोचा था इसने, सब मिट्टी में मिल गया। पलवशा, पलवशा, तुमने सुना? वो इसे पुकारते हुए कमरे तक आया, लेकिन फ़ौरन चुप हो गया क्योंकि पलवशा बड़े मज़े और इंतहाई खुशी से फटाफट पैकिंग करी थी। ओ, तो तुमने तैयारी भी कर ली मुझसे पूछे बगैर? सुबहान ने तन से पूछा। लो कर लो बात, आपने कौन सा इनकार करना था, इसलिए मैंने सोचा जब तक आप वापस आएंगे मैं तैयारी कर रखूँ। सच सुबहान, मैं कितनी खुश हूँ आपको बता नहीं सकती। पलवशा ने इसके बाजू पर गिरफ्त करते हुए गर्मजोशी से कहा तो सुबहान का दिल बुझ गया, यानी वो तन्हा ही बेसब्रा था जबकि इसे तो परवाह भी नहीं थी। हैव पेशेंस पलवशा, ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम 1-2 दिन तक वेट करो, किसी भी तरह छुट्टी लेकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सुबहान ने हद दर्जे उकताहट से इसकी बेसब्री पर तंज किया तो वो हैरान रहेगी। 1-2 दिन? सुबहान, यहाँ एक लम्हा भी मुझ पर भारी पड़ा। 1.5 साल हो गए मुझे अपनी बहन को देखे हुए। मेरा तो बस नहीं चलता है कि मैं उठकर वहाँ चली जाऊँ। आप मर्द है ना, एक औरत की फीलिंग को कभी नहीं समझेंगे। थोड़ी देर के लिए ज़रा खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचे, तब पता चलेगा मेरी बेचैनी और बेसब्री किस हद तक जायज़ है। कुछ अर्से में वो कितनी खरी सच्ची और पते की बातें करने लगी थी। सुबहान ने बेहद महसूस किया, लेकिन वो अपने इस दीवाने जज्बात का क्या करता जिन्हें एक तवील मुद्दत के लिए भी खुद से दूर होने पर रजामंद न था, जो बिना तेल के फड़फड़ाते हुए दिए की मानित पल दो पल में बुझने वाले थे। बस हो गया तुम्हारा लेक्चर? ठीक है, जाना तुम्हें तो चली जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा, खफा हो जाऊँगा तुम्हारी तरह। सुबहान ने आखिरी दौर चलते हुए इसी के अंदाज में धमकाया तो दुपट्टे को तय लगाती वहाँ थी। कोई बात नहीं, मैं मना लूँगी आपकी तरह, क्योंकि जो बात रात की तरीके में पुरनोट चांद की मौजूदगी में रूठे महबूब को मनाने, वो अब कहाँ है? यही कहा था ना आपने भी, मेरी नाराज़गी को बिना खातिर में लाए। वो भी कहाँ चूकने वाली थी। फ़ौरन पासा पलटते हुए इसी की बात दोहराकर सुबहान को लाजवाब कर गई। यानी लेन देन और हिसाब किताब में वो माहिर हो चुकी थी और बेचारा सुबहान इसे किसी एंगल से हाथ न आते देखकर चुप हो गया, क्योंकि हर बार की तरह दाजी के फैसले पर वो कोई एहतजाज नहीं कर सका था। हम पलवशा से दिल में पक्की नाराज़गी की ठान ली थी। अच्छा जी। वो जैसे हाशिम विला पहुंची, मैके और ससुराल वालों ने मुश्तरका तौर पर इसका पुरतपाक खैर मुकद्दम किया और बालहाना इस्तकबाल किया। सभी से मिलने के बाद वो रूसा से लिपट कर खूब रोई। दिल का सारा गुबार निकालने के बाद नन्हे ताहिर को खुद से में भेजकर प्यार करते हुए अपने बदले चाल चलन, उठने बैठने के मौजूदाना अंदाज से बाबा, मामा, अम्मा भी समेत रूसा को भी हैरान बल्कि परेशान कर गई।
माय गॉड पलवशा, ये तुम हो? इतनी समझदार, डिसेंट, अक्लमंद और सोबर सी, कम अज़ कम मेरी बहन पलवशा जिब्रान नहीं हो सकती। अरूसा ने बेशुमार खूबियों को इसमें एकजा महसूस करते हुए अपने सभी घर वालों के मुंह की बात छीन ली। वो सबकी मुश्तरका राय के तौर पर हैरानी से बोली तो सबने मुंतज़िर जवाबी नज़रों से देखा, जो माथे पर तेवनियाँ डालकर अरूसा को खफकी से घूरने लगी। इस वक्त कमरे में सिर्फ इसके मैके वाले थे। शाबाश, यानी पहली मैं बेवकूफ़ थी, गोभी थी या फिर मेरे सर पर सींग थे जो अब नहीं है। कम मौन अरूसा, मेरी शादी होगी 100 मसले मसाइल ने मेरे घर के। पहले जब मैं बचपना करती थी वो इसलिए क्योंकि वाकई में आप सबके लिए बच्ची थी, लेकिन अब मुझे बड़ा होना पड़ा क्योंकि सुभान के अलावा और बहुत से रिश्तों का वजूद मुझसे मंसूब है जिन्हें एहसन तरीके से मुझे निभाना है ताकि कोई आपकी परवरिश पर उंगली ना उठाए। समझी मैडम? और एक बात कि तुम इस वक्त अपनी बहन पलवशा जिब्रान से नहीं बल्कि मिसेस पलवशा सुभान से मुखातिब हो, जो हर लिहाज से तुम्हें मात दे सकती है। क्या समझी? एक एक लफ्ज़ को इंतहाई तोल कर बोलते हुए सब पर हैरतों की बिजलियाँ गिरा गई। अरूसा तो बेहोश होकर करीब बैठी होंक सी अम्मा भी की गोद में गिरने वाली थी, जो अगर इसका बेटा रोकर सारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल ना करवाता। ताहम मुनीबा जिब्रान तो इसके सद के वारिस आने लगी। वाकई वो कितना बदल गई थी और इसे उस ससुराल के रंग में रंगा देखकर इनके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ से रख गया जिसने इनके दिन का चैन और रात की नींदें उड़ा रखी थी। फिर दोनों घरों में वलीमे की तैयारियां शुरू हो गई। वक्त कम था लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए हर कोई अपनी तैयारी के मामले में गर्मजोशी से सरगर्म अमल था। फिर इन्हें अफरा तफरी के दिनों में वलीमे से ठीक 2 दिन पहले दादी की सख्त हदायत पर सुभान भी आ गया। चुपचाप खिंचा सबसे मिलने के बाद अपने कमरे में बंद हो गया। दोपहर से रात होगी लेकिन इसे पलवशा नज़र नहीं आई। ना ही इसने पूछना ज़रूरी समझा क्योंकि वो इसी से नाराज़ था, इसलिए अब खुद को टरपराने की सच्ची सज़ा देना चाहता था। लेकिन वह जाने कहाँ थी, इंतज़ार तवील होता जा रहा था। वो शिद्दत से इसका मुंतज़िर था। दूसरी जानिब इस मुख्तसर अरसे में पलवशा ने एक सलीका शौर औरत का सबूत देते हुए अपने मैके और ससुराल में तवाज़ुन रखने के लिए वो पूरी समझदारी से अपने फ़राइज़ निभा रही थी। सुबह होते हुए अपने वालिदैन के यहाँ चली जाती, सारा दिन गुजारती, शाम को दानिश से लेने चला जाता। दोनों तरफ को बिना मौका दिए इसने अपनी अक्लमंदी से खुश कर रखा था। वो तो अपने वलीमे के लिए वो मैके और ससुराल की तैयारी में खूब हाथ बटा रही थी और अपनी कीमती अरासी ने मुस्तफ़ीद करी थी। इस रात वो ज़रा देर से दानिश के साथ लौटी तो सुभान की आमद की खबर सुनकर सीधा अपने कमरे में चली गई। सुभान अपनी वार्डरोब के दोनों पट खोले, खींच कर कपड़े निकालता गुस्से से फेंक रहा था। शायद वो अपना नाइट ड्रेस ढूंढ रहा था। ना मिलने की सूरत में नतीजतन सोफे, बेड और कलीन पर जा बजा ट्राउज़र शर्ट्स का ढेर लगा हुआ था। पलवशा इसके निरूठेपन को भांपते हुए ज़ेर लब मुस्कुराई बिना हट के इसके कब में खड़ी हो गई। अरे सुभान, आ गए आप? कमाल महारत से इंसान बनने की एक्टिंग करते हुए इसने हैरत से पूछा कि एकदम इसने चौंक कर पलवशा पर भरपूर नजर डाली। सियाल लिबास में उजली किरण की मानित दमकती रंगत कितनी तवज्जो तलब हुस्न समेटे हुए थी। कुछ लम्हे वैसे देखे गए लेकिन जैसे नज़र इसके हशाश पेशा चेहरे पर पड़ी तो गुस्सा नए सिरे से उठ कर आया। इस लम्हे पलवशा की हंसी ने जहर का काम किया। क्यों नहीं आना चाहिए था? वापस चला जाओ, लटमार अंदाज में जवाब दिया गया था। उल्टा इसके मुंह पर दे मारा। वो मुश्किल हंसी कंट्रोल कर पाई, फिर जानबूझ कर इसे तंग करने को दिल चाहा क्योंकि वो पहली बार यूँ रूठा रूठा बेहद क्यूट लग रहा था। ओए होए, ऐसा गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसे पूछ लिया। अब जाहिर है आपको तो आना ही था क्योंकि परसों भाई हमारा वलीमा जो है। कलीन पर बिखरे ढेर को उठाकर बेड पर रखते हुए इसने नॉर्मल अंदाज में याद दहानी करवाई। जवाब में सुबह ने खा जाने वाली नजरों से घूरा। बड़ा शौक है तुम्हें वलीमा करवाने का। जाहिर है बार बार दुल्हन बना किसको अच्छा नहीं लगता, बशर्ते कि दुल्हा एक हो। पलवशा ने इसके वजी चेहरे को दिल शौक नज़रों से देखते हुए कहा तो पल भर को सुभान हक्का बक्का रह गया। क्या कहना चाह रही थी वो? क्या मतलब था इसकी बात का? आज वो बहुत बदली भी लग रही थी। इसका शरारती लहजा, निगाहों की शोख लाली, शरीर चाल ढाल और मानी कैसे इशारे, आज तो वो कुछ नया ही रंग लिए हुए थी। सुभान ने इसे बगौर देखा, फिर सर झटकते हुए रुख फेर कर अलमारी का जायज़ा लेने लगा जो मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी थी। अंदाज़े से अक्सर इग्नोर करने वाला था। वो 2 कदम आगे बढ़े। सुभान खफा है मुझसे? इसने सुभान को बेचैनी से बालों में उंगलियां फेरते हुए देखकर पूछा तो इसका हाथ रुक गया। नहीं, मुझे तो भंगड़ा डालना चाहिए ना कि मेरी बीवी मुझे वहाँ अकेला छोड़कर यहाँ भाग गई थी। पलवशा को यूँ मासूम बनने से जहर लगा इसलिए फट पड़ा। ये आप गलत बयानी करें, मैं भागी नहीं थी बल्कि दादी ने मुझे बुलवाया था। पलवशा ने इसकी बात की तौसीक की तो वो खामोश हो गया। अच्छा बाबा, माना कि मेरी गलती थी, चले अपना नाराज़गी छोड़े, फटाफट मान जाए। ओह, तो आपको मेरी नाराज़गी की परवाह है? सुभान ने अब्रूज कर पूछा। बिल्कुल, अब आपकी नहीं तो क्या पड़ोसियों की परवाह करूंगी मैं? इसने सुभान की बात मजाक में उड़ाई तो वो गुस्से से घूरने लगा। यानी अभी वो इस मामले में गैर संजीदा थी, लेकिन पलवशा ने परवाह न करते हुए कपड़ों के ढेर को खंगारा और स्काई ब्लू शर्ट निकाली। लीजिए, शर्ट ढूंढ रहे थे ना आप, ये पहन ले, ये आप पर बहुत सूट करेगी। शर्ट सुभान की तरफ बढ़ाते हुए इसने कहा तो सुभान ने नागवारी से शर्ट को देखकर गुस्से से इसका हाथ छटक दी। नहीं पहननी मुझे। ओफो सुभान, पहन लीजिए ना, बजीद होकर बोली। एक बार कह दिया ना कि नहीं पहननी, समझ में नहीं आता तुम्हें? अब की बार सुभान बिना लिहाज के गुस्से से धाड़ा तो वो सहम की। दिल तो बेहद दुखा, लेकिन वो बात को मजीद तोल देकर बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए नज़रअंदाज कर गई। चलिए जनाब, मत पहनिए क्योंकि ऐसे भी तो आप बेहद हसीन लग रहे हैं। पलवशा ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इसके कसरती जिस्म को देखकर शौकी से कहा तो सुभान की पेशानी पर बल पड़ गया। अगरचे सुभान इसकी शरारती अंदाज को भांप गया। एक बार तो इसका दिल चाहा फ़ौरन मान जाए, लेकिन वो बदला पूरा करना चाहता था क्योंकि अपनी बेकरारियों का कुछ तो खराज वसूल करना था। अच्छा सुभान, प्लीज़ अब मान भी जाइए ना। वो बाकायदा मिन्नतों पर उतरा ही। सुभान का दिल बिल्लियों उछलने लगा, लेकिन चेहरे पर संजीदगी का खोल चढ़ा रखा था। और अगर मैं ना मानूँ तो क्या करोगी? खैर जनाब, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ क्योंकि आपको मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जानते हैं कैसे?
पूरे एतमाद लहजे में कहते हुए वो कई कदम का फासला समेट कर इसके मुकाबिल आ गई। उसकी प्यासी आंखों में झांका जहाँ शिकवा था, गिला था, नाराज़गी थी, क्या कुछ ना था इसकी आंखों में। पलवशा ने फराक दिली से इसके शिकवे को कबूल किया, लेकिन दूसरी जानिब सुभान कि इसके इस कदर वालिहाना अंदाज पर पहुँच कर रह गए। वो तो वाकई इस पलवशा से मुख्तलिफ थी, जिन्हें एहसास से बिल्कुल नाबलद थी। पलवशा न काफ़ी फासला भी समेट के इसके शाने में खुद को छुपा गया और वह हैरतों के समंदर में गोताजन कबूतर की तरह आंखें मटकाता रह गया। मुझे माफ़ कर दे सुभान, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं खुद भी आपसे एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं होना चाहती। शायद आप यकीन न करें, लेकिन यही सच है। आपकी जुदाई में दिन रात मेरे लिए भी सूली पर कटे। इस पल के बाद ये दूरियां मेरे लिए भी अजाब बन गई थी। ये क्या कह थी वो? मुकम्मल खुदस्पुर्दगी के आलम में पलवशा का एतराफ़ मुश्किल ज़फ़रान की तरह इसके पूरे वजूद में सरायत कर गया। पलवशा तुम ये प्लीज़ सुभान, मुझे कह लेने दीजिए। इसने सुभान के लब पर हाथ तक का खामोश करवा दिया। मैंने आपको बहुत सताया ना, अपनी नादानी के पास बहुत तंग किया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं आपका मज़ीद इम्तिहान नहीं लूँगी, क्योंकि अब मैंने रिश्तों को निभाना सीख लिया। सुभान, अब मैं आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस। पलवशा सच कह रही हो? सुभान इसके इकरार पर फूले नहीं समा रहा था, इसलिए बेयकीनी से पूछने लगा। तो इसने सरस बात में हिला दिया। फटते खुशी के बाद सुभान ने इसे खींच कर खुद से लगा लिया। अभी वो इस लम्हे से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और रूसा चल गया। रूसा को अचानक सामने देखकर हैरान हुई। सुभान ने फ़ौरन दूर हुआ, फासला बनाया। सुभान ने फ़ौरन माफ़ किया, सलाम किया। सुभान से रूसा की पहली मुलाकात थी। दोनों ने सलाम दुआ के बाद हल्की बातचीत की। दोनों को एक दूसरे की आदत बेहद अच्छी लगी, खासकर रूसा को, जिसकी तारीफ़ करते नहीं थक रही थी। सुभान भाई, मैं आपको पर्सनली थैंक्स बोलना चाहती थी कि आपने मेरी बहन को सुधार दिया। रूसा की बात पर पलवशा ने खफकीसी से घूरा। तुम्हारा मतलब है कि पहले बिगड़ी हुई थी? इसे अपने पुराने स्टाइल में नाक सुकोड़ते देखकर दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। अरे नहीं डफर, तुम तो शुरू से बहुत अच्छी थी, बस ज़रा पॉलिश करने की ज़रूरत थी। रूसा ने इसे गले लगाते हुए कहा। एनीवे सुभान भाई, माफ़ी चाहती हूँ इस वक्त दखल अंदाजी की। दरअसल मैं पलवशा को ले जाने आई हूँ। दरअसल परसों आपका वलीमा ना, इसके बाद तो ये आपके साथ चली जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुख्तसर वक्त में अपनी बहन के साथ गुजारूँ। अपने हाथों से इसे दुल्हन बनाऊँ, अपनी आंखों के सामने से विदा करूँ, ताकि मेरा अरमान पूरा हो जाए, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त दरकार है। क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? रूसा ने अपनी आमद का असल मकसद बताया तो इन दोनों के मुस्कुराते लब सुकड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पलवशा की तो जान ही निकल गई। सुभान की नाराज़गी का सोचकर इसके हाथ पाँव फूल गए। नहीं रूसा, मैं नहीं जा सकती। मैं तो ओहो, बड़ा ख्याल आ रहा है जनाब का। खैर, तुमसे पूछा किसने? मैं तो सुभान भाई से पूछ रही हूँ। रूसा ने इसकी बौखलाहट का और ही मतलब निकाला तो पलवशा बेबसी से सुभान को देखने लगी, जिसे यूँ होंक देख कर मुस्कुरा दिया। ठीक है, ले जाएँ आप पलवशा को, मुझे कोई एतराज़ नहीं। सुभान ने सखी दिलाना अंदाज में बिना किसी हेलो हुज्जत के इजाज़त दे दी तो पलवशा गुंग रह गई। लो, अब तो शौहर मोहतरम की भी परमिशन मिल गई। अब जल्दी चलो, क्योंकि मेरा बेटा खाला के इंतज़ार में रो रहा होगा। मामा के पास छोड़कर आई हूँ इसे। रूसा ने इजाज़त मिलते इसका बाजू पकड़कर बजलत घसीटते हुए कहा। रूसा प्लीज़ ज़रा 1 मिनट। पलवशा ने इसे रोकने की गर्ज से कहा तो वो रुक गई। फिर एक नज़र इन दोनों को देखकर अपनी अक्ल पर मातम करती हुई हंस दी। ओह समझ गई, सॉरी, जल्दी से मिलो, मैं नीचे वेट कर रही हूँ, लेकिन ज़रा जल्दी प्लीज़। रूसा ने इसे छेड़ते हुए कहा तो मुस्कुराते हुए शर्मा गई। फिर रूसा के जाने के बाद सुभान की तरफ आई। सुभान, आपने क्यों इजाज़त दी, जबकि मैं तो प्लीज़ पलवशा, मुझे और शर्मिंदा मत करो। तुम मेरी खुशी की खातिर इतना सोच सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारी खुशी की खातिर ये सब नहीं कर सकता? वैसे भी रूसा ने बहुत मान से कहा था और मैं इसका ईमान तोड़ना नहीं चाहता था। और जहाँ तक हमारे रिलेशन की बात है, तो जहाँ तक सबक है वहाँ कुछ और से। और फिर आपकी वो नाराज़गी क्या थी? अरे यार, वो तो एक ड्रामा था तुम्हें तंग करने का, वरना क्या मैं तब भी तुमसे खफा हो सकता हूँ? सुभान ने वजाहत दी तो हंसने लगी। थैंक यू सुभान, आप बहुत अच्छे हैं। पलवशा के दिल से बोझ उतर गया। हाँ, अभी अच्छे बनने के लिए एक और सरप्राइज़ है मेरे पास। ये देखो, हमारे हनीमून की टिकटें दादी ने आज ही मंगवाई हैं, यानी वलीमे के फ़ौरन बाद हम अपने हनीमून के लिए शुमाली इलाका जाएंगे। सुबह ने ट्राउज़र की जेब से टिकटें निकाल के इसके सामने करते हुए बताया तो इसने खुशी से टिकटें झपट ली। सच्ची? ओ माय गॉड, मैं कितनी खुश हूँ सुभान, रियली। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। सुभान ने इसके इस रूप को अपने नैनों की शोखी से खूब सराहा। पलवशा प्लीज़ जल्दी आओ। नीचे से रूसा की आवाज़ सलाम दुआ के बाद पलटी। रुको पलवशा, ज़रा 1 मिनट। वो भी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि सुभान के पुकारने पर रुककर पलटी। क्या हुआ? इसने हैरत से पूछा तो सुभान ने नफ़ी में सर हिला दिया। कुछ नहीं, बस ज़रा घड़ी पर नज़र डाल के टाइम बताओ। सुभान ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए अपनी लखनऊ घड़ी की तरफ इशारा किया तो पलवशा ने घड़ी की सिम देखा। 10 बज गए। क्यों? इसने वक्त बताकर सवालिया अंदाज में सुभान को देखा। क्योंकि अब से ठीक 2 घंटे और बाद 1 जनवरी 2010 यानी नया साल शुरू होने वाला। तुम तो यहाँ होगी नहीं, इसलिए अभी से एडवांस विश कर देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। सुभान ने इसे रोकने का मकसद बताया तो कुछ पल के लिए तो वो समझी नहीं, फिर याद आने पर अपने सर पर चप्पत लगाकर खुद ही हंस पड़ी। मेरी बर्थडे भी नाल विश कर दे उन्होंने, लेकिन उन क्यों करेगा, मैंने करनी चाहिए थी। अरे मैं तो बिल्कुल भूल गई। एनीवे थैंक यू सो मच, और आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। पलवशा ने अपनी बेखबरी पर हंसते हुए से भी विश किया। फिर मुस्कुराती निगाहों का तसादुम में पलवशा इसकी निगाहों की तपश से गड़बड़ाती नजरें झुका गई। सुभान दिल खोलकर हंसा। फिर वो जाने के लिए मुड़ी के कुछ याद आने पर दोबारा रुकी और इसे पुकार बैठी। सुभान अंदाज मिठास से मोए हुए था। बोलो मेरी जान, आई मिस यू।
लव यू। बेहद शर्माते बमुश्किल इसने पहली बार इतराफ़ किया तो सुबहान के दिल में गुलाब खिल उठे। हर तरफ खुशबू खुशबू फैल गई, हसीन लग रही थी वो यूं शर्माती हुई सुबहान को इस पर टूट कर प्यारा है। पलबशा आई मिस यू 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सुबहान ने अपने स्टाइल में बढ़ा चढ़ाकर जवाब दिया कि वो खिलखिलाकर हंसी और हंसती चलेगी, जिस पर सुबहान की भी हंसी शामिल होगी। ओके गुड नाइट एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। आखिरी बार इसे भरपूर तरीके से देखते हुए वो बोली। जाहिर है स्वीट ड्रीम से काम चलाना पड़ेगा। सुबहान ने सर को जाकर कहते हुए आंख मारी, फिर वो मुतमिन होकर चलेगी कि आने वाला वक्त इनकी ज़िंदगी में नई उम्मीदें नई बहारें लेकर आने वाला था, जहाँ हर तरफ मोहब्बत थी, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत। ख़त्म शुद जी। तो गाइस हमारा जो नावल था ये वाला, वो जो हमने कल शुरू किया था, वो हमारा आज इख्तिताम को पहुंचा अपना। कैसा लगा आपको नावल, राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो अब ऐसा है कि मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।